एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें CMFU यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, जो कि चाइना की सभी यूनिवर्सिटी से एकदम अलग है। क्योंकि ये मैजिकल है, इसलिए यहाँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। अब हम हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड यानी प्याओशी को देखते हैं, जिसका ड्रीम है CMFU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इसलिए आज उसका वहाँ एंट्रेंस एग्जाम है। प्याओशी के ग्रैंडपा प्याओशी को आवाज देकर उठा रहे होते हैं कि क्या तुम्हें आज अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी CMFU में एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। तो तब प्याओशी, जो कि काफी ज्यादा नींद में थी, वो तब भी उठ गई और फिर जल्दी से रेडी होकर बाहर आई, जहाँ उसके ग्रैंडफादर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्याओशी भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है कि ग्रैंडपा, क्या आप मेरे इस मूव को रोक सकते हो। तो तब ग्रैंडपा कहने लगे कि ये सब बाद में करना, पहले याद से अपनी पेंटिंग रख लो। प्याओशी कहती है कि अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, और फिर जल्दी से गई एंड पेंटिंग को रखने लगी, जहाँ ग्रैंडपा की भी कई सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। इसलिए प्याओशी गलती से ग्रैंडपा वाली पेंटिंग को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्याओशी ने पहले काफी लंबे पुल को पार करा और फिर एक जगह आकर रुक गई, क्योंकि आगे का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हमें ड्रामे का मेन कैरेक्टर यानी वैचू भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। CMF यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा फेमस भी है, स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट भी है एंड यूनिवर्सिटी की सभी गर्ल्स इस पर मरती हैं, बट इसको किसी से भी बात करना पसंद नहीं। प्याओशी ने जब फर्स्ट टाइम वैचू को देखा तो वो उससे यूनिवर्सिटी का रास्ता पूछने लगी, तो वो उसे रास्ता बता तो देता है, लेकिन प्याओशी की तरफ देखता भी नहीं है। प्याओशी वैचू को थैंक्स करती है कि आप बहुत ही अच्छे हो, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फिर जब वो वापस घर जाते टाइम इसी रास्ते से जा रही होती है, तो तब बोलती है कि वैसे पता नहीं वो लड़का था कौन, के तभी एक पेपर प्याओशी के पास आया जिस पर वैचू का नाम लिखा होता है। प्याओशी कहती है कि इस पर तो CMF यूनिवर्सिटी की स्टैम्प भी है, इसलिए वो उस पेपर को अपने पास रख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बार फिर CMFU यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर मार्शल आर्ट ग्रुप्स के लीडर्स की मीटिंग हो रही थी एंड यहाँ जो इन सभी ने ड्रेस पहन रखी है, यही CMFU यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म है। सभी को प्रिंसिपल ने बताया कि ये गुड न्यूज है कि स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि वैचू वापस यूनिवर्सिटी आ चुका है, जो कि हिडन टाइची ग्रुप का लीडर है। तो ये सुन बॉक्सिंग ग्रुप का लीडर, जिसका नाम है टैन, वो हैरान होने लगा कि वैचू वापस कैसे आ सकता है, और फिर बताता है कि वैचू काफी ज्यादा डेंजरस है। वो कभी कोई फाइट नहीं हारा, बल्कि उसने हमेशा सभी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, जिस वजह से हमारे ग्रुप का नेम कभी टॉप लिस्ट में नहीं आ पाता है। वो प्रेजेंट में प्रिंसिपल से बोला कि सर, वैचू पूरे 1 साल से गायब था, जिसकी जगह वैचू के दोस्त बाई ने ले ली थी, यानी कि अब बाई टाइची फैकल्टी का लीडर है, इसलिए अब आप वापस से वैचू को लीडर नहीं बना सकते हो। तो तब बाई प्रिंसिपल से बोलता है कि नहीं सर, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी से चाहूंगा कि वैचू वापस अपनी जगह पर आए। तो ये सुन प्रिंसिपल इन सभी को गुड लक बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टैन बाई से क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे या वैचू से डरता हूँ, मैं बस रूल्स समझाने की कोशिश कर रहा था, पर चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें खुद अपने ग्रुप की लीडर पोजीशन से हटकर वहाँ वापस से वैचू को लाना है। तो तब बाई कहता है कि तुम हमारी फिक्र करना बंद कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइची मेरे और वैचू की नस नस में है, जिसे हम पोजीशंस की लालच में झुका नहीं सकते। तो ये सुन टैन चुप हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम वैचू को देखते हैं, जो कि एक शांत प्लेस पर बैठकर अकेले चेस खेल रहा था, वो भी पूरे मन और शांति के साथ। कि तभी यहाँ बाई आया और बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे पूरे 1 साल बाद मिलकर। जब प्रिंसिपल ने बताया कि तुम फाइनली वापस आ चुके हो, तो मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वैचू बोलता है कि हाँ माना, मैं वापस आ चुका हूँ, पर अब मैंने मार्शल आर्ट्स छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट करने यहाँ आया हूँ। बाई हैरान होता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, यानी पूरे टाइची ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए प्लीज वापस आ जाओ। तो ये सुन वैचू याद करने लगता है कि कैसे 1 साल पहले वैचू के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी बेजान हो गई थी, स्पेशली पैरों से चला नहीं जा रहा था। तो तब वैचू काफी ज्यादा उदास हुआ था, क्योंकि कहाँ वो इतना बड़ा टाइची लीडर था और अब चल तक नहीं पा रहा है। फिर उसने सभी से छुपकर अपना इलाज कराया, जिस वजह से भले ही वैचू चल फिर सकता है, लेकिन उसे डॉक्टर ने साफ मना करा है मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने से, इसलिए वो काफी टाइम बाद ही वापस से प्रैक्टिस कर पाएगा। लेकिन फिलहाल उसे मार्शल आर्ट से एकदम दूर रहना है। वो प्रेजेंट में अपने दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताता, बस फिलहाल इतना ही कहता है कि मैं बस कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ, सब चीजों से दूर, इसलिए टाइची ग्रुप वापस से ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ये सुन बाई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वैचू ऐसा डिसीजन ले रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही ले रहा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम 2 सीनियर गर्ल्स को देखते हैं, जिसमें से इस वाली का नाम है जिनरुई, जो कि मेन फीमेल लीड की विलन रहने वाली है।
तो वही इसकी इस बेस्ट फ्रेंड का नाम है जिया। दोनों एक पेंटिंग को देख रही होती हैं और कह रही होती हैं कि वाव ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर हमें यकीन नहीं आ रहा है कि इसे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने ड्रॉ करा है एंट्रेंस एग्जाम में, जिसका नाम है प्याउशी। फिर दोनों कहने लग जाती हैं कि एक जूनियर लड़की ऐसा मास्टरपीस रेडी कैसे कर सकती है। तो वहीं अब हमें प्याउशी दिखाई गई जिसका आज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे था। वो भी सभी पेंटिंग्स को देख रही होती है क्योंकि उसने आर्ट फैकल्टी में एडमिशन लिया है ताकि बड़ी पेंटर बन सके, ठीक अपने ग्रैंडपा की तरह। इसलिए जब उसी पेंटिंग को देखकर वो भी खुश होने लगी कि वाओ क्या पेंटिंग है, पर जब उसने नेम रीड करा तो वो शॉक रह गई कि क्या यहाँ मेरा नाम कैसे लिखा है। कि तभी आर्ट टीचर आए और प्याउशी की तारीफ करने लगे कि अच्छा तो तुम हो वो मेरी न्यू स्टूडेंट जिसने अपनी पहली पेंटिंग से पूरी यूनिवर्सिटी को हैरान कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी ये पेंटिंग यूनिवर्सिटी पेज पर ट्रेंड कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद तब जाकर प्याउशी को समझ आया कि वो गलती से अपने ग्रैंडपा की पेंटिंग उठा लाई थी एंड शायद इसी पेंटिंग की वजह से वो एंट्रेंस एग्जाम में पास होकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाई है और सभी उसे गलत समझ रहे हैं। जिनरुई और जिया प्याउशी से क्वेश्चंस करने लगती हैं कि क्या सच में तुमने इसे ड्रॉ करा है, जबकि ऐसा लगता है कि किसी मास्टर ने इसको रेडी करा हो। तो तब इससे पहले प्याउशी सच बता पाती कि हाँ ये मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडपा ने ड्रॉ करी थी, लेकिन तभी टीचर उन दोनों लड़कियों को चुप करा देते हैं। लेकिन जिनरुई तब भी नहीं मानती और पूछती है कि तुमने इसे क्या सोचते हुए ड्रॉ करा था। तो तब प्याउशी पहले तो बहुत देर तक चुप खड़ी रही, नर्वस होने की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे, लेकिन फिर कहती है कि इस पेंटिंग में जो एक पर्सन है वो मेरे ग्रैंडपा है जिनके साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं और मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर तभी रोते हुए यहाँ से चली गई। तो तब टीचर कहने लगते हैं कि कितना डीप लव है तभी पेंटिंग को ये इतनी सफाई से बना पाई। और फिर जिनरुई से बोलते हैं कि तुमने भी अपनी पेंटिंग अच्छी बनाई है, पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जगह पर प्याउशी आने वाली है क्योंकि वो इस टाइम नंबर 1 पर है। और फिर तभी चले गए। तो तब जिनरुई को काफी ज्यादा गुस्सा आया, साथ ही उसकी फ्रेंड जिया को भी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि कुछ गर्ल्स जो कि ग्रुप स्टडी कर रही थी, तो तब इनमें से एक लड़की यानी कि शाओ शाओ उठी और जाने लगी। एक्चुअली प्याउशी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए प्याउशी के पास जा रही होती है। लेकिन तभी इसने इन लड़कियों की बातें सुनी जो कि वैचू के बारे में बात कर रही थी कि कैसे सीनियर वैचू पूरे 1 साल बाद वापस यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी की सभी गर्ल्स उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्याउशी को उसकी पेंटिंग क्लास में दिखाया जाता है जहाँ टीचर पेंटिंग के बारे में बता रहे थे कि तभी शाओ शाओ यहाँ आती है एंड टीचर से छुपते छुपाते फाइनली अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वो प्याउशी को भी वैचू के बारे में बताने लगी कि यूनिवर्सिटी का फेमस बॉय वापस आ चुका है। प्याउशी वैचू का फोटो देखती है पर उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब उसने शाओ शाओ के कहने पर हैंडसम वर्ड को रिपीट करा तो तब टीचर बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैं शुरू से हैंडसम रहा हूँ पर कभी इस बात पर घमंड नहीं करता एंड मानता हूँ कि तुम लड़कियों का मुझ पर दिल आ चुका होगा, पर मैं स्टूडेंट एंड टीचर के लव रिलेशन के अगेंस्ट हूँ। तो तब प्याउशी एंड शाओ शाओ दोनों चुप होकर बैठ गईं कि ये तो हमें गलत समझने लगे। वैचू के नाम से प्याउशी को याद आने लगता है कि अरे हाँ ये नाम तो मैंने उस पेपर पर रीड करा था जो कि शायद उस साइलेंट लड़के का था जिसने मुझे रास्ता बताया था। इसका मतलब उस लड़के का नाम वैचू है। अब हम देखते हैं कि क्लास ओवर होने के बाद प्याउशी शाओ शाओ को भी सब बता देती है कि कैसे ग्रैंडपा की पेंटिंग को सब मेरी पेंटिंग समझ रहे हैं। तो तब प्याउशी सजेस्ट करती है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए, पर प्याउशी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि उसे कहीं यूनिवर्सिटी से निकाल नहीं दिया जाए। अब नेक्स्ट सीन में हमें कैंटीन का काफी टेस्टी मील दिखाया गया क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की फूड सर्विस भी एकदम सबसे हटकर है, इसलिए प्याउशी बहुत सारा खाना ले लेती है। शाओ शाओ पूछती भी है कि क्या तुम ये सब खा पाओगी, तो वो बोलती है कि हाँ आराम से। जिसके बाद अब हमें पेंटिंग टीचर दिखाए गए जो कि प्याउशी को मिलने बुलाते हैं एंड बताने लगते हैं कि किसी ने तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दी है एंड मुझे 3 दिन बाद होने वाली आर्ट एग्जीबिशन में इसका यूज करना था, तो क्या तुम प्लीज सेम ऐसी ही पेंटिंग वापस से बनाकर दे सकती हो। प्याउशी शॉक होने लगी कि भला ऐसा किसने करा होगा एंड जब ये उसने बनाई ही नहीं है तो वो फिर से उसे कैसे बना पाएगी। पर जब टीचर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे तो तब प्याउशी को मानना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रात में हॉस्टल रूम में आकर प्याउशी काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब मैं दूसरी पेंटिंग कहाँ से लाऊं। कि तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना ग्रैंडपा की ही एक और पेंटिंग को लाकर दे दूं। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे जाए क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ वीकेंड पर ही स्टूडेंट्स को उनके घर जाने की परमिशन देते हैं। इसलिए प्याउशी ने डिसाइड करा कि वो छुपकर यहाँ से जाएगी, पर वो इस बारे में शाओ शाओ को नहीं बताती क्योंकि शाओ शाओ किसी काम में बिजी थी। जिसके बाद अब हम टैन को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप मेंबर से कह रहा है कि
तुम सबको पता तो चल ही गया होगा कि वैचू वापस आ चुका है, इसलिए तुम सब जाओ और उसे सबक सिखाकर आओ ताकि वो वापस से टाइची फैकल्टी को ज्वाइन करना भूल जाए एंड हमारी बॉक्सिंग फैकल्टी नंबर 1 पर आ जाए। एक्चुअली मार्शल आर्ट्स में कई सारे मेजर होते हैं जिनमें से कई सारों के बारे में आप सभी को पता ही होगा, बट जो टाइची है वो एक हिडन मार्शल आर्ट है जो सिखाया भी बहुत कम लोगों को जाता है, यानी कि चूज करके एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी है। वेल, अब हम देखते हैं कि श्याओशा जब वापस अपने रूम में आई तो उसे पता चला कि प्याओशी यहाँ नहीं है, इसलिए वो परेशान होने लगी कि भला ये कहाँ गायब हो गई। और वहीं हम प्याओशी को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की दीवार कूद कर छुपकर बाहर आ चुकी थी एंड कहने लगी कि मैं सिर्फ खुद के रूल्स फॉलो करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें वैचू दिखाया गया जो कि कहीं जा रहा था, यानी कि किसी काम से, एंड उसके हाथ में कोई पेपर भी था। फिर जब वो एक जगह आकर रुका तो तब सामने से 10 के ग्रुप मेंबर्स यहाँ आ गए एंड वैचू से बोले कि बहुत टाइम हो चुका है हम सभी को फाइट करे हुए, इसलिए क्यों ना आज हम सभी तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दें। तो वहीं प्याओशी जो कि इसी रास्ते से जा रही थी वो वैचू को देखकर रुक जाती है कि अरे ये तो वही लड़का है। सभी बॉयज वैचू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वैचू सिर्फ पेपर नीचे गिराता है तो ये देखते ही वो सभी डर के मारे रुक गए, क्योंकि वैचू काफी बड़ा फाइटर रह चुका है जिसको कभी कोई हरा नहीं पाता था, बल्कि सभी उससे डरते थे। लेकिन तभी वैचू कहता है कि प्लीज मेरे फेस पर हिट मत करना, और तभी पिटने के लिए नीचे बैठ गया। तो तब प्याओशी परेशान होने लगी कि ये लड़का तो मुसीबत में है, इसलिए जब वो सभी वापस से वैचू पर अटैक करने वाले थे कि तभी पुलिस की कार की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर इन सभी को लगा कि पुलिस आ रही है, इसलिए ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। जबकि ये साउंड प्याओशी के मोबाइल से आ रहा था। वैचू हैरान होने लगा कि ये सब किसने करा। तो तब प्याओशी अंदर आई एंड कहने लगी कि डरो मत, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ। वैचू चुपचाप उठा एंड अब क्योंकि उसकी हैबिट है कि वो लड़कियों से बात नहीं करता, इसलिए थैंक्स तो दूर वो प्याओशी की तरफ देखता तक नहीं। प्याओशी कहती है कि बड़े ही अजीब इंसान हो, कम से कम मुझे थैंक्स तो बोलो। कि तभी वो सभी बॉयज वापस आ गए, जिन्हें देखते ही प्याओशी वैचू के पीछे छुप जाती है। वैचू कहता है कि हटो मेरे पीछे से, लेकिन वो हटती नहीं। और जब बॉयज के बोलने पर बाहर आई तो यहाँ सबसे पहले उसने वैचू की शर्ट फाड़ कर उससे अपने फेस को हाइड कर लिया एंड बोली कि कोई भी इस कमजोर लड़के को नहीं मारेगा, क्योंकि अब ये मेरी प्रोटेक्शन में है। वैचू हैरान होने लगता है प्याओशी की इस बात से। फिर जब एक बॉय प्याओशी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो यहाँ वो उस लड़के से इतने अच्छे से फाइट करती है कि जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह गए। और फिर जब प्याओशी ने टाइची पोज बनाया तो तब उसे देखकर वैचू और ज्यादा हैरान होने लगा। वो लड़का जब दोबारा अटैक करने आया तो प्याओशी उसके हेड पर हिट करती है एंड बहुत ही अच्छी तरह से उस लड़के से फाइट कर रही थी। प्याओशी का एक एक मूव एकदम परफेक्ट और स्मूथ था। तो तब वैचू प्याओशी को बस देखता ही रह जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो टाइची में इतनी परफेक्ट है। वेल, वो लड़का प्याओशी से पिटने के बाद बाकी सबसे एक साथ प्याओशी पर अटैक करने के लिए बोलता है। तो तब वो अटैक करने लगे, पर प्याओशी एक एक पर्सन को अच्छे से सबक सिखा देती है। एक्चुअली प्याओशी को उसके ग्रैंडफादर ने टाइची सिखाई है, यानी उसने घर से ये सब सीखा है, ना कि किसी मार्शल आर्ट स्कूल से। एंड फेस उसने इसलिए हाइड करा है क्योंकि उसे उसके ग्रैंडपा ने मना कर रखा है कि वो कभी किसी को भी पता नहीं चलने देगी कि उसे टाइची मार्शल आर्ट आता है। पर आज वैचू को बचाने के खातिर उसे अपनी पावर का यूज करना पड़ा। तो वहीं वैचू बस हैरानी से प्याओशी के एक एक मूव को नोटिस कर रहा था। फाइनली प्याओशी अकेले सब बॉयज को हरा देती है और जब वैचू के पास जा रही थी तो तब कोई उस पर पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन वैचू चेस्ट डाइस मारकर उस लड़के को वापस से गिरा देता है, जिस बीच प्याओशी का मास्क खुल गया। वैचू हैरानी से प्याओशी को देखने लगता है, यानी आई थिंक वो उसे पसंद आई। फिर तभी प्याओशी वैचू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, ये बोलते हुए कि मैं इसलिए तुमको बचाकर लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने घर से पेंटिंग लाने में देरी हो रही है। तो तब वैचू क्वेश्चन करने लगा कि पर मेरी शर्ट का क्या, जो तुमने फाड़ दी है। तो तब वो बोली कि मैं तुम्हें दूसरी दे दूंगी। वेल, अब हम प्याओशी के घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ प्याओशी वैचू को अपनी कोई सी शर्ट दे देती है। तो तब वो पूछने लगा कि वैसे तुम यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे आई, जबकि टाइची फैकल्टी वाले विदाउट वीकेंड बाहर नहीं जाने देते। तो तब वो बताती है कि मैं टाइची फैकल्टी की स्टूडेंट नहीं हूँ। वैचू हैरानी से पूछता है कि पर क्यों, क्या तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर दिया गया था। तो तब प्याओशी चिढ़कर कहने लगी कि तुम अपने काम से मतलब रखो, यानी इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, चुपचाप शर्ट पहनो और यहाँ से जाओ। तो तब वैचू मन ही मन कहने लगा कि ये काफी बदतमीज है। प्याओशी गुस्से से वैचू को अपनी आंखें दिखा रही थी। तो तब वैचू भी प्याओशी को घूरता हुआ यहाँ से चला जाता है
जिसके जाने के बाद प्याओशी कहने लगी कि मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इस कमजोर से लड़के को मारने के लिए 10 लोग क्यों आए थे। अब हम देखते हैं कि वो जैसे घर के अंदर आती है तो पता चलता है कि ग्रैंडपा सब बातें सुन चुके थे क्योंकि वो यहीं पर बैठे हुए थे, इसलिए पूछने लग जाते हैं कि ये लड़का कौन था, क्या तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो तब प्याओशी सब बताती है कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इस कमजोर से लड़के की हेल्प कर रही थी क्योंकि ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे बचाने के लिए अपनी पावर का यूज फेस हाइड करके करा। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, पर टाइची मैंने तुम्हें खुद के प्रोटेक्शन के लिए सिखाई है, ना कि दूसरों को बचाने के लिए। फिर कहने लगते हैं कि वैसे लड़का हैंडसम था, तुम चाहो तो इसे डेट करने का सोच सकती हो। पर प्याओशी साफ मना कर देती है, ये बोलकर कि लड़का काफी ज्यादा बदतमीज है जो हेल्प के बाद थैंक्स तक करना नहीं जानता है। अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा पूछने लगे कि वैसे तुम इतनी रात में घर वापस क्यों आई हो। तो तब प्याओशी ये तो बताती नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम में वो ग्रैंडपा की पेंटिंग की वजह से पास हुई है, बस ये बोली कि मैं गलती से आपकी पेंटिंग ले गई थी जो कि मेरे टीचर को काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो आपकी एक और पेंटिंग देखना चाहते हैं। तो तब ग्रैंडपा प्याओशी के काफी मनाने पर अपनी पेंटिंग देने के लिए मान गए, जो सुनकर वो बच्चों की तरह चिल्लाते हुए खुशी के मारे यहाँ से चली गई। तो तब उसे खुश देखकर ग्रैंडपा भी खुश होने लगे। लेकिन वहीं अगर बात करें वैचू की, तो वो वापस अपने घर आता है एंड अभी तक प्याओशी के ही बारे में सोच रहा था क्योंकि प्याओशी पहली लड़की है जिसने वैचू की अटेंशन ली है। वैचू याद करता है कि वो पेंटिंग लेने जा रही थी, इसलिए पक्का आर्ट फैकल्टी से होगी, इसलिए जब आर्ट फैकल्टी की स्टूडेंट्स लिस्ट चेक करता है तो यहाँ उसे प्याओशी का फॉर्म मिल गया जिसे वो ध्यान से देखने लगा। फिर याद करता है कि इस लड़की के सभी मूव्स कितने ज्यादा परफेक्ट थे, यानी कि एकदम स्मूथ। फिर भी ये टाइची फैकल्टी में क्यों नहीं है एंड आर्ट फैकल्टी में क्यों है, क्या ये खुद के टैलेंट को सभी से हाइड रखना चाह रही है। इसलिए ध्यान से इन्हीं सब बातों के बारे में सोचने लग जाता है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि प्याओशी ने अकेले सभी बॉयज से फाइट करके वैचू को बचा लिया था, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि टैन अपने टीम मेंबर को मार रहा है कि तुमने वैचू को सबक क्यों नहीं सिखाया। वो बोला इसलिए क्योंकि एक लड़की बीच में आ गई थी। तो ये सुन टैन और ज्यादा मारने लगता है एंड बोला कि क्या तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर पाए जबकि तुम इतने सारे थे। टीम मेंबर बताता है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसको टाइची आता था, इसलिए एक अकेली लड़की ने हम सभी को हरा दिया। तो ये सब सुनकर टैन कुछ सोचने लगा कि टाइची फैकल्टी में तो ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जो इतनी पावरफुल हो एंड बाहर वालों को टाइची सिखाया नहीं जाता है, इसलिए बोला कि जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास लाओ। एंड लास्ट में भी अपने टीम मेंबर को काफी जोर से किक मारने लगा। अब हमें प्याओशी को दिखाया गया है जो कि टीचर को ग्रैंडपा की पेंटिंग लाकर दे देती है एंड जब यहाँ से जाने लगी तो तब वो कॉल पर शाओ से वैचू के घर का एड्रेस पूछने लगी क्योंकि वो वैचू से कल रात के बारे में बात करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें जिनरुई एंड जिया ये दोनों दिखाई गई, जहाँ जिनरुई बोल रही है कि पता नहीं वैचू को मेरी पेंटिंग पसंद आएगी भी कि नहीं। तो तब जिया कहती है कि ऑफ कोर्स पसंद आएगी क्योंकि तुमने इसे पूरी रात मेहनत करके बनाया है। कि तभी प्याओशी को वैचू के घर के पास जाता देखिए दोनों प्याओशी को रोक लेती हैं एंड पूछती हैं कि भला तुम कहाँ जा रही हो। प्याओशी ने बताया सीनियर वैचू के घर। तो तब वो दोनों पूछने लगी कि भला क्यों। तो तब प्याओशी कहती है कि एक्चुअली पर्सनल मैटर है, वैसे इसी लोकेशन पर उनका घर है ना। तो तब दोनों अलग अलग लोकेशन बताने लगी और फिर दोबारा में भी अलग लोकेशन बताती हैं। प्याओशी दोनों को थैंक्स करती है एंड यहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद जिनरुई जिया से बोली कि तुम इसके पीछे जाओ एंड मैं अपने हनी वैचू के पास जा रही हूँ। और फिर अब दिखाया गया कि वो वैचू के घर के बाहर आ चुकी है, यानी इसने प्याओशी को गलत रास्ता बताया ताकि खुद यहाँ आ सके। वो काफी देर डोर ओपन होने का वेट करती है, पर जब डोर ओपन नहीं हुआ तो समझ गई कि इसका मतलब सीनियर वैचू घर पर नहीं है। फिर कहने लगी कि 1 साल पहले आप अचानक गायब हो गए थे, जिस वजह से मैं आपके लिए बहुत परेशान हुई थी, इसलिए अब जब आप वापस आ चुके हो तो मैं आपको देखने आई हूँ कि आप ठीक हो कि नहीं, साथ ही मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें प्याओशी दिखाई जाती है जो कि अभी तक वैचू के घर को ही ढूंढ रही थी। तो वहीं हमें वैचू दिखाया गया जो कि शांति से एक जगह खड़ा हुआ था एंड अभी भी डॉक्टर की बातें याद कर रहा है कि डॉक्टर ने कैसे मुझे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट करने से मना कर रखा है। कि तभी प्याओशी यहाँ आई वैचू से बात करने।
बट वैचू प्याउशी की तरफ देखता ही नहीं है। प्याउशी बोली कि हेलो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई तुमसे बात करने आया है? तो तब वैचू बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम हो वही मास्क हीरोइन जो अकेले लड़कों को सबक सिखा देती है। तो ये सुन प्याउशी वैचू को पीछे धक्का देकर उसे घूरने लगी। वैचू हैरान हुआ एंड जब हटने लगा तो तब वो उसे वापस से पीछे कर देती है, जिस वजह से वैचू काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। प्याउशी फिंगर दिखाते हुए कहने लगती है कि ध्यान से सुन लो, अगर तुमने किसी को भी बताया कि मुझे टाई ची मार्शल आर्ट आता है तो अच्छा नहीं होगा, यानी मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चटनी बना दूंगी, क्या पता मैं तुम्हें जान से भी मार डालूं। वैचू काफी ज्यादा हैरानी से प्याउशी को देखने लगता है। तो वहीं प्याउशी जब जाने लगी तो वैचू बोला कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तो तब प्याउशी कहती है कि कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, जब मैंने बोल दिया कि तुम्हें किसी को नहीं बताना है तो इसका मतलब तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। और जब गुस्से में यहाँ से जाने लगी एंड पीछे मुड़कर वैचू को देख रही थी तो तब वैचू हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे प्याउशी काफी क्यूट लगी। एंड जब प्याउशी चली गई तो वैचू चैन की सांस लेने लगा, क्योंकि उसका मूड प्याउशी की वजह से अच्छा हो चुका था। पर तभी पता चला कि जिया इन दोनों की छुपकर फोटोज क्लिक कर चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बार फिर सभी लीडर्स की मीटिंग हो रही है, जहां 10 प्रिंसिपल से टाई ची फैकल्टी को बंद करने के लिए बोलता है, ये बताकर कि अब इस फैकल्टी में काफी कम स्टूडेंट्स बचे हैं एंड वो भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें इसे बंद करा देना चाहिए। तो तब बाई 10 से कहता है कि तुम आखिर हर टाइम टाई ची फैकल्टी के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि टाई ची फैकल्टी वो फैकल्टी है जिसने और सभी फैकल्टीज से सबसे ज्यादा अवार्ड्स विन कर रखे हैं? तो तब 10 बोलता है कि हाँ, ये तब की बातें हैं जब वैचू टाई ची फैकल्टी का लीडर हुआ करता था एंड अब वो टाई ची फैकल्टी में नहीं है। और फिर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मेरी फैकल्टी और टाई ची फैकल्टी के बीच में कंपटीशन कराना चाहिए, ताकि हम प्रूव कर सके कि सबसे बेहतर हम हैं। इसलिए आप प्लीज इस बात के लिए वोटिंग करवा लीजिए एंड अगर टाई ची वाले हार गए तो इनको अपना स्पेस खाली करना होगा। तो तब बाई को 10 पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वैचू के जाने के बाद सच में टाई ची स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो बॉक्सिंग फैकल्टी से कंपटीशन जीत कैसे सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्याउशी दिखाई जाती है, जो कि अपने रूम में थी कि तभी प्याउशी की बेस्ट फ्रेंड यानी शाओ शाओ आई एंड क्वेश्चन करने लगी कि तुम आखिर वैचू से कब मिली। प्याउशी हैरान होती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो तब शाओ शाओ ने अपना मोबाइल दिखाया, जहाँ यूनिवर्सिटी ग्रुप में सब जगह प्याउशी एंड वैचू की साथ वाली फोटो वायरल हुई थी। प्याउशी गुस्सा करती है कि भला ऐसा कौन कर सकता है, इसलिए तभी कंप्लेंट करने जाने लगी, बट शाओ शाओ प्याउशी को रोक देती है, ये समझाकर कि कोई भी तुम्हारी नहीं सुनेगा, उल्टा सब तुम्हें गलत समझेंगे, इसलिए शांति से मैटर को हैंडल करो। तो तब प्याउशी रुक गई एंड शाओ शाओ प्याउशी का गुस्सा शांत कराने के लिए उसे उसकी फेवरेट चिप्स खिलाने लगती है। अब दिखाया गया कि नेक्स्ट डे प्याउशी जब अपने रूम से बाहर आई क्लास में जाने के लिए, तो तब जिया प्याउशी को रोक लेती है एंड फोटो के बारे में पूछने लगती है कि तुम आखिर वैचू के साथ क्या कर रही थी, यानी तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। पहले तो प्याउशी मुकरती है कि फोटो के अंदर जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। तो ये सुन जब जिया ने और भी कई सारी फोटोज दिखाई, तो तब और बाकी सब गर्ल्स भी इनकी बातें सुनने लगी कि तभी कोई चेस डाइस मारता है, जिस वजह से मोबाइल नीचे गिर गया एंड अब और बाकी सब गर्ल्स भी बाकी सारी फोटोज देखने लग जाती हैं एंड समझ गई कि इसका मतलब जिया ने ग्रुप में फोटो अपलोड करी थी। ये कितनी मीन है, जरूर ये ऐसा जिनरुई के बोलने पर कर रही है। जिनरुई भी प्याउशी से लड़ने आती है, तो तब प्याउशी ने लड़ने से अच्छा ड्रामा करना बेस्ट समझा, यानी वो चिली पाउडर लगा लेती है एंड रोने की एक्टिंग करते हुए माफी मांगने लगी कि प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप सभी के आइडल यानी वैचू को परेशान नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तो तब जिनरुई कुछ बोल ही नहीं पाती है, इसलिए तभी जिया को अपने साथ यहाँ से ले गई, बाकी सब गर्ल्स भी चली गई। तो तब प्याउशी खुशी खुशी उठी एंड बोली कि मैं एक्टिंग फैकल्टी भी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग में भी अच्छी हूँ, और फिर तभी हंसते हुए यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जिनरुई जिया पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी फोटो को ग्रुप में अपलोड करने की। तो तब जिया कहती है कि मैं तो प्याउशी को स्कैंडल में फंसाना चाह रही थी, ताकि वैचू की सभी फैन गर्ल्स उसे हेट करें। तो तब जिनरुई बोलती है कि तुमने उसे स्कैंडल में नहीं फंसाया, बल्कि गॉसिप बना दी है एंड दोनों के नाम को जोड़ दिया है, जबकि वैचू सिर्फ मेरा है, जिसका नाम तक मैं किसी और लड़की के साथ जुड़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब प्याउशी जा रही थी, ये कहते हुए कि मैंने आइस पर कुछ ज्यादा ही चिली पाउडर लगा दिया है। तो तब पीछे से वैचू बोला कि भला तुमसे किसने कहा था ऐसी स्टूपिड हरकत करने के लिए। प्याउशी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों। तो तब वो बताता है कि मैं तुम्हारी एक्टिंग देख रहा था। प्याउशी बोली कि अगर तुम उस टाइम वहीं थे तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, सबको ये बताने के लिए कि हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है।
और ना ही मैंने तुम्हें धमकाया था। तो तब वो बोलता है कि मैं लड़कियों की स्टूपिड फाइट के बीच में नहीं आता हूँ। प्याओशी एक बार फिर फिंगर पॉइंट करने वाली थी तो तब वो बोलता है कि 1 मिनट पहले मुझे मेरी बात कहने दो। तुम कल मुझसे ये बात करने आई थी ना कि तुम हाइड रखना चाहती हो कि तुम्हें टाइची आती है। तो तब प्याओशी बोली कि प्लीज धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। तो तब वैची बोला कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए। प्याओशी काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है इस बात को सुनकर कि क्या सच में तुम ऐसा करोगे, मेरी हेल्प कराने की कोई खास वजह। तो तब वैचू बोला कि तुमने भी मेरी हेल्प करी थी इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। प्याओशी कहती है कि ओ अच्छा, तो तुमको याद है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कराई थी। वैचू प्याओशी की बातों पर मुस्कुराता है और फिर प्याओशी को उसकी शर्ट वापस करने लगा। प्याओशी बोलती है कि अब सब बराबर हो चुका है इसलिए अब हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे, यानी इस यूनिवर्सिटी में अनजान बनकर रहेंगे जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं थे। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद वैचू याद करने लगता है कि वो वही था जिसने डाइस मार कर जिया के मोबाइल को नीचे फेंका था प्याओशी की थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू टाइची फैकल्टी आया है एंड पूरी जगह को बहुत ध्यान से देखने लगा क्योंकि इस जगह से उसकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि तभी स्टूडेंट्स एंड बाय ये सब बाहर आ जाते हैं जहाँ सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे वैचू को देखकर कि जैसे वो वापस आ चुका हो। बट वैचू ने बताया कि वो यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आया है। कुछ स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि आपको पता भी है कि जब से आप गए हो हमारी फैकल्टी के पॉइंट्स कितने ज़्यादा कम हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फैकल्टी चेंज भी करा ली है एंड बहुत जल्द हमारी फैकल्टी को बंद भी कराया जा सकता है अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो तब वैचू ये सब सुनने के बाद भी चुप खड़ा रहा। फिर वो अपना टाइची बैच निकाल कर बाई को देता है यहाँ से कोई भी लिंक नहीं रखने के लिए। और जब जाने लगा तो तब स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लीडर प्लीज मत जाइए, यानी कि सभी ने वैचू को रोकने की बहुत कोशिश करी बट वैचू तब भी नहीं रुका बल्कि सभी को सॉरी करता है और फिर तभी यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम प्याओशी को देखते हैं जिसे आफ्टर क्लास शाओशाओ से मिलना था साथ में कहीं जाने के लिए बट शाओशाओ आने से मना कर देती है किसी और काम की वजह से। तो तब प्याओशी बोली कि पता नहीं तुम आजकल कहाँ बिजी रह रही हो कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई। इसलिए प्याओशी जब बारिश से बचने के लिए एक जगह आने लगी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो गई जो कि और कोई नहीं वैचू होता है, जो कि वो भी कोइंसिडेंटली यहीं पर आ रहा था। प्याओशी हैरान होती है तो वहीं वैचू बोला कि खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलकर। तो तब वो बताती है कि पर मुझे खुशी नहीं हुई तुमसे दोबारा मिलकर, एंड इतना बड़ा कॉलेज है जिसमें तुम बारिश से बचने के लिए कहीं भी जा सकते थे लेकिन तुम यहीं पर क्यों आए। तो तब वैचू बोला कि अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो तब पहले तो प्याओशी जाने लगी पर तेज बारिश की वजह से उसे वापस आना पड़ा कि तभी बाई वैचू को कॉल करता है एंड बताता है कि बॉक्सिंग फैकल्टी वाले किसी मिस्टीरियस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कि टाइची मास्टर है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो तब वैचू बोलता है कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर ध्यान से प्याओशी को देखने लगा क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्याओशी ही है। वेल प्याओशी को ठंड लग चुकी थी इसलिए उसको कोल्ड हो चुका था बट प्याओशी को लगा कि वैचू को मेरे कोल्ड से प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो जानबूझकर वैचू के पास स्नीजिंग करने लग जाती है एंड बोली कि क्या तुम डर रहे हो कि कहीं ये कोल्ड वायरस तुम्हें नहीं हो जाए। तो तब वैचू कुछ नहीं बोलता बल्कि उसने चुपचाप अपना बैग प्याओशी को पकड़ाया और फिर अपना कोट उतार कर प्याओशी को पहनाने लगा ताकि प्याओशी को और ज्यादा ठंड नहीं लगे। प्याओशी बुरी तरह शॉक रह जाती है वैचू के ऐसा करने की वजह से क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब कोई लड़का उसकी फिक्र कर रहा हो, यानी कि प्याओशी को वैचू को ऐसा करना कहीं ना कहीं अच्छा लगा। वेल वैचू बोला कि मुझे मेरा कोट वापस करना मत भूलना और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब प्याओशी उसे बस देखती ही रह जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि वैचू प्याओशी को अपना कोट देकर चला गया था तो तब प्याओशी को वैचू का ऐसा करना अच्छा लगा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स टाइची फैकल्टी को चैलेंज करने आए हैं एंड कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो तुमको अपनी फैकल्टी के 5 स्टूडेंट्स हमारी फैकल्टी में ट्रांसफर करने होंगे। तो तब बाई बोला कि मुझे पता है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो ताकि टाइची फैकल्टी में से स्टूडेंट्स कम हो जाएं। वैसे 10 से कम स्टूडेंट्स होने पर फैकल्टी को क्लोज कर दिया जाता है इसलिए तुम लोग ऐसी शर्त रख रहे हो। तो तब वो लड़के कहते हैं कि हाँ अब जो तुम सोचो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो तब वैसे तो भाई इस बात के लिए रेडी नहीं था लेकिन फिर मान गया कि ठीक है अगर हम हारे तो 5 स्टूडेंट्स हमारी फैकल्टी में से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, पर अगर हम लोग जीते तो तुम सभी को हमसे माफी मांगनी होगी।
और वैसे भी मेरे होते हुए हमें कोई हरा नहीं सकता। वेल अब दिखाया जाता है कि प्याओशी जब जैसे अपने रूम में आई वैचू का कोट लेकर तो तब शाओशाओ उसे पूरे दिन की अपडेट देने लग जाती है, जबकि प्याओशी शाओशाओ से छुपकर कोट को ड्राई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब जैसे ही शाओशाओ ने कोट नोटिस करा तो वो प्याओशी से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पास ये कोट कहाँ से आया, ये किसका है एंड तुम्हें किसने दिया। तो तब प्याओशी शाओशाओ को शांत करा ही रही होती है कि तभी इन दोनों को कुछ जलने की स्मेल आई और तभी पता चला कि वैचू का कोट प्रेस की वजह से जल चुका है। तो ये देख वो दोनों परेशान होने लग जाती हैं। वेल अब हमें दिखाया गया कि रात में प्याओशी वैचू का उसका कोट वापस करने आई है, जहाँ जब वैचू ने डोर ओपन करा तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे ये कोट एक्सपेंसिव था, अगर हाँ तो कितना ज्यादा। वैचू बताता है कि हाँ ये डिजाइनर का लिमिटेड एडिशन था। तो तब प्याओशी बोली कि अगर इसमें गलती से कोई होल हो जाए तो ये कितने तक में ठीक होगा, $100 में या फिर $200 में। वैचू बताता है कि इतने के तो उसके बटन्स भी नहीं थे, यानी कि कोट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड अब क्योंकि वैचू को समझ आ चुका था कि ये मेरा कोट जलाकर लाई है, इसलिए वो कोट वापस ले तो लेता है, लेकिन ये बोलकर कि इसकी एक एक कीमत मैं तुमसे बाद में वसूल करूंगा। और फिर तभी उसने डोर क्लोज कर दिया, जबकि प्याओशी सॉरी कहती रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी अपनी क्लास में है एंड बस इसी बारे में सोची जा रही है कि मैं कोट के पैसे वापस कैसे करूंगी कि तभी क्लास एंड हो गई। शाओशाओ ने पूछा कि क्या तुम कैंटीन नहीं चल रही हो, तो तब वो सैड होने की वजह से मना कर देती है। शाओशाओ के लिए कैंटीन आ गई एंड जब मील लेने के बाद पे करने वाली थी कि तभी उसे पता चला कि उसका बैच उसके पास नहीं है। कि तभी बाई भी यहाँ आ गया, जो कि सब समझ चुका था, इसलिए बोला कि कोई बात नहीं मैं पे कर देता हूँ। और फिर तभी उसने शाओशाओ का मील पे कर दिया। शाओशाओ बोली कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ये मेरी साइड से खा सकती हो। शाओशाओ और भी ज्यादा खुश होने लगती है, या ये कहो कि उसे बाई काफी ज्यादा पसंद आने लगा कि सीनियर बाई वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो सीट पर बैठकर भी बार बार बस बाई को देखकर ही खुश होती जा रही थी। दूसरी तरफ हम बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर तभी बाई के पास आए एंड उसे परेशान करने लगे कि तुम रेडी हो ना कुछ देर बाद होने वाले कंपटीशन में हमसे हारने के लिए। बाई बोला इसका आंसर मैं तुम्हें कंपटीशन में ही दूंगा। कि तभी इसी बीच एक स्टूडेंट बाई के पानी में पॉइजन डाल देता है। दूसरा स्टूडेंट बोला कि वैसे हमें तुम पर तरस आता है कि कैसे तुम्हारा दोस्त वैचू तुम्हारे शोल्डर पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर भाग चुका है। तो तब इस बात पर बाई ने कोई जवाब नहीं दिया और जब ये सभी यहाँ से चले गए तो तब उसने उसी पानी को पी लिया। शाओशाओ भी ये सब देख रही थी, लेकिन जब पॉइजन डाला गया था तो उसने वो चीज नोटिस नहीं करी थी। कि तभी बाई की तबीयत बिगड़ने लगी एंड वो नीचे गिर गया। शाओशाओ जल्दी से बाई के पास भागती हुई आती है एंड काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि बाई को सांस तक आने में परेशानी हो रही थी, इसलिए तभी एम्बुलेंस को बुलाया गया। वेल अब दिखाया जाता है कि कैसे सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन देखने जा रहे हैं एंड सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पता नहीं टाइची फैकल्टी आज जीत भी पाएगी कि नहीं। तो तब प्याओशी बोली कि मैं कंपटीशन देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर बिना लड़े मुझसे रुका नहीं जाता, लेकिन तब भी जाने के लिए रेडी हो गई कि मैं पक्का बस दूर से कंपटीशन को देखूंगी। जिसके बाद अब हमें बॉक्सिंग फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स और टाइची फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जहां टाइची वाले परेशान हैं कि आखिर लीडर बाई कहाँ है, यानी अगर आज वो नहीं आए तो हम पक्का इस कंपटीशन को हार जाएंगे। तो वहीं जिया भी जिन रुई से सेम बात बोल रही थी कि विदाउट लीडर बाई टाइची फैकल्टी कभी जीत नहीं पाएगी। वेल काफी देर तक जब बाई नहीं आया तो तब टाइची फैकल्टी का स्टूडेंट बाई की जगह फाइट करने आ गया। फाइट स्टार्ट हुई, जहां स्टार्टिंग तो सही रहती है, लेकिन टाइची स्टूडेंट ज्यादा देर बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट के सामने टिक नहीं पाता है, यानी उसकी बुरी हालत होने लगी पिट पिट कर। प्याओशी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस स्टूडेंट को टाइची आती ही नहीं है, यानी ना ही ये सही से खड़ा है ना ही इसके मूव्स करेक्ट हैं। तो वहीं दिखाया गया कि अब वैचू भी यहाँ आ चुका था और कंपटीशन को देखने लगा। फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी टाइची फैकल्टी के सभी स्टूडेंट्स एक एक करके हारने लग जाते हैं। अब सिर्फ गर्ल्स बची थी, इसलिए जब एक लड़की हिम्मत करके फाइट के लिए जाने ही वाली थी कि तभी कोई आवाज देकर कंपटीशन को रोकता है। वेल पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है एंड इसके साथ जो ये लड़की है वो कौन है, मगर तभी इन दोनों ने बताया कि वो आज ही सुबह टाइची फैकल्टी में ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए उन्हें पूरे राइट हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के। और फिर अपना एडमिशन फॉर्म दिखाने लगे। बाय द वे इस लड़के का नाम है चैनबिंग एंड इस लड़की का आर्या।
जो कि दोनों ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें टाई ची मार्शल आर्ट का ऑनर कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ टैन भी इन दोनों को देखकर हैरान हो रहा था। वेल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई, इसलिए अब चैंगबिन टाई ची फैकल्टी की साइड से कंपटीशन में लड़ने के लिए आया। फिर बस होना क्या था, जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है तो तब चैंगबिन के मूव्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि बॉक्सिंग फैकल्टी का स्टूडेंट्स उसे हरा नहीं पाता है। यहाँ तक कि वो चैंगबिंग के सामने टिक तक नहीं पा रहा था। प्याओशी जब चैंगबिंग का फाइटिंग स्टाइल नोटिस करती है तो वो जल्दी से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, जो बात वैचू ने भी नोटिस करी कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वेल फाइट ज्यादा देर चलती नहीं है, यानी चैंगबिंग इजिली उस स्टूडेंट को हरा देता है एंड बोला कि बस क्या तुम्हें इतने ही मूव्स आते थे, और फिर तभी चैंगबिंग को विनर अनाउंस कर दिया गया, यानी कि टाई ची फैकल्टी जीत गई। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं, बट टैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसका मुंह बन गया। और वहीं प्याओशी जब वीडियो लेकर यहाँ से चली गई तो तब उसकी हर एक बात को वैचू नोटिस कर रहा होता है। वेल प्याओशी ने ग्रैंडपा को वीडियो सेंड करी एंड कॉल पर पूछने लगी कि ग्रैंडपा इस स्टूडेंट के मूव्स ठीक मेरे मूव्स जैसे क्यों हैं जो आपने मुझे सिखा रखे हैं। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये जो लड़का है ये काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि टाई ची मार्शल आर्ट के सालों पुराने ऑनर हैं, इसलिए तुम इन दोनों से दूर रहना क्योंकि ये दोनों तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो तब प्याओशी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं दूर रहूंगी। कि तभी वो देखती है कि टैन आर्या एंड चैंगबिंग को रोकता है एंड बोलता है कि तुम्हारा टाई ची स्टाइल काफी अलग है एंड जितने तुम पावरफुल हो तुम्हें हमारी फैकल्टी को ज्वाइन करना चाहिए था। तो तब आर्या बोलती है कि अगर हम तुम्हें पावरफुल लग रहे हैं तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रैक्टिस करा देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि तुम्हारी टीम नेक्स्ट टाइम हमसे जीत पाए। टैन बोला कि चलो ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें टाई ची फैकल्टी में ही रहना है तो, पर मैं यहाँ इस चीज़ के बारे में नहीं बल्कि किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। यानी एक लड़की है जो कि सेम तुम दोनों के जैसा टाई ची जानती है, जिसने अकेले कई सारे लड़कों को फाइट में हरा दिया था। एंड अब क्योंकि सालों से तुम्हारी फैमिलीज में ये ट्रेडिशन रहा है कि तुम्हारी फैमिलीज कभी आउटसाइडर्स को अपने सीक्रेट मूव्स नहीं सिखाती हैं, तो तुम्हें पता लगाना चाहिए कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारा फैमिली बिजनेस खराब कर रही है। आर्या एंड चैंगबिंग एक दूसरे को देखने लगे कि क्या सच में ऐसा है। तो वहीं टैन बोला कि मैं इतना तो पता लगा चुका हूँ कि वो जो भी कोई है टाई ची फैकल्टी की गर्ल्स में से एक नहीं है, वो जरूर किसी और फैकल्टी में छुपकर बैठी है पर इसी यूनिवर्सिटी में है, इसलिए तुम दोनों को मिलकर मेरे साथ उस लड़की को ढूंढना चाहिए। तो तब वो दोनों बोले कि हम सोचकर जवाब देंगे। तो तब टैन यहाँ से चला गया, लेकिन वहीं प्याओशी जिसने भी ये सब बातें सुन ली थी कि कैसे सभी लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं एंड उसे ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो तभी जल्दी से यहाँ से चली गई। चैनबिंग बोला कि क्या तुम्हें इस लड़के की बात पर बिलीव है। तो तब आर्या कहती है कि बिलीव तो नहीं है, पर अगर ये बात सच है तो हमको अपना फैमिली बिजनेस बचाने के लिए उस लड़की को ढूंढना ही चाहिए। वेल अब हमें दिखाया गया है कि जब प्याओशी आर्या एंड चैंगबिंग के ही बारे में सोचती हुई जा रही थी तो तब वैचू उसके पास आया एंड आर्या और चैंगबिंग के बारे में बताने लगा कि वो दोनों कौन है। फिर बोला कि वैसे तुम फिक्र मत करो, कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, क्योंकि दिखने में तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती बल्कि काफी ज्यादा सिली और चाइल्डिश लगती हो। तो ये सुन प्याओशी गुस्से से वैचू को देखने लगी कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ, और वैसे भी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। और फिर तभी रुक गई और अलग डायरेक्शन में चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू बाई से मिलने आया है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। बाई पूछता है कि जरूर हम कंपटीशन हार गए होंगे, पर जब वैचू ने बताया कि नहीं बल्कि हम जीत चुके हैं तो ये सुन वो बुरी तरह शॉक रह गया कि भला कैसे। वैचू बताता है इसलिए क्योंकि मैं आर्या एंड चैनबिंग को हमारी यूनिवर्सिटी में बुला चुका हूँ, और रही बात तुम्हारी इस कंडीशन की कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया था, इसका भी मैं पता जरूर लगा के रहूंगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्या एंड चैनबिंग टैंग के पास उससे मिलने आए हैं, जहां वो इन दोनों को यूनिवर्सिटी की 100 गर्ल्स की प्रोफाइल देता है, ये बताकर कि उस मिस्टीरियस टाई ची मास्टर गर्ल की हाइट और बॉडी सेम इन्हीं गर्ल्स की तरह है, इसलिए वो इन्हीं लड़कियों में से एक होगी। चैनबिंग बोला कि 100 गर्ल्स में से हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो तब टैन कहता है कि मैटर सीरियस है, इसलिए तुम दोनों को मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि सवाल तुम दोनों के फैमिली बिजनेस का है जो कि चोरी हो रहा है। तो तब ये दोनों मान गए कि अब भला कितनी ही मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, ये उस मिस्टीरियस टाई ची मास्टर गर्ल को ढूंढ कर ही रहेंगे, ताकि पता चल सके कि उसने उनका ट्रेडिशनल टाई ची हिडन मार्शल आर्ट कहाँ से कॉपी करा है या उसे ये किसने सिखाया है।
अब हमें प्याउशी दिखाई गई जो कि अपने रूम में आराम से थी कि तभी शाओ शाओ आई और बोली कि तुम यहाँ हो, क्या तुम्हें पता भी है कि अभी अभी क्या हो चुका है। प्याउशी पूछती है कि क्या, तो तब शाओ शाओ बताती है कि वो जो 2 न्यू स्टूडेंट्स टाइची फैकल्टी में आए हैं यानी आर्या एंड चैनबिंग, उनमें से एक यानी कि चैनबिंग गर्ल्स स्विमिंग पूल के पास गया था और फिर तभी फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया कि कैसे चैनबिंग इन सभी लड़कियों में से उस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने आया है, वो भी सिर्फ हाइट और बॉडी शेप के बेस पर, इसलिए सभी को ध्यान से देख रहा था। फिर उसकी नज़र एक दूसरी लड़की पर गई जो कि पूल से बाहर आ रही थी, तो वो उसको भी ध्यान से देखने लगा। वो लड़की बोली कि क्या तुमने ध्यान से देख लिया, अब बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये सुन वो उसकी तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन जब उस लड़की ने अपना हाथ चैनबिंग पर रखा कि तभी चैनबिंग ने उसे पानी में उठाकर फेंक दिया। एक्चुअली वो मार्शल आर्ट आदत से मजबूर है। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी गर्ल्स उसे जाने नहीं दे रही हैं, बल्कि सब गुस्सा हैं कि चैनबिंग ऐसा कैसे कर सकता है। तो तब वो सभी को समझा रहा होता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा, मुझसे बस गलती से हो गया क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बचपन से सीखी हैं। कि तभी आर्या चैनबिंग को लेने आती है जो कि नाराज़ नज़र आ रही थी कि तुम लड़कियों को देखने क्यों आए थे। तो तब वो बोला कि मैं तो बस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने आया था, वरना मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी। आर्या चैनबिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी। तो तब जिस लड़की को चैनबिंग ने गलती से पानी में फेंका था वो सामने आ गई और बोली कि चैनबिंग मेरे साथ इतना बुरा कर चुका है, इसलिए इसको मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती हूँ। आर्या गुस्से से कहती है कि चैनबिंग ऑलरेडी सॉरी बोल चुका है ना कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा था, तो फिर तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो। कि तभी वैचू भी यहाँ आ गया जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इसलिए जस्टिस के लिए इन्हीं सभी गर्ल्स ने वैचू को यहाँ बुलाया था। वैचू कहता है कि ठीक है, मैं इन दोनों से अकेले में बात कर लूंगा। तो तब जाकर चैंगबिंग और आर्या को इन सभी ने जाने दिया। जो सब बातें प्रेजेंट में शाओ शाओ प्याओशु को बता रही होती है कि ये सब कितना फनी हुआ ना, पता नहीं वो कौन मिस्टीरियस लड़की है जिसको वो दोनों ढूंढ रहे हैं। तो तब प्याओशी शाओ शाओ के साथ फेक हंसी हंसने लग जाती है, जबकि अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं आर्या एंड चैंगबिंग मुझे सच में ढूंढ नहीं लें, यानी कि सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वैचू आर्या एंड चैंगबिंग से पूरी बात पूछ रहा है। तो तब ये दोनों बता देते हैं कि हम एक मिस्टीरियस टाइची मास्टर गर्ल को ढूंढ रहे हैं जिसको हमारा स्पेशल हिडन फैमिली टाइची मार्शल आर्ट आता है एंड इस बारे में हमें टैन ने बताया है। तो तब वैचू कहता है कि तुम दोनों टैन की बात पर बिलीव कर कैसे सकते हो, यानी कि वो टाइची फैकल्टी का दुश्मन है, इसलिए टाइची फैकल्टी को बदनाम करने के लिए ये बातें फैला रहा है। तो तब ये दोनों चुप हो गए। वैचू इन दोनों से टाइची फैकल्टी पर फोकस देने के लिए बोलता है एंड कहने लगा कि अब क्योंकि तुमने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी है, यानी चैंगबिंग ने एक लड़की को पानी में गिरा दिया था और आर्या ने उसी लड़की से थोड़ी बहुत बदतमीजी भी की थी, यानी एटीट्यूड दिखाया था, इसलिए वैचू इन दोनों को स्विमिंग पूल क्लीन करने की पनिशमेंट देता है। जो सुनकर ये दोनों उदास होने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू अपनी ग्रैंडमदर के साथ है जो कि वैचू से बात कर रही हैं, उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं। फिर टाइची मार्शल आर्ट की सीक्रेट्स बताने लगी और ट्रेडिशन भी। तो तब वैचू बोला कि इन ट्रेडिशंस की वजह से ही आज टाइची इतनी तेजी से गायब हो रहा है। तो तब ग्रैंडमदर बोली कि नहीं, इस वजह से नहीं बल्कि फेंग जी की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये सुन वैचू वो दिन याद करने लगा जिसकी वजह से आज वो बीमार है। हमें दिखाया जाता है कि किसी ने वैचू, बाई, आर्या एंड चैंगबिंग इन चारों को किडनैप कर लिया था। फिर जब ये चारों यहाँ से भागने लगे तो तब फेंजी नाम का आदमी इनके सामने आया एंड कहने लगा कि तुम चारों उन फैमिलीज से बिलोंग करते हो जो टाइची मार्शल आर्ट को सिर्फ अपना मानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, यानी आगे क्या हुआ यह हमें बताया नहीं गया। बस फिलहाल वैचू सब बातों को घुमाकर अपनी ग्रैंडमदर से उनकी तबीयत पूछने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी अपने रूम में है, तो वहीं शाओ शाओ किचन में थी कि तभी वो CMFU यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वोटिंग के बारे में बताने लगी कि कैसे यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और जेंटल बॉय एंड प्रिटी गर्ल को वोट किया जा रहा है, जिसमें हैरानी की बात यह है कि तुम नंबर 2 पर शो हो रही हो। प्याओशी शॉक रह गई कि भला मुझे किसने वोट्स दे दिए जो मैं नंबर 2 पर आ गई एंड जिनरुई नंबर 1 पर है। शाओशा बोली कि शायद ऐसा उस इंसिडेंट की वजह से हो रहा है जब तुम्हारी वैचू के साथ फोटोज वायरल हुई थी। शायद सभी को लग रहा है कि तुम वैचू को डेट कर रही हो, इसलिए कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। प्याओशी हैरान होने लगती है कि लोगों को कितनी गलत फहमी है कि तभी सीन कट हुआ एंड अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे शाओशा बाई के लिए सूप बनाकर लाई है। बाई बोला कि तुम वही हो ना जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी, तुम्हारा नाम क्या है। तो तब वो बताती है शाओ शाओ एंड बोली कि मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। बाई शाओ शाओ को थैंक्स करता है, तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी।
पर जब वो सूप निकालकर उसे खुद से बाई को पिलाने वाली थी कि तभी वो सूप गलती से बाई के ऊपर गिर गया। शाओ शाओ ये सब देखकर हैरान हुई, इसलिए नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी। बाई बोला इट्स ओके, लेकिन तभी इन दोनों के हाथ टच हुए। शाओ शाओ काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, यानी कि काफी ज्यादा खुश हुई, इसलिए तभी शर्माते हुए एंड बाई को बाय बोलकर यहाँ से चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंगबिंग एंड आर्या दोनों जब पेंटिंग्स देख रहे थे तो तब एक पेंटिंग को ध्यान से देखकर चैंगबिंग बोला कि इसे जरूर उस पर्सन ने बनाया है जिसको टाइची आता है। आर्या पूछने लगती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो, तो तब चैंगबिंग बोला कि इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो टाइची की नॉलेज रखने वाला ही बना सकता है, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की पर नजर रखेंगे जिसने ये पेंटिंग बनाई है, यानी कि प्याओशी पर, क्योंकि वो वही मिस्टीरियस लड़की हो सकती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनरुई एंड जिया ऑनलाइन वोटिंग के बारे में बात कर रही थी कि जिनरुई ही जीतेगी, और फिर प्याओशी को देखकर उल्टा सीधा कहने लगी कि अगर इसे लग रहा है कि ये जीतेगी तो ये ऐसा भूल जाए कि तभी वैचू क्लास में आया और टीचर से पूछने लगा कि टीचर क्या मैं आज के लिए आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। सभी लोग वैचू को देखकर सरप्राइज रह गए, बट टीचर कहते हैं कि तुम पहले इस वर्ड का मतलब बताओ, तभी मैं तुम्हें क्लास में बैठने की परमिशन दूंगा। वैचू उस वर्ड की मीनिंग बता देता है, तो तब उन्होंने डायरेक्ट उसे क्लास में बैठने की परमिशन दे दी। वैचू शाओ शाओ के पास आया एंड उसे दूसरी सीट पर जाने का बोलने लगा ताकि खुद प्याओशी के पास बैठ सके। शाओ शाओ कहती है कि तुम वहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हो, तो वहीं प्याओशी भी कहती है कि शाओ शाओ यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन जब वैचू माना ही नहीं तो तब शाओ शाओ दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई एंड वैचू प्याओशी के पास बैठा। जिनरुई अपने क्रश वैचू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन जब वो देखती है कि प्याओशी वैचू से कैसे बातें कर रही है तो ये सब देखकर उसे गुस्सा आने लगा। बाय द वे प्याओशी वैचू से ये पूछ रही थी कि तुम आखिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो जो आज मेरी क्लास में भी आ गए, तो तब वैचू बताता है कि बाहर आर्या एंड चैंगबिंग दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और फिर पूछने लगा कि क्या तुम आज भी चिली वाटर लाई हो, तो ये सुन प्याओशी हैरान होने लगी। वेल क्लास स्टार्ट हुई जहाँ टीचर एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन प्याओशी से पूछते हैं जिसका आंसर वो दे नहीं पा रही थी, तो तब वैचू ने आंसर दिया एंड काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा। टीचर खुश हो गई कि वाह तुम तो हर चीज़ में इंटेलिजेंट हो, तो वहीं प्याओशी भी सरप्राइज रह गई कि कैसे वैचू को सब कुछ आता है। वेल क्लास एंड हुई एंड दिखाया गया कि वैचू और प्याओशी साथ में जा रहे हैं जिन्हें आर्या एंड चैंगबिंग देख रहे थे, तो वहीं इन दोनों के पीछे जिया एंड रुई ये दोनों आ रही थी। बाय द वे वैचू का प्लान ये है कि प्याओशी वैचू का हाथ पकड़कर गिरने की एक्टिंग करेगी जिसे फिर वैचू बचा लेगा एंड आर्या और चैंगबिंग को लगने लगेगा कि प्याओशी वो मिस्टीरियस लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए प्याओशी ऐसा ही करती है, यानी उसने जब जैसी ना चाहते हुए भी वैचू के हाथ को पकड़ा कि तभी ये सब देखकर जिया एंड जिनरुई दोनों चिढ़ गईं। इसलिए गुस्से से जिया प्याओशी को किक मारती है, प्याओशी गिरने लगी, लेकिन तभी वैचू प्याओशी को बचा लेता है, पर इस वजह से दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे। आर्या एंड चैंगबिंग दोनों शॉक रह गए, इसलिए पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ठीक हो, तो तब वैचू बोला कि हाँ, और जब प्याओशी के साथ उठा तो तब कहता है कि मैं प्याओशी को मेडिकल रूम लेकर जा रहा हूँ, और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शाओ शाओ छुपकर इस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, तो वहीं चैंगबिंग बोला कि प्याओशी तो बहुत ही वीक है, इसलिए वो मिस्टीरियस लड़की नहीं हो सकती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे सीन को देखकर जिनरुई का भी मुंह बन चुका था कि कैसे जिया की किक की वजह से वैचू एंड प्याओशी और ज़्यादा क्लोज आ गए। वेल अब हम देखते हैं कि प्याओशी अभी इंजर्ड होकर चलने की एक्टिंग कर रही थी, तो वैचू उससे बोला कि अब एक्टिंग करना बंद कर दो, और फिर कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि अब आर्या एंड चैंगबिंग दोनों तुम पर शक नहीं करेंगे। लेकिन प्याओशी चिली वाटर की वजह से परेशान होती है क्योंकि उसके टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे, इसलिए जब वैचू प्याओशी को टीज करने के लिए बोला कि वैसे मुझे हक करके तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो ये सुन वो उसे गुस्से से घूरने लगी। वैचू कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत घूरो कि जैसे मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा हूँ, तो तब प्याओशी वैचू पर और गुस्सा करने लग जाती है कि पता नहीं तुम खुद को समझते क्या हो, यानी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो। वैचू कहता है कि ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हैंडसम हूँ, क्या तुम इन डे लाइट मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। प्याओशी चुप खड़ी रह गई, फिर बोली कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब उसे जाते हुए देखकर वैचू स्माइल करने लगा क्योंकि अब उसे अच्छा लगता है प्याओशी को परेशान करना। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि प्याओशी गुस्से से रूम में वापस आई, तो वहीं शाओ शाओ ऑनलाइन वोटिंग रिजल्ट देखकर बताने लगी कि बॉयज़ में वैचू फर्स्ट आया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि वो तो हर साल ही फर्स्ट आता है, लेकिन शॉकिंग बात ये है कि गर्ल्स में तुम नंबर 1 पर शो कर रही हो। तो तब प्याओशी भी ये सुनकर शॉक रह गई। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सभी लोग प्याओशी को घूर रहे हैं एंड उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि आखिर ये वोटिंग में फर्स्ट पर कैसे आ सकती है
एंड इसका वैचू के साथ क्या रिलेशन। तो वहीं शाओ शाओ ने बताया कि तुम कल जब वैचू से मिली थी तो तब की भी फोटोज किसी ने क्लिक करके अपलोड कर दी है, इसलिए ये सभी सोच रहे हैं कि तुमने वैचू को प्रपोज करा है। प्याओशी गुस्सा करने लगी कि मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी स्टडी करने आई हूँ, लेकिन वैचू की वजह से मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वैचू के बारे में सोच सोच कर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगी। दूसरी तरफ वैचू हमें डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है, जिसको डॉक्टर अब भी रेस्ट करने के लिए कह रहे थे, यानी मार्शल आर्ट से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि शाओशा एक बार फिर बाई के लिए चिकन सूप बनाकर लाई है एंड बोली कि अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है तो मैं लाकर दे सकती हूँ, कपड़े वॉश कराने हैं तो मैं वो भी करके दे सकती हूँ, यानी कुछ भी काम हो आप मुझे बता दो। बट बाई मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी अब मैं पहले से काफ़ी ठीक हो चुका हूँ। शाओशा कहती है कि तो फिर आप मेरे हाथ का बना हुआ सूप पीजिए। तो तब सूप का नाम सुनते ही बाई परेशान होने लगा, क्योंकि शाओशा ने लास्ट टाइम भी सूप बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था, पर शाओशा का दिल रखने के लिए वो तब भी चुपचाप उसे पी लेता है। शाओशा को लगा कि मैंने काफ़ी अच्छा सूप बनाया है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है कि तभी मुंह से निकाल देती है। एंड अब जाकर उसको पता चला कि वो कल भी इतना ही बेकार सूप बनाकर लाई थी। शाओशा एम्बैरेसिंग के मारे समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे, इसलिए वो तभी बाई को नॉन स्टॉप सॉरी करने के बाद यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हमें प्याओशी को दिखाया गया जो कि क्लास अटेंड करने जा रही थी, लेकिन तभी वैचू की फोटो देखकर उसे खराब करने रुक गई। और वहीं वैचू जो कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने आया हुआ था, उसे यहाँ फाइनली वो क्लिप मिल जाती है जब बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने बाई के पानी में पॉइजन डाला था। इसलिए गार्ड से कहने लगा कि इस फुटेज की क्लिप मेरे नंबर पर सेंड कर दो। कि तभी उसकी नज़र प्याओशी पर गई कि प्याओशी कैसे वैचू की फोटो को खराब कर रही है, इसलिए देखकर वो हंसने लगा। तो वहीं प्याओशी जिसने अच्छे से फोटो को खराब कर दिया था, वो जिनरुई एंड जिया को आता देख बोर्ड के पीछे छुप गई। और अब दिखाया गया कि जब ये चीज़ जिनरुई नोटिस करती है कि कैसे उसके क्रश वैचू की फोटो को किसी ने खराब कर दिया है, इसलिए देख वो गुस्से से काफी जोर से चिल्लाई कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत कर कौन सकता है। लेकिन जब वैचू भी यहाँ आने लगा तो उसे देखकर वो चुप हो गई और प्यार से हेलो करने लगी। वैचू अपनी फोटो देखता है, फिर बोलता है कि जिसने भी ये ड्रॉ करा है अच्छा करा है। तो तब जिया पूछती है कि आपको ये अच्छा कैसे लग सकता है, मगर तभी जिनरुई ने उसे चुप करा दिया कि जब सीनियर वैचू तारीफ कर रहे हैं तो ये अच्छा ही लग रहा होगा। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चली गई। वैचू को प्याओशी के पैर दिख चुके थे, इसलिए वो प्याओशी से बाहर आने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो बाहर आ नहीं रही थी। फिर काफी देर तक दोनों शांत रहे। प्याओशी को लगा कि वैचू यहाँ से जा चुका है, इसलिए जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि वैचू अभी भी यहीं पर था। वैचू प्याओशी की हरकतों पर हंसने लगा, फिर बोला कि तुम्हारे सर पर एक इंसेक्ट गिरने वाला है। तो ये सुन वो डर कर जल्दी से बाहर आ गई और फिर वैचू पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वैचू बोला कि यही चीज़ तो मैं भी तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती हो, जो तुमने मेरी पूरी फोटो खराब कर दी। प्याओशी कहने लगी कि पर मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, यानी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने ड्रॉ करा है। तो तब वैचू उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है, जिसे देखकर प्याओशी चुप हो गई एंड अपनी गलती मानने लगी कि हाँ सॉरी, मैंने ये सब करा था, पता नहीं अचानक मुझे ड्रॉ करने का मन करने लगा था, इसलिए मैंने ये सब कर दिया, प्लीज़ आप मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल से मत करना। तो तब वैचू कहता है कि ये तो अब देखा जाएगा सिली गर्ल, और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि वैचू बॉक्सिंग फैकल्टी के लीडर यानी टैन से बात करने आया है इसी बारे में कि तुम्हारे स्टूडेंट्स बाई को जहर देने की हिम्मत कर कैसे सकते हैं। तो तब टैन पहले तो ये बात मानता ही नहीं है, जबकि उसी के कहने पर उसके स्टूडेंट्स ने ये सब करा था। तो तब वैचू ने बताया कि मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जिसमें साफ सब दिख रहा है। टैन परेशान होने लगता है क्योंकि उसे सीसीटीवी कैमरे का सीन पता नहीं था। फिर तभी सीन कट हुआ एंड हमें बताया गया कि वैचू वो फुटेज प्रिंसिपल को भी दिखा चुका है, जो कि 10 के स्टूडेंट्स को डांटते हैं और बोलते हैं कि अब से 10 के स्टूडेंट्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही बॉक्सिंग फैकल्टी के कुछ पॉइंट्स भी कम किए जा रहे हैं। तो ये सुन 10 को गुस्सा आने लगता है, यानी कि वो काफी ज्यादा गुस्से से वैचू को देखने लगा, क्योंकि ये सब वैचू की ही वजह से हुआ है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैंगबिंग जब टाइची स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करा रहा था कि तभी बाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आ गया, जिसे देखकर चैंगबिंग एंड आर्या दोनों खुश होने लगे
कि फाइनली आप ठीक हो चुके हो, जो देखकर हमें खुशी मिल रही है। बाई बोलता है कि हाँ, मैं पहले से काफी ठीक हूँ और फिर तभी वैचू से मिलने आ गया, जो कि टाइची प्रैक्टिस कर रहा था। वैचू कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो गए। तो तब बाई बोला कि पर मैं अब भी तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि जब फेंगजी मैन वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से तुम गायब हो गए थे एंड हमें ठीक से बता भी नहीं रहे हो कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। कि तभी एक फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ और हमें फिर से वही सीन दिखाया गया कि जब आर्या, चैंगबिंग बाई और वैचू इन चारों को किसी फेंगजी मैंग नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया था। तो तब यहाँ इन सभी की आपस में फाइट होने लगी थी। वैचू फेंगजी मैन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन फेंगजी मैन बार बार वैचू के चेस्ट पर ही अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से वैचू की हालत खराब होने लगी। पर वो तब भी हार नहीं मानता, पर अब उससे लड़ा नहीं जा रहा था। बाई जल्दी से वैचू के पास आया और पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब फेंगजी मैन बाई पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वैचू बाई को बचाने लगा, जिस चक्कर में फेंगजी मैन वैचू के पैर पर इतनी जोर से अटैक करता है कि हड्डी टूटने तक की आवाज आई। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और भागकर वैचू के पास आए, बट वैचू कहने लगा कि मैं ठीक हूँ। और फिर इन चारों ने एक साथ फिर से फाइट पोजीशन ले ली फाइटिंग करने के लिए। वैचू का सामना अभी भी फेंगजी मैन से हो रहा था, जहां फेंगजी मैन वैचू की और बुरी कंडीशन कर देता है वापस से, बार बार उसके चेस्ट पर अटैक करके। लेकिन वैचू ने अपने दोस्तों को बचाने के खातिर हार नहीं मानी, बल्कि हिम्मत दिखाई, यानी अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिस वजह से अब फेंगजी मैन हारने लगा था। कि तभी पता चला कि पुलिस यहाँ आ चुकी है, इसलिए फेंगजी मैन तुरंत यहाँ से भाग गया एंड बाकी सब जल्दी से वैचू के पास वापस आए, ये देखने की वो ठीक है कि नहीं। स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहां बाई बोल रहा है कि तुम हमेशा सबकी फिक्र करते हो, लेकिन किसी को भी खुद की फिक्र नहीं करने देते। तो तब वैचू बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, इसलिए रेस्ट करना चाहता हूँ। तुम भी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हो, इसलिए रेस्ट कर लो। बाई यहाँ से चला गया, जिसके बाद वैचू आगे का सीन याद करने लगा कि जब वो फेंगजी मैन से लड़ने के बाद वापस अपने घर आया था तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, यानी यही वजह है कि वो चल तक नहीं पा रहा था एंड अपना इलाज कराने के लिए पूरे 1 साल गायब हो गया था, जो बातें सिर्फ वैचू की ग्रैंड मदर को पता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी जो कि कहीं जा रही थी, कि तभी उसको रास्ते में वैचू दिखा, जो कि शायद प्याओशी के ही आने का वेट कर रहा था, इसलिए प्याओशी अपना फेस हाइड करके जाने लगी। वैचू प्याओशी को आवाज देता है, पर वो सुनती नहीं है, ये बोलते हुए कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए, आखिर चाहते क्या हो मुझसे। तो तब वैचू बोला कि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी शूलेस खुली हुई है। प्याओशी एम्बैरेसिंग फील करने लगी, फिर बोली कि हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें इससे मतलब। तो तब वैचू बोलता है कि तुम जैसे सिली और चाइल्डिश स्टूडेंट्स का ध्यान रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। प्याओशी कहने लगती है कि हेलो मिस्टर, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, पर मैं ही तुमसे बात क्यों कर रही हूँ। कि तभी वैचू के ऊपर गिर जाती है, उसका सभी सामान भी नीचे गिर गया, जो सब वो उठाने लगी, फिर अपना शू उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगी, पर वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए तभी डायरेक्शन चेंज करती है और जल्दी से यहाँ से चली गई। जिसकी ये सब हरकतें देखकर वैचू हंसने लगता है और बोलता है कि ये वाकई काफी ज्यादा क्यूट है, और फिर तभी खुद भी यहाँ से चला गया। पहले अब हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ प्याओशी बुक सर्च कर रही होती है। कि तभी वो वैचू, आर्या एंड चैंगबिंग इन तीनों को बातें करते हुए सुनती है, जहां आर्या एंड चैंगबिंग दोनों वैचू को टाइची मास्टर या सीनियर कहकर बुला रहे थे। तो ये सुन प्याओशी सरप्राइज रह गई। एक्चुअली अभी प्याओशी को पता नहीं है कि वैचू टाइची फैकल्टी का लीडर रह चुका है, यानी टाइची मास्टर। उसको वैचू के बारे में बस इतना पता है कि ये हैंडसम है, इसलिए सभी गर्ल्स का इस पर क्रश है। इसलिए जब आर्या एंड चैंगबिंग दोनों यहाँ से चले गए तो वो वैचू का रास्ता रोक कर वैचू से इन बातों का रीजन पूछने लगी कि वो दोनों तुम्हें मास्टर क्यों बोल रहे थे, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट आता है। वैचू बोला कि नहीं तो, बल्कि मैं तो कमजोर इंसान हूँ। और फिर तभी प्याओशी को रास्ते से हटाकर यहाँ से जाने लगा, बट प्याओशी ने वैचू को जाने नहीं दिया, बल्कि बोली कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से गलत समझ रही थी, यानी ऐसा लगता है कि तुम वीक बनने की सिर्फ एक्टिंग करते हो, जबकि रियल में ऐसे नहीं हो। वैचू कहता है कि अरे वाह, क्या तुम्हारे पास माइंड भी है यूज करने के लिए। प्याओशी चिढ़ जाती है, इसलिए जब बोल ही रही थी कि तभी फिर से वैचू के ऊपर गिर गई एंड ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसी पोजीशन में फ्रीज खड़ी रह जाती है। वैचू पूछता है कि तुम आखिर और कितनी देर तक ऐसे रहने वाली हो। तो तब वो जल्दी से दूर हो गई और सॉरी करने लगी। वैचू कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें आदत पड़ चुकी है बार बार मेरे ऊपर गिरने की। तो तब प्याओशी ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम जैसे घमंडी लड़कों से बहुत दूर रहती हूँ। मेरे ग्रैंडपा बोलते हैं कि भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरा माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है।
तो तब वैचू कहने लगा कि तुम्हारे ग्रैंडपा एकदम सही बोलते हैं। प्याओशी बोली कि सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं इस बात पर बिलीव नहीं करूंगी कि तुम ठीक हो, यानी कि मैं प्रूफ करके ही रहूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वैचू प्याओशी को जाते हुए काफ़ी ध्यान से देख रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो बुक रीड कर रहा होता है तो तब प्याओशी कभी स्टार्स बनाकर वैचू पर अटैक कर रही होती है, जो सब वो कैच कर लेता है। तो कभी प्याओशी ने कुछ और बनाकर वैचू पर अटैक करा, जो सब भी वैचू ने पकड़ लिए। और बस फिर प्याओशी ऐसे ही बार बार वैचू पर अटैक करती गई, लेकिन वो हर बारी उसके हर अटैक को कैच कर रहा था। प्याओशी सामने आकर बैठी और कहती है कि चलो हम फाइट करते हैं, यानी कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। तो तब वैचू फाइट करने के लिए उठ जाता है कि लो तुम अपनी विश पूरी कर लो, पर बस मेरे फेस पर अटैक मत करना। प्याओशी वैचू को मारने वाली थी, लेकिन तभी रुक जाती है कि ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम हर टाइम ऐसी मासूम सी शक्ल कैसे बना लेते हो, जबकि अंदर से हो बहुत ही तेज। और फिर वैचू की नोज पर हल्का सा हिट करने के बाद चुपचाप यहाँ से चली गई कि तुम्हें मैं बाद में देखूंगी। अब हमें दिखाया गया कि वैचू जब यहाँ से जा रहा था तो तब प्याओशी छुपकर उस पर पीछे से अटैक करती है, इस उम्मीद से कि ये खुद को बचा लेगा। लेकिन बेचारा वैचू काफी बुरी तरह नीचे गिर गया, वीक बॉडी होने की वजह से, जिस वजह से फिर से उसके उसी पैर पर चोट लग जाती है। प्याओशी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुई एंड नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी। मुझे लगा था कि तुम खुद को बचा लोगे, इसलिए प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। तो तब वैचू कुछ भी नहीं बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी वैचू को अपने साथ मेडिकल रूम लेकर जा रही है, जिन दोनों को जाते हुए साथ में सभी लोग देख रहे थे। वैचू बोला कि मुझे मेडिकल रूम मत लेकर जाओ, क्योंकि मैं अपने सभी चेकअप अपने पर्सनल डॉक्टर यानी डॉक्टर चैन से करवाता हूँ। तो तब प्याओशी वैचू को डॉक्टर चैन के पास ले आई, जहाँ डॉक्टर चैन समझ जाते हैं कि वैचू को चोट तो आई है पर ज्यादा नहीं लगी है, ये बस थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रहा है लड़की के सामने। इसलिए प्याओशी से झूठ कहने लगते हैं कि वैचू के पैर पर काफी जोर से चोट लगी है, जिसे ठीक होने में पूरा 1 साल लग सकता है एंड कुछ मंथ्स तो काफी ज्यादा पेनफुल रहेंगे। पर अफसोस की बात यह है कि वैचू के पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ध्यान रख सके। और फिर तभी कुछ सामान लेने यहाँ से चले गए। तो तब प्याओशी वैचू को फिर से सॉरी करती है एंड बोली कि अब जब मेरी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए कुछ मंथ्स तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वैचू मन ही मन खुश होने लगा। फिर प्याओशी से उसका मोबाइल मांगता है प्याओशी को वीचैट पर ऐड करने के लिए। पर जब उसने प्याओशी की डीपी देखी तो बोला कि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छी नहीं है, इसलिए इसको चेंज कर लेना। तो ये सुन प्याओशी मुंह बनाने लगती है कि ज्यादा मत बोलो, क्योंकि मुझे यही डीपी पसंद है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। और जब यहाँ से जाने लगी तो तब रास्ते में डॉक्टर चैन मिले, जो कि प्याओशी को बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जब वैचू अपने साथ किसी को यहाँ लाया है, वो भी एक लड़की को। इसका मतलब तुम सच में वैचू के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, वरना वो हमेशा अकेला ही रहता है। प्याओशी कहती है कि नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। तो तब वो प्याओशी को मेडिसिन देने लगे और बताते हैं कि कब कब ये सब मेडिसिन वैचू को देनी है, साथ ही उसे क्या क्या खाना पसंद है और क्या क्या नहीं, ये सब भी डॉक्टर चैन प्याओशी को बताने लगे, ये बोलकर कि ये सब बातें फ्यूचर में तुम्हारे काम आएंगी। और जब चले गए तो तब प्याओशी बोली कि लेकिन चोट तो सिर्फ वैचू के पैर पर लगी है, पर ये ऐसा इलाज क्यों बताकर गए हैं कि जैसे उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में प्याओशी वैचू को उसके घर ले आती है, जहाँ वो प्याओशी को डोर कार्ड देने लगा। प्याओशी पूछती है कि पर ये किस लिए। तो वो कहता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने प्रॉमिस करा है कि कुछ मंथ्स तक तुम मेरा ध्यान रखोगी। तो तब प्याओशी ने वो कार्ड अपने पास रख लिया। वैचू बोला कि कल तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, इसलिए कुकिंग करने मेरे घर आ जाना। मेरे घर की ग्रोसरीज खत्म हो चुकी हैं, इसलिए सारे सामान की लिस्ट बनाकर मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम वो सब भी अपने साथ लेकर आ जाना। तो तब इन सभी बातों के लिए प्याओशी मान गई। वैचू उससे जाने का बोलने लगा, तो तब वो यहाँ से चली जाती है। और फिर अब हमें दिखाया गया कि नेक्स्ट डे कैसे प्याओशी ग्रोसरीज लेकर आ रही है, लेकिन तभी फ्रूट्स उससे नीचे गिर गए, जो सब वो उठाने लगी। दूसरी तरफ से आर्या एंड चैंगबिन दोनों वैचू के बारे में बात करते हुए आ रहे होते हैं कि कैसे सीनियर वैचू ने खुद को इंजर्ड कर लिया है। सुनने में आया है कि वो स्टेयर्स पर से गिरे हैं। तो तब चैंगबिंग बोला कि कल सीनियर बाई हॉस्पिटल से वापस आए हैं एंड उनके आते ही सीनियर वैचू ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है। कि तभी उसकी नज़र प्याओशी पर गई, जिसकी वो फ्रूट्स उठाने में हेल्प कराता है। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले गए। प्याओशी कहने लगी कि मुझे जल्द से जल्द वैचू के घर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे वैचू के घर पर जाते हुए देख ले, स्पेशली आर्या एंड चैंगबिंग। कि तभी यहाँ कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि टैन था।
वो कहता है कि तुम जूनियर प्याओशी हो ना, मेरा नाम टैन है फ्रॉम बॉक्सिंग फैकल्टी। प्याओशी टैन को हेलो करने लगी तो तब वो बोला कि क्या तुम वैचू के लिए फ्रूट्स लेकर जा रही हो। प्याओशी मना करने लग जाती है तो तब वो कहता है कि ये वैचू के फेवरेट फ्रूट्स हैं एंड मैं वैचू के घर के पास ही रहता हूँ। कल मैंने सुना कि उसे चोट लग गई थी और अब तुम उसके लिए सामान लेकर जा रही हो, तो ऑफ कोर्स तुम उसी से मिलने जा रही हो। और फिर जबरदस्ती सामान उठाने लगा कि चलो मैं तुम्हें उसके घर छोड़ आता हूँ। दूसरी तरफ हमें आर्या एंड चैंगबिंग इन दोनों को वैचू के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों वैचू की पैर की चोट सुनकर उससे मिलने आए थे एंड बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं प्याओशी टैन के साथ वैचू के घर के बाहर आ गई, लेकिन टैन के सामने डोर कार्ड यूज नहीं करती है, बल्कि उसने डोर बेल बजाई क्योंकि टैन बिना प्याओशी को घर के अंदर जाता देख यहाँ से जा ही नहीं रहा था। चैंगबिंग बोला कि मैं डोर ओपन कर देता हूँ और फिर तभी वो डोर ओपन कर देता है एंड प्याओशी से घर में आने का बोलने लगा। पर जब उसने टैन को देखा जो कि प्याओशी के साथ आया था, तो तब चैंगबिंग को ये बात काफी अजीब लगी। अब हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी कहाँ ये सोच रही थी कि आर्या एंड चैंगबिंग उसे वैचू के घर में जाते हुए नहीं देख लें, लेकिन ये दोनों उसे यहीं पर मिल गए। जो कि हैरान है प्याओशी को वैचू के घर पर देखकर, इसलिए आर्या पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैचू बताता है कि ये मेरे बोलने पर यहाँ कुकिंग करने आई है और फिर प्याओशी से पूछता है कि तुमने डोर कार्ड यूज क्यों नहीं करा। तो ये सुन आर्या एंड चैंगबिंग दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज रह गए कि क्या डोर कार्ड, वो भी प्याओशी के पास। फिर दोनों बोलते हैं कि इसका मतलब वो र्यूमर सच है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। इसलिए चैंगबिंग तभी उठकर अच्छे से प्याओशी को हेलो करने लगा एंड सिस्टर इन लो बोल रहा था, तो वहीं आर्या भी अच्छे से हेलो करती है एंड प्याओशी को सिस्टर इन लो कहकर पुकारती है। प्याओशी समझाने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम दोनों सोच रहे हो। तो तब वो दोनों हंसकर बोले कि आप फिक्र मत कीजिए, हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हो। प्याओशी समझाने वाली होती है कि लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि सीनियर वैचू इंजर्ड है, मगर तभी वैचू प्याओशी को चुप करा देता है एंड किचन में जाने का बोलने लगा। तो तब वो यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए देखकर आर्या एंड चैंगबिंग दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली वैचू किसी को डेट कर रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि आर्या एंड चैंगबिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जैसे प्याओशी एंड वैचू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्याओशी जब किचन में आ गई तो तब चैंगबिंग बोला कि हमें तुम्हारा और प्याओशी का स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहिए, और फिर तभी ये दोनों यहाँ से जाने लगे। पर जब प्याओशी को भी बाय करके जा रहे थे उसको सिस्टर इन लो कहकर, तो तब प्याओशी को ये सब काफी अजीब लगता है। इसलिए वो बाहर आई एंड वैचू से पूछती है कि तुमने आखिर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर क्यों नहीं करा। तो तब वैचू बोला कि मैं क्या बताता कि तुम वो मिस्टीरियस लड़की हो जिसे वो दोनों ढूंढ रहे हैं, या फिर ये बताता कि तुम्हारी वजह से मेरे पैर पर चोट लगी। प्याओशी चुप हो गई कि तभी कुछ जलने की स्मेल आई। वैचू बोलता है कि ये क्या जल रहा है। तो तब प्याओशी कहने लगी कि ओह नो, मेरी डिश जल चुकी है, और फिर तभी यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी ने काफी कुछ रेडी कर लिया है। तो वहीं वैचू के पास बाई की कॉल आती है, जो कि वैचू को टीज करने लगा कि मुझे चैंगबिंग ने बताया कि तुम्हारे घर प्याओशी आई हुई है तुम्हारे लिए खाना बनाने, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो तब वैचू कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी हेल्प करा रही है, और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी सारा खाना रेडी कर चुकी थी, जिसे देखकर वैचू हैरान था क्योंकि प्याओशी ने काफी अजीब अजीब डिशेस बना रखी थी। वैचू पहले तो कुछ भी खाने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब उसने एक डिश को टेस्ट करने का सोचा तो तब प्याओशी बार बार उसे परेशान कर रही थी, ये बोलकर कि प्लीज इसे नीचे मत गिरा देना। वैचू फाइनली डिश टेस्ट करता है, जहाँ पहले तो वो शांत रह गया, फिर बोला कि ये अच्छी है, तुम भी ट्राई करो। तो ये सुन प्याओशी जब जैसी उसे टेस्ट करती है कि तभी वो उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है, क्योंकि डिश बहुत ही ज्यादा सॉल्टी और बेकार थी। फिर सोचने लगी कि भला इसमें इतना ज्यादा सॉल्ट आया कहाँ से, कि तभी बोली कि अच्छा, मैंने गलती से सोया सॉस की जगह विनेगर डाल दिया होगा। तो ये सुन वैचू मुंह बनाने लगता है कि कोई इतना स्टूपिड हो कैसे सकता है। प्याओशी फिर से फोर्स करने लगती है कि तुम प्लीज सूप टेस्ट करो, ये तुम्हें पक्का पसंद आएगा। तो तब वो सूप टेस्ट करता है, जहाँ इस बार उसके एक्सप्रेशन से पता चल ही नहीं पाया कि ये डिश अच्छी बनी है या बुरी। इसलिए प्याओशी भी डिश टेस्ट करने वाली होती है, पर वो उसे रोक देता है, ये बोलकर कि ये पूरा सूप मेरा है क्योंकि ये अच्छा बना हुआ है। प्याओशी काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि क्या सच में ऐसा है, तो फिर और पियो। तो ये सुन जब वो उसे पीता है तो तब इस बार उसके एक्सप्रेशन से पता चला कि सूप भी एकदम बेकार बना था, लेकिन वैचू प्याओशी का दिल रखने के लिए इसको जबरदस्ती पी रहा है। प्याओशी खुश होकर कहने लगती है कि अब जब तुमको मेरे हाथ का खाना पसंद है तो क्यों ना मैं अपना नाम लिटिल किचन गॉड रख दूं।
तो ये सुन वैचू गुस्से से प्याओशी को घूरने लगा कि ये लड़की सब चीज़ें खराब बनाने के बाद खुद को इतना महान मान कैसे सकती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू बुक रीड कर रहा था कि तभी प्याओशी उसके पास आई एंड चाइनीज चेस खेलने का बोलने लगी। वैचू हैरान कि क्या तुम्हें ये खेलना आता है, तो तब वो बोले कि ऑफ कोर्स। लेकिन जब प्याओशी ने खेलना स्टार्ट करा तो तब उसने खुद से सभी रूल्स बना रखे थे, इसलिए वो खुद ही जीत भी रही थी। वैचू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो खेलने से मना कर देता है। प्याओशी बोली कि लेकिन हमने अभी तो खेलना शुरू करा था, और जब चली गई तो उसके जाने के बाद वैचू खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे प्याओशी के अजीब रूल्स सुनकर गुस्सा आ चुका था। वह अब दिखाया जाता है कि प्याओशी कैसे पूरे घर को क्लीन कर रही है, लेकिन वो ये काम भी खेल खेल कर रही थी। यानी कभी कुछ चेक कर रही थी तो कभी कुछ कर रही थी और फिर बच्चों वाली हरकतें करने लग जाती है। फिर तभी वैचू के पास आई और उसको भी क्लीन करने लगी, ये बोलकर कि तुम बहुत देर से बैठे हुए हो इसलिए तुम पर डस्ट आ चुकी है। और फिर जब दोबारा से सब सामान को देखकर क्लीन कर रही होती है कि तभी उसने वैचू के काफी एक्सपेंसिव शोपीस को तोड़ दिया एंड शांति से खड़ी रह गई। वैचू को गुस्सा आता तो है प्याओशी की हरकतों पर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो तब प्याओशी जल्दी से यहाँ से भाग गई कि जैसे उसने कुछ करा ही नहीं हो। वेल अब दिखाया जाता है कि प्याओशी वैचू के रूम में थी एंड यहाँ की भी क्लीनिंग कर रही थी। फिर वो वैचू की हेल्प कराती है उसको बेड तक लाने में, लेकिन जब वो वैचू की हेल्प करा ही रही थी कि तभी दोनों बेड पर गिर गए। वैचू प्याओशी को देखता रह गया, तो वहीं प्याओशी भी काफी ज्यादा नर्वस होने लगी इतने ज्यादा क्लोज होने की वजह से, इसलिए तभी वैचू से दूर हो जाती है और बोली कि मैं कल सेम टाइम पर आ जाऊंगी, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वैचू स्माइल करने लगा क्योंकि अब वो धीरे धीरे प्याओशी को पसंद करने लगा है। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी अपने रूम में आकर काफी ज्यादा परेशान होती है, पूरी बात शाओ शाओ को बताती है एंड कहती है कि वैचू बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझसे पूरे दिन काम कराता है और मेरी तारीफ भी नहीं करता। तो तब शाओ शाओ हैरान होने लगती है कि क्या तुम वैचू की हेल्प करा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ भी जाओ, क्योंकि जब दो लोग अकेले ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिस बात पर प्याओशी जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर वैचू दुनिया का लास्ट मैन हुआ तब भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। फिलहाल मैं उसकी हेल्प इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उसके पैर पर चोट मेरी वजह से लगी थी, प्लस मैंने उसका एक्सपेंसिव कोट भी जला दिया था। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि कैसे प्याओशी जब सो रही थी तो तब वैचू उसे कॉल करके उठाता है एंड अपने घर आने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। एक्चुअली वैचू सब चीज़ों का हिसाब कर रहा है कि कैसे कैसे प्याओशी को वैचू के कोट के पैसे देने हैं एंड प्याओशी की वजह से वैचू जो इंजर्ड हुआ है, इसलिए इस चीज़ का हिसाब प्याओशी वैचू से हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीख कर चुकाएगी। यानी टाइची मार्शल आर्ट में और ज़्यादा एक्सपर्ट बनेगी, तभी वैचू प्याओशी की ये सब चीज़ें माफ़ करेगा। प्याओशी हैरानी हुई कि क्या सिर्फ टाइची को और अच्छे से सीखने पर तुम ये सब चीज़ें माफ़ कर दोगे। एंड देखा, मुझे पहले पता था कि तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, फिर तुम ये सब बातें छुपा क्यों रहे थे। वैचू बोला कि बस ऐसे, और फिर समझाता है कि कितने दिन वैचू के साथ रहकर टाइची सीखने पर वैचू के कोट के पैसे माफ़ करे जाएंगे। तो तब पहले तो प्याओशी जल्दी से मान जाती है कि बस टाइची तो सीखना होगा, वैसे भी वो मुझे पहले से आता है, लेकिन फिर तभी चुप हो गई और बोली कि मुझे इस बारे में ग्रैंडपा से बात करनी होगी क्योंकि वो मुझे बाहर वालों के सामने टाइची स्किल्स दिखाने से मना करते हैं। तो तब इस बात पर वैचू बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलकर बात करना चाहता हूँ। प्याओशी हैरान हुई कि क्या तुम मेरे घर जाना चाहते हो। वैचू बोला कि हाँ, और फिर प्याओशी से कार अरेंज करने के लिए बोलने लगा। प्याओशी अकेले में आती है एंड शाओ शाओ से कार लाने का बोलती है ताकि फिर ये दोनों शाओ शाओ की कार से ग्रैंडपा से मिलने जा सके। वेल अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि कैसे प्याओशी वैचू को बाहर ले आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स इनके फोटोज क्लिक करने का वेट कर रहे थे, इसलिए प्याओशी वैचू को साइड में लेकर छुप गई एंड शाओ शाओ को कॉल करने लगी कि जल्द से जल्द कार लेकर आओ ताकि कोई भी हम दोनों की साथ में बाहर जाने वाली फोटोज क्लिक नहीं कर ले। तो तब शाओ शाओ बोलती है कि हाँ, मैं आ रही हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ। पर जब उसे बाई दिखा तो तब वो बाई को आवाज़ देती है एंड कॉल कट कर देती है। प्याओशी हैरान हुई कि क्या इसने अपने प्यार के चक्कर में फ्रेंड को धोखा दे दिया है। तो वहीं बाई पहले शाओ शाओ को हेलो करता है, फिर बताने लगा कि तुम्हारा टायर पंचर है। शाओ शाओ बाहर आकर चेक करने लगी कि ये कब हुआ, और जब कुछ और चेक कर रही थी
कि तभी वो वहीं पर गिर गई एंड उसके पैर पर चोट लग गई। तो तब बाई शाओ की उठने में हेल्प कराता है एंड बोला कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। जिस बात को सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश होने लगती है एंड सच में प्याओशी के बारे में भूल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ प्याओशी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि भला शाओ कब आएगी, कि तभी रिपोर्टर्स यहाँ आ जाते हैं एंड फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं यूनिवर्सिटी न्यूज हेडलाइन के लिए। तो तब टैन प्याओशी को आवाज देता है एंड कार में बैठने का बोलता है, यानी ऐसे दिखाता है कि जैसे वो प्याओशी की हेल्प करना चाह रहा है। प्याओशी भी मान गई लेकिन वैजू शांत बैठा रहा क्योंकि उसे पता है कि टैन उसका दुश्मन है जो कि उसकी मदद जरूर किसी वजह से कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि तीनों कार में थे, जहाँ प्याओशी टैन से बोली कि सीनियर आप तो पूछ ही नहीं रहे हो कि हमें कहाँ जाना है। तो तब टैन कहता है कि डियर जूनियर, मुझे पहले वैजू से कुछ काम है, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारी लोकेशन पर छोड़ दूंगा। और फिर तभी वो कार को गैरेज में ले आया जहां उसके फैकल्टी मेंबर्स पहले से थे। प्याओशी कुछ समझ नहीं पाई तो वहीं टैन बोला कि हम करेक्ट लोकेशन पर आ चुके हैं। और फिर जब कार से बाहर आने के बाद वैजू से भी बाहर आने का बोलता है ताकि वैजू को सबक सिखा सके। कि तभी प्याओशी टैन का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देती है एंड खुद भी बाहर आ गई। टैन हैरानी से बोला कि क्या बात, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। वैसे तो मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी, पर अब लगता है कि होने वाली है, क्योंकि शायद तुम वही लड़की हो जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, यानी मिस्टीरियस टाइची मास्टर। प्याओशी कोई जवाब नहीं देती, बस टैन को घूर रही थी। तो तब टैन बोला कि वैसे तुम छुपने में बहुत एक्सपर्ट हो, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की तुम निकलोगी। प्याओशी मन ही मन बोली कि ग्रैंडपा ने मुझसे फाइट करने से मना करा है, लेकिन मुझे एक बार फिर वैजू को बचाने के खातिर फाइट करनी ही होगी, क्योंकि आज वो मेरी वजह से इंजर्ड है। इसलिए तभी सॉरी ग्रैंडपा बोलकर कार का डोर क्लोज कर देती है। एक लड़का प्याओशी से फाइट करने आने लगा, लेकिन टैन उसे रोकता है और बोलता है कि इस लड़की के लिए मैं अकेला काफी हूँ, क्योंकि अभी तक इसका सामना मुझसे नहीं हुआ था। और फिर तभी टैन ने प्याओशी से फाइट करनी स्टार्ट कर दी एंड अब क्योंकि वो लीडर है इसलिए ऑब्वियसली बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए एक टाइम के लिए प्याओशी रुक जाती है। फिर उसने अपने मन को शांत करा एंड दोबारा से फाइट करने लगी। और अब क्योंकि वो फुल फॉर्म में है इसलिए टैन पर इतने अच्छे से अटैक कर रही थी कि वो उसके अटैक्स को हैंडल नहीं कर पाया, बल्कि शॉक रह गया कि आखिर ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे है। प्याओशी स्पेशली बार बार टैन की चिन पर अटैक कर रही होती है, जिस वजह से टैन ज्यादा देर टिक नहीं पाता, यानी कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई लेकिन तब भी वो प्याओशी से हार गया। तो तब बाकी सब मेंबर्स प्याओशी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वैजू अंदर बैठकर बोलता है कि प्याओशी इन सबको 5 मिनट्स के अंदर हरा देगी, लेकिन जब विंडो से बाहर देखता है तो बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि प्याओशी ने इन सबको हराने में 5 मिनट्स भी नहीं लिए, बल्कि 2 मिनट के अंदर सभी को हरा दिया था। टैन रोते हुए बोला कि तुमने नॉनस्टॉप मेरी चिन पर अटैक करा, जो कि सही नहीं है। भला तुम्हारी बॉडी में इतनी पावर आई कहाँ से है। तो वहीं अब वैचू ने भी डोर ओपन कर लिया था। प्याओशी बोली कि बताओ मैंने अच्छे से फाइट करी ना। तो तब वैचू बोलता है कि हाँ बस ठीक थी। तो ये सुन प्याओशी चिढ़ने लगी कि तुम कभी मेरी तारीफ क्यों नहीं करते हो, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। टैन प्याओशी को धमकी देने लगता है कि अब मैं सभी को बता दूंगा कि वो मास्क गर्ल तुम हो। तो ये सुन प्याओशी परेशान होने लगी कि तभी वैचू प्याओशी को मार्कल देता है इन सभी के फेस खराब करने के लिए। प्याओशी ये काम करने से पहले जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। तो तब वो सभी बुरी तरह डर गए कि प्लीज ऐसा मत करना। अब हमें दिखाया गया कि प्याओशी टैन की कार लेकर जा रही है, जहाँ उसने वैचू को अपना मोबाइल दिया एंड ग्रैंडपा को कॉल करने के लिए बोला, ये बताकर कि ग्रैंडपा का नंबर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द यूनिवर्स के नाम से सेव है। वैचू कॉल डायल कर देता है तो तब वो उनको बता देती है कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ घर आ रही हूँ। बाय द वे प्याओशी फुल स्पीड से ड्राइव कर रही थी, इसलिए वैचू डरने लगा कि क्या तुम्हें ड्राइविंग आती भी है। तो तब वो बताती है कि जैसे मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ वैसे ही ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ। तो ये सुन वैचू का डर के मारे बुरा हाल हो गया। फाइनली ये दोनों घर आ गए, जहाँ प्याओशी सोच ही रही थी कि मैं ग्रैंडपा को कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि वैचू मेरा सिर्फ दोस्त है। कि तभी उसे ग्रैंडपा डोर पर ही मिल गए, जो कि फिलहाल प्याओशी को चुप करा देते हैं एंड वैचू का घर में वेलकम करते हैं। तो ये सुन वो उन्हें थैंक्स करने लगा। अब वैचू प्याओशी के घर में है, जहाँ प्याओशी ग्रैंडपा को बताती है कि ग्रैंडपा ये जबरदस्ती आया है, मैं नहीं लाई हूँ, इसलिए आप प्लीज इसको मेरा बॉयफ्रेंड मत समझना। पर अब क्योंकि प्याओशी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, इसलिए ग्रैंडपा फेक स्माइल देते हैं और प्याओशी को चुप करा देते हैं कि पता नहीं तुम बड़ी कब होंगी। फिर बोले कि मैं गार्डन में कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। और जब चले गए तो तब प्याओशी वैचू से पूछती है कि क्या तुम पानी पियोगे। वैचू बोला कि हाँ, लेकिन पानी खत्म हो चुका था, इसलिए प्याओशी पानी लेने किचन में चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉक्सिंग फैकल्टी के बॉयज़ की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, यानी प्याओशी ने इनके फेस खराब कर दिए थे एंड ये सब टैन से
पूछ रहे हैं कि बॉस पक्का वो लड़की चली गई है ना, एंड यहाँ और कोई तो नहीं है जो हमें ऐसी हालत में देख ले। तो तब टैन बोला कि नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा, इसलिए जल्दी चलो यहाँ से। और फिर तभी ये सभी अपना फेस छुपाते हुए भाग गए। वेल अब दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा आ चुके हैं एंड प्याओशी भी पानी लेकर आ चुकी थी, बट वो पानी निकाल कर वैचू को नहीं देती बल्कि ग्रैंडपा को दे देती है। ग्रैंडपा एक बार फिर फेक स्माइल देने लगे और बोले कि प्याओशी बेटा तुम कब बड़ी होगी, यानी गेस्ट के साथ रूड बिहेव मत करो वरना सब सोचेंगे कि तुम्हें मैंने बिगाड़ा है। और फिर खुद से वैचू को पानी देने लगे। वैचू पानी पी लेता है। फिर अब ग्रैंडपा ने पूछा कि क्या मैं आपके यहाँ आने का रीजन पूछ सकता हूँ। तो ये सुन वो जब जैसी बताता है कि मेरा फुल नेम बी वेनचेन वैचू है। तो तब ये बात जानकर ग्रैंडपा बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वैचू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि टाई ची मार्शल आर्ट की मेन फैमिली का फ्यूचर सक्सेसर है। इसलिए ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वेल वो प्याओशी को खाना गर्म करने के बहाने किचन में जाने का बोलते हैं। प्याओशी जा नहीं रही थी कि अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ, पर उन्होंने प्याओशी को ज़बरदस्ती यहाँ से भेज दिया ताकि वो अकेले में वैचू से बात कर पाएं। प्याओशी के जाने के बाद वैचू जब बताता है कि मुझे ग्रैंडमदर ने भी आपके बारे में एक बार बताया था, तो ये सुन वो और भी ज़्यादा शॉक रह गए कि इसका मतलब ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ आया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि ग्रैंडपा बुरी तरह शॉक रह गए थे ये जानकर कि आखिर वैचू है कौन, एंड मेरे बारे में भी अच्छे से जानता है क्योंकि वैचू की ग्रैंडमदर प्याओशी के ग्रैंडफादर को जानती थी। पर इन दोनों के बीच यहाँ क्या बातें होती हैं ये हमें बताया नहीं जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि शाओशा जो कि बाई के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई है, कि तभी वो प्याओशी को कॉल करती है एंड कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाई, जिस वजह से रिपोर्टर्स ने तुम्हारे और वैचू के फोटोज क्लिक कर लिए एंड अब पूरी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों के बारे में बातें हो रही हैं कि तुम दोनों इतने क्लोज कैसे हो। प्याओशी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैचू और मेरे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। तो तब शाओशा कहने लगी कि लेकिन अब जिनरुई तुम्हें नहीं छोड़ेगी क्योंकि शायद तुम जानती नहीं हो कि जिनरुई स्टार्टिंग से वैचू को पसंद करती आई है, जो बात पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। तो तब प्याओशी बोली कि कोई नहीं, मैं इस चीज को भी ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो फिर अब शाओशा अपनी स्टोरी बताने लगती है कि आज बाई ने कैसे मेरी हेल्प करी जब मेरे पैर पर चोट लग गई थी। तो ये सुनकर प्याओशी शाओशा के लिए खुश होने लग जाती है। वेल अब दिखाया गया कि बाई शाओशा को बुलाता है एंड मेडिसिन देता है। शाओशा बाई को थैंक्स करती है एंड मेडिसिन के पैसे देने लगी, लेकिन बाई वो लेता नहीं है बल्कि बोला कि मैं सीनियर हूँ इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने जूनियर्स का ध्यान रखना। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि वैचू प्याओशी के घर पर डिनर कर रहा है जहाँ ग्रैंडपा बहुत अच्छे से वैचू को ट्रीट कर रहे थे। वैचू को अपने हाथ से खाना निकाल कर देते हैं। तो तब प्याओशी ग्रैंडपा से बोली कि ग्रैंडपा आप सीनियर वैचू पर इतना ध्यान मत दीजिए, यानी इन्हें देर हो रही होगी इसलिए इन्हें खाकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तो तब ग्रैंडपा प्याओशी को चुप कराने लगते हैं एंड वैचू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें खाना पसंद आया। तो तब वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि आपकी कुकिंग स्किल्स दूसरों की कुकिंग स्किल्स से एकदम अलग है। प्याओशी मुंह बनाने लगी क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी बात कर रहा है। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि एक्चुअली प्याओशी को खाना खाना तो पसंद है लेकिन बनाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने आज तक प्याओशी की हाथ की बनी हुई कोई भी डिश नहीं खाई है। फिर तभी वैचू से पूछते हैं कि पर तुम्हें कैसे पता कि प्याओशी कुकिंग में अच्छी नहीं है, यानी आखिर तुम दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो तब प्याओशी बात काटने की कोशिश करने लगी कि नहीं ग्रैंडपा हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं, पर वैचू बता देता है कि ये रोज मेरे घर पर कुकिंग करने आती है। ग्रैंडपा और ज्यादा शौक रह गए इस बात को सुनकर। तो वहीं प्याओशी मुकर रही होती है कि सीनियर वैचू झूठ बोल रहे हैं, आप प्लीज इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो छोड़ो, तुम दोनों लड़ाई मत करो बल्कि आराम से खाना खाओ। और जब दोबारा वैचू को खाना निकाल कर देने लगे तो तब प्याओशी जेलस हुई और बोली कि मुझे भी दो। तो तब ग्रैंडपा हंसते हैं और अपने हाथों से प्याओशी को भी खाना निकाल कर देते हैं। वैचू भी प्याओशी की जेलिसी देखकर हंस रहा था। फिर जब मीट का लास्ट पीस बचता है तो तब उसे वैचू के उठाने से पहले प्याओशी उठाने लगती है और वैचू को गुस्से से घूर रही थी और फिर तभी उस पीस को खा गई। ग्रैंडपा प्याओशी से बोलते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तो वहीं वैचू बोलता है कि ग्रैंडपा ये बहुत ही खाती है। तो तब प्याओशी मुंह बनाने लगी कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। वेल अब आफ्टर डिनर दिखाया जाता है कि वैचू बोल रहा है कि मैं डिशेज वॉश कर दूंगा, लेकिन ग्रैंडपा मना कर देते हैं कि आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आप गेस्ट हो, बल्कि प्याओशी सब काम कर देगी और हम दोनों बैठकर आराम से अधूरी बातों को पूरा करेंगे। तो ये सुन प्याओशी मुंह बनाने लगी। जिसके बाद अब दिखाया गया कि ग्रैंडपा वैचू से बात कर रहे थे कि अच्छा रहेगा कि वो पुराने मैटर्स जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए
है। तो तब वैचू उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, पर जब प्याओशी आई तो ये दोनों उसे देखकर चुप हो गए। प्याओशी पूछती है कि आखिर आप दोनों ऐसी कौन सी बात कर रहे हो कि मेरे आते ही चुप हो जाते हो। तो तब ग्रैंडपा ने बताया कि हम पास्ट की बातें कर रहे हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तो तब प्याओशी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीनियर वैचू आपको बुली कर रहे हैं, है ना? यानी सच बताओ ग्रैंडपा, आखिर बात क्या है, ताकि मैं आपको बचा पाऊं। ग्रैंडपा प्याओशी को डांट कर चुप करा देते हैं कि तुम्हें वैचू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो तब वैचू बोला कि ग्रैंडपा इट्स ओके, मैं प्याओशी को सब समझाता हूँ, और फिर बताने लगा कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। प्याओशी हैरान हुई कि भला कैसी जिम्मेदारी। तो तब वैचू ने बताया कि ग्रैंडपा तुमको मेरी स्टूडेंट बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि वैचू प्लीज मेरी नदान ग्रैंड डॉटर का अच्छे से ख्याल रखना। तो तब प्याओशी इन दोनों की बातों से कुछ भी समझ नहीं पाती है, जिसके बाद अब हमें प्याओशी के हाथ में एक एग्रीमेंट दिखाया जाता है जिसको प्याओशी ध्यान से देख रही है, एंड ग्रैंडपा वॉइस ओवर में प्याओशी को सब समझा रहे हैं कि वैचू टाइची मार्शल आर्ट फैमिलीज की मेन फैमिली का सक्सेसर है जो कि तुम्हें अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जैसे कि गॉड ने कोई विश पूरी कर दी हो, इसलिए इसको तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ना ही इस बात को मजाक में लेना है, बल्कि अब तुम वैचू के साथ अच्छे से रहोगी, यानी जो वो कहेगा वही तुम करोगी। प्याओशी ग्रैंडपा के कहने पर ट्रेडिशनल स्टाइल में एग्रीमेंट रीड करती है कि मेरा नाम प्याओशी है, एज 18, एंड मैं मास्टर वैचू से हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीखने के लिए रेडी हूँ, एंड अब से मैं मास्टर वैचू की देख रेख में रहूंगी और उनके ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। फिर वैचू को एक टी दी जाती है जिसको वो पी लेता है। आई थिंक ये भी इनके एग्रीमेंट का पार्ट है। फिर ग्रैंडपा बोले कि सेरेमनी एंड हुई। प्याओशी वैचू के बोलने पर उठ जाती है। फिर वैचू ग्रैंडपा से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी स्टूडेंट यानी प्याओशी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो फिलहाल सभी से इस बात को छुपाएगा कि प्याओशी उसकी स्टूडेंट है, क्योंकि ऐसा करने के कुछ रीजंस हैं। बाकी प्याओशी की स्पेशल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी जाते ही स्टार्ट हो जाएगी। तो तब ग्रैंडपा इस बात के लिए मान गए, मगर वहीं प्याओशी अब भी कंफ्यूज नजर आ रही होती है कि आखिर ग्रैंडपा ने मुझे टाइची स्टूडेंट क्यों बनवाया, जबकि मैं तो यूनिवर्सिटी में पेंटिंग सीखने जा रही हूँ। तो तब ग्रैंडपा बोले कि तुम आगे चलकर धीरे धीरे सब समझ जाओगी कि आखिर तुम्हारा रियल टैलेंट किस चीज में है, यानी गॉड ने तुम्हें क्या स्पेशल पावर्स दे रखी हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए वैचू आज यहीं हमारे घर पर रुकेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि ग्रैंडपा वैचू को एक पुराना बॉक्स निकाल कर दिखाते हैं, ये बताकर कि ये बॉक्स बचपन में प्याओशी का खजाना हुआ करता था, एंड ये जो पेंडल है इसे प्याओशी बचपन में एनी टाइम पहनी रहती थी, यानी उसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जो कि उसने अपने पेरेंट्स से जिद करके लिया था। प्याओशी के पेरेंट्स के जाने के बाद प्याओशी के पास उसके पेरेंट्स की बस यही एक निशानी है। तो तब वैचू को लगा कि प्याओशी के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ग्रैंडपा बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि वो जिंदा हैं और एब्रॉड में है, पर बस बचपन से प्याओशी मेरे ही पास रही है। तो ये सुन वैचू उन्हें सॉरी करने लगा। ग्रैंडपा आगे बताते हैं कि बचपन में प्याओशी बहुत रोती थी क्योंकि उसकी क्लास के लड़के उसे बुली करते थे, इसलिए मैंने प्याओशी को टाइची मार्शल आर्ट सिखाया, जिसके बाद कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई प्याओशी को बुली करने की। एक बार तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए थे शिकायत करने, क्योंकि प्याओशी ने उन सभी के बच्चों यानी कि उन बैड बॉयज को मार मार कर सबक सिखा दिया था। तो ये सुन वैचू हंसने लगा और बोला कि हाँ, ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उस टाइम भी प्याओशी लड़कों को मार मार कर उनकी कैसी हालत कर देती होगी। कि तभी प्याओशी आई एंड कहने लगी कि ग्रैंडपा इतनी रात हो चुकी है, आप सो क्यों नहीं रहे हो, यानी चलो आप सो जाओ। ग्रैंडपा बोले कि पर मैं वैचू से और भी बातें करना चाहता हूँ, पर प्याओशी उनकी एक नहीं सुनती है बल्कि जाने का बोलती है। तो तब ग्रैंडपा कहने लगे कि मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी ग्रैंड डॉटर बड़ी हो चुकी है एंड अपनी खुशियाँ ढूंढ चुकी है। प्याओशी कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप प्लीज ऐसा मत सोचो। तो तब वो सॉरी करते हैं और यहाँ से चले गए। ग्रैंडपा के जाने के बाद प्याओशी वैचू से अपना बॉक्स वापस ले लेती है एंड कहती है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी की पर्सनल चीजों को हाथ नहीं लगाते। तो तब वैचू सॉरी कहता है, फिर बोलता है कि वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा अपने ग्रैंडफादर के साथ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये सुन वो खुश होने लगी, फिर बोली कि क्यों, क्या तुम्हें जेलिसी फील हो रही है। तो तब वैचू चुप हो गया एंड अपने घर का सीन याद करने लगा कि कैसे अपने पेरेंट्स के घर में वो सारे टाइम अकेला रहता था जब 1 साल पहले इंजर्ड हुआ था, एंड घर की मेड्स उसे देखकर बातें बनाती थी कि मास्टर वैचू की फैमिली मास्टर वैचू को सक्सेसर की पोजीशन पर से हटाने का सोच रहे हैं, ताकि फिर कोई और टाइची फैमिली का सक्सेसर बन सके, क्योंकि अब पता नहीं मास्टर वैचू कब तक ठीक होंगे। तो तब ये बातें सुनकर वो उदास होता था एंड प्रेजेंट में एक बार फिर ये सब बातें याद करके उदास हो गया। प्याओशी पूछती भी है कि क्या हुआ, यानी मैंने क्या कुछ गलत कह दिया है।
पर जब वैचू कोई रिप्लाई देता ही नहीं तो तब वो बोलती है कि ठीक है मत बताओ, और फिर खुद भी शांत होकर बैठ गई। वेल अब दिखाया जाता है कि काफी रात हो चुकी है, यानी कि ये सोने का टाइम है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वैचू कहाँ सोए, यानी प्याउशी अपना बेड वैचू को देने से मना कर देती है और बोलती है कि तुम चेयर पे सो जाओ। तो ये सुन वैचू इनोसेंट फेस बनाकर प्याउशी को देखने लगा। तो तब प्याउशी बोली कि देखो प्लीज मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, लेकिन फिर बाद में रेडी हो गई कि ठीक है तुम मेरे बेड पर सो सकते हो और मैं बाहर चेयर पे सो जाऊंगी। और फिर जब वैचू को अपने रूम में छोड़कर चली गई तो तब वैचू प्याउशी की फोटोज देखते हुए बोला कि पता नहीं तुम कब मेरी इंटेंशन को समझोगी कि मैं आखिर तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। वेल सीन कट होता है और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ प्याउशी सोकर उठ चुकी है, लेकिन उसके शोल्डर में पेन था, इसलिए कोई उसके शोल्डर्स दबाने लगा। प्याउशी को लगता है कि ये ग्रैंडपा है, मगर फिर पता चला कि ये तो वैचू है, इसलिए प्याउशी दूर हो गई। मगर अब उसके शोल्डर्स का पेन जा चुका था, जिसके बाद दिखाया गया है कि ग्रैंडपा आते हैं और इन दोनों से ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलते हैं। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों वापस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और फिर ग्रैंडपा को बाय बोलकर यहाँ से चले गए। तो तब ग्रैंडपा खुश होने लगे कि मेरी ग्रैंड डॉटर प्याउशी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि प्याउशी नो एंट्री में कार पार्क कर देती है और फिर बोली कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। तो तब वैचू बोलता है कि रहने दो, वैसे भी ये जिसकी कार है अब वही इसकी फिक्र करेगा। एक्चुअली ये कार 10 की थी कि तभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आए एंड वो नो एंट्री में कार देखकर उसका नंबर अपने पास लिखने लगते हैं एंड अब इस कार को अपने साथ ले जाएंगे। 10 भी यूनिवर्सिटी आ चुका था, जो कि जब अपनी कार के साथ ये सब होते हुए देखता है तो तब काफी ज्यादा परेशान होने लगा, मगर उसे उसके स्टूडेंट्स रोक देते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि 10 अकेले में आकर प्याउशी एंड वैचू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है कि तभी कोई उसे कॉल करता है एंड कहता है कि क्या तुम आज भी काम पूरा नहीं कर पाए। 10 समझाने लगता है कि मैं काम पूरा कर देता, पर वैचू को एक बार फिर उस लड़की ने बचा लिया जिसने लास्ट टाइम भी बचाया था। तो तब जो पर्सन कॉल पे था वो 10 पर बुरी तरह चिल्लाने लगा और उसे डांटता है, साथ ही धमकी भी देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी काम सही से नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। और फिर तभी उस पर्सन ने कॉल कट कर दी। तो तब ये सब सुनने के बाद 10 और भी ज़्यादा परेशान होने लगा कि अब आखिर उसे क्या करना चाहिए। बाय द वे ये कॉल वाला पर्सन है कौन और वैचू को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है, ये सब बातें हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्याउशी ने एक बार फिर वैचू के लिए खाना रेडी करा है, ये बताकर कि इस बार मैंने सोया सॉस की जगह विनेगर नहीं डाला है, इसलिए डिश टेस्ट करो, तुम्हें इस बार ये पक्का पसंद आएगी। तो तब वैचू ने डिश टेस्ट करी एंड इस बार उसे वाकई में प्याउशी की डिश पसंद आई। फिर प्याउशी वैचू से सूप टेस्ट करने का कहती है, पर इस बार वाला सूप पिछली बार वाले सूप से भी बुरा बना हुआ था। पर तब भी वैचू प्याउशी को इस बारे में नहीं बताता, बल्कि बोला कि ये अब की बार और भी अच्छा बना है, पता नहीं तुम इसमें क्या डालती हो। प्याउशी कहने लगी बहुत सारा प्यार और अपनी कुकिंग स्किल, और फिर बोली कि अब जब सभी काम हो चुके हैं तो मैं जा रही हूँ। वैचू बोला क्लास एंड होने के बाद टाइम से वापस आ जाना, बट प्याउशी मना कर देती है, ये बताकर कि कल मेरा एग्जाम है जिसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो तब वैचू बोला कि कोई नहीं, वो भी मैं करा दूंगा। तो तब प्याउशी को लगा कि वैचू मजाक कर रहा है, क्योंकि मेरे एग्जाम के बारे में इन्हें कैसे पता हो सकता है, इसलिए वो बस बिना कोई बहस करे यहाँ से चली जाती है। जबकि वैचू ये कहता रह गया कि टाइम से वापस आ जाना और किसी भी अनजान से बात मत करना। वेल अब हम क्लास सीन देखते हैं जहाँ टीचर बता रहे हैं कि एक गुड न्यूज है कि प्याउशी की पेंटिंग चाइना एंड जापानीज एग्जीबिशन के लिए नॉमिनेट हुई है, इसलिए हमारी फैकल्टी से प्याउशी उस एग्जीबिशन में जाएगी। तो तब इस बात को सुनकर शाओ तो प्याउशी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, पर प्याउशी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिन पेंटिंग्स को सब प्याउशी की समझ रहे हैं वो सब उसकी नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा की हैं। पर वो तब भी फिलहाल आफ्टर क्लास एग्जीबिशन में आ गई, जहां उसकी एक जापानीज स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिसका नाम है शैन यू, जो कि प्याउशी से बात करने लगता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्याउशी भी शैन यू को हेलो करती है और बोली कि तुम्हारी चाइनीज लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी है, जबकि तुम एक जापानीज हो। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली मुझे शुरू से चाइनीज कल्चर में इंटरेस्ट रहा है। वेल दोनों बात करते हैं, जहाँ बातों बातों से पता चला कि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं। फिर जब प्याउशी की पेंटिंग के बारे में बताया गया तो तब शैन यू शॉक रह गया कि क्या सच में इसे तुमने ड्रॉ करा है। प्याउशी बोलती है कि हाँ शायद ऐसा ही है। तो तब वो उसकी नॉन स्टॉप तारीफ करने लगा। फिर पेंटिंग को देखकर एक
पोयम बोलता है, लेकिन वो पोयम की लास्ट लाइन्स भूल रहा था। तो तब प्याओशी उन लाइन्स को कंप्लीट कर देती है। शैन्यू शॉक रह जाता है कि वाओ, क्या तुम्हें भी ये पोयम पसंद है। फिर दोनों फिर से बातें करने लगे, यानी दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। बाय द वे, शैन्यू आर्ट का ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा फेमस है, ठीक वैचू की तरह। दूसरी तरफ वैचू परेशान हो रहा होता है कि प्याओशी अभी तक वापस क्यों नहीं आई और इस लड़की ने अपना मोबाइल भी क्यों बंद कर रखा है। तो वहीं प्याओशी अभी भी शैन्यू के साथ थी एंड पेंटिंग्स के बारे में ही बातें कर रही थी। फिर बोली कि आप कभी हमारी यूनिवर्सिटी भी आना, मैं आपको कई सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखाऊंगी। तो ये सुन वो खुशी से मान गया। प्याओशी नाइस टू मीट यू एंड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तो तब शैन्यू प्याओशी से मिलने के बाद कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा होता है, जैसे कि उसे प्याओशी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी हो, यानी कि ड्रामे में लव ट्रायंगल स्टार्ट होने वाला है। इसलिए शैन्यू फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगा कि मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मिलूंगा प्याओशी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी वापस वैचू के घर आ चुकी है डिनर रेडी करने, लेकिन पता चला कि वैचू खुद से डिनर बना चुका था। क्योंकि प्याओशी ने आने में देरी कर दी थी, इस वजह से वो प्याओशी को डांटता भी है कि टाइम से आया करो। प्याओशी बोली कि क्या सच में नूडल्स तुमने बनाए हैं। वैचू बताता है कि हाँ, और प्याओशी से उन्हें खाने के लिए बोलने लगा। प्याओशी कभी ब्लैक पेपर मांगती है तो कभी पानी मांग रही थी। तो तब वैचू चुपचाप सभी काम कर रहा होता है ताकि प्याओशी आराम से खाना खा सके। लेकिन अचानक प्याओशी को एक बात याद आई कि वैचू खड़ा कैसे है, यानी स्टेयर्स पर से गिरने की वजह से तो उसकी इतनी बुरी चोट लग गई थी कि इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए पूछती है कि सीनियर वैचू, आपके लेग्स। वैचू भी शॉक खड़ा रह गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, यानी मेरा झूठ पकड़ा गया है। तो वहीं प्याओशी गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि तुम बहुत बड़े ड्रामाबाज और लायर हो, जिसको मैं कहीं से भी कोर्ट के पैसे लाकर दे दूंगी, लेकिन वापस से तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वैचू परेशान होने लगा कि आखिर मैं भूल कैसे सकता हूँ कि मैं प्याओशी के सामने लेग्स इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि हम दोनों ज्यादा टाइम साथ रह सकें। वेल, अब हम देखते हैं कि प्याओशी वैचू को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए वापस अपने हॉस्टल रूम आती है कि वैचू कितना बड़ा झूठा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना झूठा इंसान नहीं देखा, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा है जिससे मैं कभी बात नहीं करूंगी। तो तब शाओ प्याओशी को शांत कराने लगती है। तो तब थोड़ी बहुत देर के बाद प्याओशी फाइनली शांत हो गई। फिर अब दिखाया गया कि जब वो अपने कल वाले एग्जाम के लिए स्टडी कर रही थी, तो तब शाओ कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ स्नैक्स बाय करने, क्योंकि देखो मैंने इतनी स्टडी कर ली है कि मैं पतली हो गई। तो तब प्याओशी बोली कि हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। और जब खुद स्टडी कर रही होती है तो तब यहाँ उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे वैचू की कॉल आई, जो कि प्याओशी को वापस आने के लिए कहता है। प्याओशी साफ मना कर देती है कि मैं मर जाऊंगी पर अब कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी, झूठे इंसान कहीं के। तो तब वैचू बोला कि देखो कल तुम्हारा एग्जाम है जिसकी मैं तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन करा सकता हूँ, इसलिए बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो और वापस आ जाओ। लेकिन प्याओशी मान नहीं रही होती है कि तभी वैचू को कुछ फील हुआ कि जैसे कोई आया है और फिर तभी कोई पीछे से वैचू पर अटैक करता है। लेकिन वैचू उस पर्सन के अटैक से बच चुका था। फिर बस होना क्या था, इन दोनों के बीच फाइटिंग होने लगी। बाय द वे, ये पर्सन है कौन जो वैचू पे अटैक कर रहा है, इस बारे में वैचू समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ प्याओशी को भी समझ आ चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, जो मोबाइल पर से अजीब आवाजें आ रही हैं। इसलिए पहले तो वो कई बार हेलो हेलो करती है, पर जब कुछ टूटने की आवाज आई तो वो तुरंत वैचू को बचाने जाने लगी। और वहीं वो मिस्टीरियस लड़की वैचू को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई होती है, जिसे वैचू वीक बॉडी होने की वजह से सही से संभाल नहीं पा रहा था। लकीली यहाँ आर्या एंड चैनबिंग ये दोनों आ गए वैचू से मिलने और सोच रहे होते हैं कि कहीं हम सीनियर वैचू को परेशान तो नहीं कर रहे हैं इस टाइम उनके घर आकर। लेकिन जब इन दोनों को भी घर के अंदर से लड़ने की आवाजें आई तो ये तुरंत वैचू के पास आ गए, जहाँ अब चैनबिंग लड़की से फाइट कर रहा है। और वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इसलिए आर्या भी साथ में फाइट करने लगी, जिस वजह से वो लड़की दूर जाकर गिरती है और फिर तभी वो यहाँ से भाग गई, जिसके पीछे पीछे चैनबिंग एंड आर्या दोनों बाहर तक आते हैं। लेकिन वो लड़की जा चुकी थी कि तभी इन्हें बाहर एक हेयर क्लिप पड़ी मिली, जिसको ये उस लड़की का समझकर अपने पास रख लेते हैं। वेल, अब हम देखते हैं कि ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ये सब किसने करा। एक्चुअली अभी इन सभी को समझ नहीं आया है कि वो फेस हाइड वाली एक लड़की थी, ना कि कोई लड़का जिसने वैचू पर अचानक से अटैक करा है। आर्या बताती है कि हमें बाहर से ये हेयर क्लिप मिला है। तो वैचू बोला कि वैसे तो मेरे घर के बाहर कई सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस हिडन पर्सन की फाइटिंग स्किल्स थी, ये पक्का कैमरास से बचकर आया होगा। आर्या और चैनविन आज रात यहीं रुकने का कहने लगते हैं ताकि वैचू को प्रोटेक्ट कर सकें।
लेकिन वैचू मना कर देता है कि तभी प्याओशी भी यहाँ आ गई एंड वैचू के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी कि क्या तुम ठीक हो। वैचू कहता है कि हाँ बस कैट आ गई थी जिस वजह से ये सब हुआ है। तो वहीं प्याओशी को परेशान देखकर आर्या एंड चैनविंग स्माइल कर रहे होते हैं। प्याओशी परेशान होकर कहने लगती है कि नहीं, एक कैट ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए सच सच बताओ कि क्या हुआ था एंड तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। लेकिन फिर तभी वो चुप हो गई और आर्या एंड चैनविंग को हेलो करने लगी क्योंकि वो दोनों नॉन स्टॉप स्माइल कर रहे थे प्याओशी को परेशान देखकर। फिर कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ आप प्लीज़ हमें माइंड मत करो एंड अपना कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमें भी अच्छा लग रहा है ये देखकर कि सीनियर वैचू की गर्लफ्रेंड उनकी कितनी ज़्यादा फिक्र करती है। वैचू आर्या और चैनविंग से यहाँ से जाने का बोलता है तो तब ये दोनों यहाँ से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी प्याओशी को बाय सिस्टर इन लॉ बोलकर जाते हैं। प्याओशी इन दोनों के जाने के बाद वैचू से कहती है कि तुमने एक्सप्लेन क्यों नहीं करा कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो तब वैचू बैठकर कहता है कि मैं क्या एक्सप्लेन करता कि तुम मेरी फिक्र में इतनी रात में भागती हुई आई हो। प्याओशी बोली कि अरे वो तो बस मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर तुम्हारी जगह और कोई प्रॉब्लम में होता तब भी मैं इसी तरह आती। वैचू कहता है कि अब जब तुम वापस आ चुकी हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फिर से फॉलो करने होंगे। प्याओशी साफ मना कर रही होती है, पर जब वैचू ने धमकी दी कि मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा कि तुमने मेरा लिमिटेड एडिशन कोट जला दिया था एंड मेरी बात भी नहीं मान रही हो, जबकि हमारे बीच एग्रीमेंट हो चुका है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तब प्याओशी मान गई कि ठीक है मैं पहले की तरह सब कर दूंगी, तुम ज्यादा बोलो मत। कि तभी अचानक वैचू की बॉडी में पेन होने लगा फाइटिंग की वजह से, इसलिए प्याओशी वैचू को उसके रूम तक लेकर आती है ताकि वैचू यहाँ आराम कर सके। वैचू प्याओशी से बोलता है कि तुम वापस अपने हॉस्टल जा सकती हो, लेकिन अब प्याओशी का वैचू को ऐसी हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं था और जब वो उसे ठीक से लिटा रही थी कि तभी दूर हो गई क्योंकि वैचू के ज़्यादा क्लोज हो जाने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी, इसलिए बाहर आकर सांस लेने लग जाती है और बोलती है कि भला मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तो वहीं वैचू भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा था कि तभी उसे बाय की कॉल आई जो कि इसी बारे में डिस्कस करता है कि कैसे मेरे रूम का भी सभी सामान फैला हुआ है। तो तब वैचू बताता है कि मेरे रूम की भी सेम कंडीशन है। तो तब बाय बोला कि इसका मतलब जिसने तुम पर अटैक करा है और जो मेरे घर पे भी आया था वो कुछ ढूंढ रहा है। और वहीं प्याओशी जो कि बाहर थी कि तभी उसे एक इंसेक्ट दिखा जिसे देखकर वो काफी जोर से चिल्लाई। बाय जब शोर सुनता है तो हैरान होकर पूछता है कि क्या प्याओशी अभी तक वापस अपने रूम नहीं गई है। तो तब वैचू कहता है कि मैं बाद में बात करूंगा, और जब जल्दी से बाहर आ गया तो तब प्याओशी ने उसे टाइटली हग कर लिया, ये बताकर कि वहाँ कॉकरोच है। वैचू बोला कि क्या कॉकरोच। तो तब प्याओशी बताती है कि हाँ, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। तो तब वैचू बताने लगता है कि ये कॉकरोच नहीं बल्कि गोल्डन टर्टल है, इसलिए इतना मत डरो, और फिर तभी उस गोल्डन टर्टल को भगा देता है। प्याओशी चैन की सांस लेने लगी, फिर बोली कि कल मेरा एग्जाम है जिसकी मुझे स्टडी करनी है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। तो तब वैचू प्याओशी को रोकता है कि नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि मैं तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगा। प्याओशी मान नहीं रही होती है, पर वैचू उसे रोक ही लेता है और अब दिखाया गया है कि वैचू ने प्याओशी को इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए और बोला कि इन्हें रीड कर लो, तुम्हें सब अच्छे से समझ आ जाएगा। प्याओशी पूछने लग जाती है कि तुम्हें आर्ट के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है। तो तब वो बताता है कि आर्ट एंड टाइची दोनों सेम चीज़ें हैं, इसलिए जिसको टाइची आती है उसे आर्ट भी आता है। वेल प्याओशी स्टडी करने लग जाती है, तो वहीं वैचू प्याओशी का ट्रेनिंग टाइम टेबल बना रहा था। फिर बोला कि मैंने ट्रेनिंग का टाइम वो फिक्स करा है जब क्लास के बाद तुम फ्री होती हो, ऐसा करने से ट्रेनिंग भी हो जाएगी और तुम्हारी स्टडी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्याओशी टाइम टेबल देखती है, फिर बोलती है कि वेट, माना मेरी स्टडी पे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरी बॉडी और लाइफ पर तो पड़ेगा ना, क्योंकि तुम खुद देखो तुमने कितने सारे किलोमीटर्स की रनिंग और कितने सारे पुशअप्स लिखे हैं एंड और भी कई सारी चीजें। बट वैचू प्याओशी की सुनता नहीं है, बल्कि बोला कि ये सब तो तुमको करना ही पड़ेगा, और तभी यहाँ से चला गया। वेल पूरी रात स्टडी करने के बाद प्याओशी जब नेक्स्ट एग्जाम देने जा रही होती है तो तब वैचू उसे प्रोटीन ड्रिंक पीने के लिए देता है। प्याओशी उसे जबरदस्ती पीती है, तो तब वैचू ने प्याओशी के फेस को क्लीन करा और फिर तभी प्याओशी यहाँ से चली गई। अब वो एग्जाम देने आ गई और तभी एग्जाम पेपर देखकर सरप्राइज रह गई कि सभी क्वेश्चंस तो वहीं आए हैं जो कि वैचू के नोट्स में थे, इसलिए खुशी से सभी के आंसर्स लिखने लग जाती है। लेकिन वही शाओ परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, इसलिए जब आफ्टर एग्जाम परेशान हो रही थी कि कैसे मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। पर वहीं प्याओशी बहुत ही खुश नजर आ रही होती है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। कि तभी टीचर आए और सभी को न्यू आर्ट स्टूडेंट के बारे में बताने लगे, जो कि और कोई नहीं बल्कि शैन्यू है, जो कि स्पेशली प्याओशी की वजह से इस यूनिवर्सिटी में आया है। सभी गर्ल्स उसे देखकर खुश होने लगती हैं, तो वहीं प्याओशी भी सरप्राइज रह गई। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
सो अभी तक हमने देखा कि शैन्यू प्याओशी के खातिर CMFU यूनिवर्सिटी में आ चुका है, जिसका इंट्रोडक्शन टीचर सभी को देते हैं कि शैन्यू कितना ज़्यादा टैलेंटेड है एंड मास्टरपीस रेडी कर चुका है। तो तब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे कि अब शैन्यू उनका क्लासमेट है। तो वहीं प्याओशी भी शैन्यू को देखकर सरप्राइज हो रही थी। शैन्यू अपनी सीट पर बैठ जाता है तो तब टीचर प्याओशी को एक काम देकर गई कि प्याओशी तुम शैन्यू को पूरी यूनिवर्सिटी एंड चाइनीज कल्चर के बारे में अच्छे से बताओगी। तो तब प्याओशी इस बात के लिए मान जाती है। शैन्यू प्याओशी से बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे दोबारा मिलकर। तो तब प्याओशी अपनी सीट शैन्यू के पास करने लगी बात करने के लिए, जो सब देखकर जिनरुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कैसे प्याओशी हर पॉपुलर लड़के की अटेंशन ले लेती है। प्याओशी ने शैन्यू को वेलकम करा एंड कहने लगी कि तुमने उस दिन तो बताया नहीं था कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने वाले हो। तो तब वो बोला कि एक्चुअली पहले मेरी ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था और आज सरप्राइज दिया है। प्याओशी खुश होने लगी, फिर बोली कि मैं तुम्हें आफ्टर क्लास यूनिवर्सिटी घुमा दूंगी। लेकिन किसी काम की वजह से शैन्यू मना कर देता है एंड बोला कि तुम मुझे कल चाइनीज कल्चर के बारे में बताना और सब जगह दिखाना। तो ये सुन प्याओशी मान गई। फिर तभी शाओ यहाँ आती है और प्याओशी का हाथ हटाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगी। एक्चुअली शाओ को शैन्यू भी अच्छा लगा, जो सब देखकर शैन्यू स्माइल करने लगता है। अब हम देखते हैं कि शाओ प्याओशी से काफी सारे क्वेश्चंस कर रही है कि आखिर तुम कल पूरी रात कहाँ थी, घर क्यों नहीं आई थी, क्या तुम वैजू के साथ थी। तो तब प्याओशी बोली कि देखो तुम्हारा क्रश बाई आ रहा है, और फिर तभी यहाँ से चली गई। बाई ने शाओ को उसका पर्स दिया ये बताकर कि इसे तुम हॉस्पिटल में ही भूल आई थी। तो तब शाओ बाई को दिल से थैंक्स करती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, हमेशा मेरी हेल्प कराते हो, इसलिए क्या मैं तुम्हें मील ट्रीट दे सकती हूँ। बाई पहले तो रेडी नहीं होता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था, पर फिर बोला कि ठीक है, जिस दिन मैं फ्री होऊंगा तो तब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तो ये सुन वो खुश होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी वैचू के घर आ चुकी है एंड वैचू को सब जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं था, यानी पूरा घर खाली था। कि तभी प्याओशी को एक पेपर मिला जिस पर वैचू ने एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ है कि मुझसे यहाँ आकर मिलो। तो तब प्याओशी उस जगह पर आ गई जहाँ वैचू था। वैचू शांति से खड़ा होता है, जिससे प्याओशी पूछती है कि क्या आज हमें ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो तब वैचू बोला कि उस पानी को ध्यान से देखो और सुनो, साथ ही इन आवाज़ों को भी अच्छे से फील करो, क्योंकि अगर तुम एक बार अपने मन को शांत करना सीख जाओगी तो तब तुम डबल स्पीड से हिडन टाइची को सीख पाओगी। प्याओशी नेचर को फील करने लगती है कि तभी वैचू ने उससे उसका मोबाइल मांगा। रिंग ट्यून चेंज करने के लिए प्याओशी अपना मोबाइल दे देती है, लेकिन उसे अनलॉक नहीं कर रही थी। तो तब वैचू ध्यान से प्याओशी को देखने लगा एंड चालाकी से मोबाइल अनलॉक कर लेता है क्योंकि मोबाइल पर फेस लॉक था। वैचू ने रिंग ट्यून चेंज कर दी एंड बोला कि ये तुम्हारा ट्रेनिंग शेड्यूल है। ये टोटल 6 स्टेमिना ट्रेनिंग्स है, जिन्हें अगर तुम अच्छे से कंप्लीट कर लेती हो तो मैं तुम्हारा कर्ज आधा कर दूंगा। प्याओशी बोली कि ठीक है, और जब जाने लगी तो तब वैचू बोला कि कल ठीक 5 बजे तुम्हें आना है। प्याओशी हैरान होती है कि क्या 5 बजे। तो तब वो बोला कि अगर एक भी मिनट तुम लेट हुई तो फिर पनिशमेंट के लिए भी रेडी रहना। प्याओशी मुंह बनाते हुए चली गई। तो तब वैचू प्याओशी को परेशान करके खुश हो रहा था। अब सुबह में भी दिखाया जाता है कि टाइम पर अलार्म बजा, इसलिए प्याओशी उठी एंड वैचू के घर आ गई। वैचू कहता है कि तुम पूरे 15 मिनट्स लेट हो, इसलिए पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। तो ये सुन वो शॉक हुई। फिर बस होना क्या था, वैचू प्याओशी से काफी ज्यादा रनिंग कराता है, इतनी ज्यादा कि प्याओशी की बुरी हालत हो जाती है, यानी कि वो थक चुकी थी, लेकिन वैचू उसे रेस्ट तक नहीं करने दे रहा था, जिस वजह से प्याओशी को वैचू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर वो तब भी उसके ऑर्डर्स मानती है। अब हम देखते हैं कि वैचू प्याओशी को टाइची ड्रेस दे रहा है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, बट प्याओशी बताती है कि सॉरी, अब मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे मेरे आर्ट टीचर ने एक जैपनीज स्टूडेंट को पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने की जिम्मेदारी दे रखी है, इसलिए मुझे उस जैपनीज स्टूडेंट से मिलना है। वैचू चिढ़ने लगा किसी और लड़के का नाम सुनकर, इसलिए बोला कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो तब प्याओशी शैन्यू की काफी सारी तारीफें भी करनी शुरू कर देती है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे कॉमिक्स से बाहर आया हो रियल लाइफ में, यानी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और प्लस इंटेलिजेंट भी। तो तब वैचू और ज्यादा जेलस होने लगता है प्याओशी के मुंह से किसी और लड़के की तारीफ सुनकर, इसलिए बोला कि मैं स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए किसी और स्टूडेंट से बोलकर उस जैपनीज स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी राउंड लगवा दूंगा, बस तुम कहीं नहीं जाओगी बल्कि ट्रेनिंग करोगी। फिर बस होना क्या था, वैचू फिर से प्याओशी से काफी ज्यादा रनिंग करवाता है एंड अलग अलग तरह की और भी कई सारी ट्रेनिंग्स करवा रहा था। प्याओशी का थक के मारे बुरा हाल हो गया, पर वो तब भी रुकती नहीं है। फिर एक दिन वैचू ने प्याओशी को टाइची पोजीशन में बहुत देर तक खड़ा रखा।
प्याओशी पूछती भी है कि आखिर मुझे ऐसे कब तक रहना है, तो तब वो बोलता है कि जब तक तुम अपने मन को शांत करना नहीं सीख जाती हो। तो ये सुन वो वैचू की पहले वाली बातें याद करती है, फिर मन शांत करके नेचर को फील करने लगी। तो तब वैचू बोला कि वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम मेरे लेसन्स को ध्यान से सुनती हो। तो ये सुन प्याओशी भी स्माइल करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि दोनों बैठे हुए हैं, जहाँ वैचू पूछता है कि तुम्हें मेरी ट्रेनिंग कैसी लग रही है। तो तब प्याओशी बताती है कि एकदम बेकार, क्योंकि ग्रैंडपा मुझे फन के साथ ट्रेनिंग कराते थे, जो मैं चाहती थी मुझे खाने भी देते थे, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो। तो तब वैचू बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा ने प्रोफेशनल स्टाइल में ट्रेनिंग नहीं दी थी, जो कि मैं दे रहा हूँ। प्याओशी चिढ़ गई कि तुम मेरे ग्रैंडपा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो तब वैचू समझाता है कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी है जो कि जब कंप्लीट हो जाएगी तो तब तुम अपने अंदर की रियल पावर का यूज़ कर पाओगी, जिससे अभी तुम खुद अनजान हो कि तुम क्या क्या कर सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी जब क्लास में थी, तो तब उसे शाओशा बताती है कि हिस्ट्री एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें तुम्हारे 98 मार्क्स आए हैं। प्याओशी शॉक रह गई, साथ ही शाओशा भी हैरान है कि तुम्हारे इतने मार्क्स कैसे आ गए। फिर जब उसने अपने नंबर देखे तो वो सिर्फ 60 थे। प्याओशी वैचू की बात याद करने लगती है कि वो कैसे बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिसे उसने खुद से रेडी कर रखा है। इसलिए प्याओशी मन ही मन हंसी और बोली कि मानना पड़ेगा कि वैचू बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। अब आफ्टर क्लास वो वैचू के घर आती है कि तभी रास्ते में उसे शैन्यू मिला, जिसने प्याओशी को रोक लिया। तो तब वो शैन्यू को देखकर उसे सॉरी करने लगती है कि मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी राउंड नहीं लगवा पाई थी। तो तब शैन्यू बोला इट्स ओके। प्याओशी समझ गई कि शैन्यू को पेंटिंग बनानी है, इसलिए बेस्ट प्लेस सजेस्ट करने लगी। पर जब उसके हाथ में दर्द हुआ ट्रेनिंग की वजह से, तो तब शैन्यू को प्याओशी की फिक्र होने लगी एंड उसने भी हाथ टच कर लिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें कोई यहाँ पर बुली करता है। तो तब कोई पर्सन दूर से इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। प्याओशी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और फिर तभी शैन्यू से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी वैचू के घर पर आ चुकी है, लेकिन वैचू यहाँ पर नहीं था, इसलिए प्याओशी उसे सब जगह ढूंढने लगी। फिर उसे एक और नोट मिला जिस पर लिखा है कि प्याओशी को ट्रेनिंग के लिए कहाँ आना है। सीन चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी एक जगह पर छुपी हुई है, क्योंकि जिनरुई भी वैचू से मिलने आई हुई थी एंड वैचू से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वैचू उसे देख तक नहीं रहा होता है। जिनरुई ने वैचू से पूछा कि क्या तुम रोज यहाँ आते हो, क्या मैं भी तुमसे मिलने यहाँ आ सकती हूँ। वैचू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ और मुझे यहाँ अकेले रहना पसंद है। तो तब वो वैचू से कई सारे क्वेश्चंस करने लगी। वैचू उस रात वाली पिन को दिखाकर जिनरुई से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी है, जो उसे तब मिली थी जब उसके ऊपर कोई फाइट करने आया था। जिनरुई बोलती है कि हाँ, ये मेरी है, जो कि शायद तब आपके घर के बाहर गिर गई होगी जब मैं आपसे मिलने आई थी। वैचू कंफ्यूज होने लगा कि अगर ये पिन इसकी है तो लगता तो नहीं है कि ये मुझसे फाइट कर सकती है। पर फिर तभी थोड़ी बहुत बातों के बाद जिनरुई यहाँ से चली गई एंड उसके जाते ही प्याओशी वैचू के पास आई। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड फिर से प्याओशी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, जहाँ आज वैचू ने प्याओशी से बहुत सारे प्लैंक्स भी कराए और फिर रोज की तरह काफी सारी रनिंग करवाई। प्याओशी जब सब करने के बाद वैचू के पास आई तो तब वो देखती है कि वैचू मेडिटेशन कर रहा है। प्याओशी काफी ध्यान से वैचू को देखने लगी, फिर बोली कि एक बात तो है, यानी कुछ भी कहो, सीनियर वैचू हैं काफी ज्यादा हैंडसम, यानी इनका कितना प्यारा फेस है। और जब वैचू को ध्यान से देखने के चक्कर में काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी होती है कि तभी वैचू पूछने लगा कि क्या तुमने मुझे जी भरकर देख लिया है। तो ये सुन वो तभी पीछे हो गई और कहने लगी कि मैं तुमको नहीं देख रही थी, मैं तो बस कुछ नोटिस कर रही थी। और फिर तभी क्लास का बहाना करके जल्दी से यहाँ से चली जाती है, जिसको जाते हुए देखकर वैचू स्माइल करने लगा। अब हमें दिखाया गया कि प्याओशी इस सीन की वजह से इतनी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी कि रास्ते में जिनरुई से टकरा गई एंड उसको गलती से नीचे गिरा देती है। प्याओशी ने काफी सॉरी किया कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब वो दोनों कहाँ इस बात को मानने वाली थी, इसलिए जिया प्याओशी से बदतमीजी करने लग जाती है। और जब बदले में प्याओशी को स्टेयर्स पर से धक्का देने वाली थी, लेकिन तभी शैन्यू यहाँ आकर प्याओशी को गिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। फिर अब शैन्यू ने पूछा कि तुम ठीक हो ना, यानी तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो तब प्याओशी बोलती है कि नहीं।
शैन्यू जिया से कहता है कि वो प्याओशी से माफी मांगे, लेकिन वो ऑब्वियसली ऐसा करने से साफ मना कर देती है एंड कहती है कि पता नहीं लड़कों को इस फेक लड़की में ऐसा क्या दिखता है जो सब इसकी साइड लेते हैं। शैन्यू बोला कि मैं टीचर या प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो तब जिनरुई बीच में आई और जिया से यहाँ से चलने का बोलने लगी। शैन्यू बोला कि पर तुम दोनों को जाने से पहले माफी मांगनी ही होगी। तो तब वो गुस्से से शैन्यू को घूरती है एंड बिना माफी मांगे यहाँ से चली गई। प्याओशी शैन्यू से शांत होने का बोलती है एंड कहती है कि छोड़ो, गलती मेरी ही थी जो मैं जिनरुई से टकराई। तो तब शैन्यू प्याओशी को समझाता है कि तुम्हें हमेशा शांत नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी लड़कियों से हिम्मत के साथ बात करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि शैन्यू प्याओशी को उसके डॉम के नीचे छोड़ने आया है और फिर तभी प्याओशी से कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछने लगा। प्याओशी उसे सब अच्छे से समझा देती है एंड बोली कि तुम्हें जब भी कुछ समझ नहीं आए तो तुम मुझसे पूछने आ सकते हो। तो ये सुन वो खुश हो गया एंड बोला कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। प्याओशी शैन्यू को बाय बोलकर चली गई। तो तब शैन्यू प्याओशी को काफी प्यार से जाते हुए देख रहा होता है। फिर तभी सीन चेंज हुआ एंड अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे जब वैजू प्याओशी की ट्रेनिंग करवा रहा था कि तभी कोई फिर से इनकी फोटो क्लिक कर लेता है एंड ये पर्सन वही है जिसने प्याओशी की शैन्यू के साथ भी फोटोज क्लिक करी थी। फिर बस होना क्या था, प्याओशी जब अपनी क्लास लेने जा रही थी तो तब सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगे कि ये तो वही है ना, 2 टाइमिंग वाली, यानी जो 2 लड़कों को डेट कर रही है। प्याओशी समझ नहीं पाई कि आखिर सभी लोग उसे क्यों घूर रहे हैं, यानी कि मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। फिर जब वो अपनी क्लास में आई तो तब भी सब उसे देखकर बातें बना रहे थे। इसलिए प्याओशी शाओ शाओ से पूरा मैटर पूछती है। तो तब शाओ शाओ ने बताया कि किसी ने तुम्हारी और वैजू की साथ की फोटोज क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हो। प्याओशी हैरान रह गई। फिर शाओ शाओ ने पूछा कि वैसे तुम्हारा शैन्यू के साथ क्या रिलेशन है। प्याओशी कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो तब शाओ शाओ बताती है कि तुम्हारी इमेज इन दोनों लड़कों के साथ मिलाकर 2 टाइमिंग वाली बनाई जा रही है। तो ये सुन प्याओशी परेशान होने लगी। अब दिखाया गया कि जब लाइब्रेरी में बुक लेते टाइम एक बुक शाओ शाओ से नीचे गिरने वाली थी तो तब बाई उस बुक को कैच कर लेता है। शाओ शाओ बाई को थैंक्स करने लगी और फिर जबरदस्ती बाई को अपने साथ लंच करने ले आई, जहाँ उसने बाई को प्याओशी वाला मैटर बताया कि मैं अपनी फ्रेंड प्याओशी के लिए परेशान हूँ कि कैसे सभी उसे गलत समझ रहे हैं, इसलिए आई थिंक वैजू को प्याओशी से दूर रहना चाहिए। बाई सारी बातें ध्यान से सुनता है। फिर कॉल करके वैजू को भी वो दोनों आर्टिकल सेंड करता है कि कैसे प्याओशी को गलत समझा जा रहा है, जो कि एक लड़की की इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो तब वैजू को अपना और प्याओशी का आर्टिकल देखकर तो गुस्सा नहीं आता, बल्कि शैन्यू और प्याओशी के आर्टिकल को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो तभी प्याओशी से बात करने उसके डॉम के नीचे आ जाता है, बिना किसी से डरे कि कोई उसके बारे में कुछ भी सोच ले। प्याओशी हैरान रह गई वैजू को अपने डॉम के नीचे देखकर, और जब वैजू से बात करने नीचे आई कि तभी दूसरी साइड से शैन्यू भी यहाँ आ गया। और अब इससे पहले कि प्याओशी से बात कर पाता, लेकिन वैजू जेलस होकर ऐसे दिखाने लगता है कि जैसे प्याओशी सिर्फ उसकी है, जो सब देखकर शैन्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जब वैजू प्याओशी से बात करने आया था कि तभी शैन्यू भी यहाँ आ गया था, जिस वजह से वैजू जेलस होने लगा। इसलिए प्याओशी से ऐसे बात करने लगता है कि जैसे प्याओशी सिर्फ उसकी है। शैन्यू हैरान होता है ये सब देखकर, इसलिए प्याओशी से पूछता है कि ये कौन है। तो अब इससे पहले कि प्याओशी कुछ बता पाती कि तभी वैजू प्याओशी के सर पर हाथ रखकर कहने लगा कि बहुत जल्द मार्शल आर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करोगी। प्याओशी हैरान होने लगी कि भला तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो वहीं अब शैन्यू भी जेलस हो रहा था। फिर जब बात करने वाला होता है प्याओशी से कि तभी वैजू जबरदस्ती प्याओशी को अपने साथ लेकर जाने लगा कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, इसलिए चलो मेरे साथ। प्याओशी जाते जाते शैन्यू से फिर किसी दिन मिलने का कह रही होती है, पर वैजू उसे शैन्यू से बात करने दे ही नहीं रहा था। और कुछ इस तरह ये दोनों यहाँ से चले गए। शैन्यू जो कि उदास है, लेकिन फिर खुद को समझाने लगा कि प्याओशी है ही इतनी प्यारी कि उसे सब पसंद करते ही होंगे, लेकिन कोई नहीं, लास्ट में वो सिर्फ मेरी ही बनेगी। अब हम देखते हैं कि कैसे प्याओशी की एक बार फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ वैजू प्याओशी से काफी ज्यादा हार्डवर्क रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि प्याओशी मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। लेकिन अभी इस बारे में उसने ठीक से प्याओशी या उसके ग्रैंडफादर से बात नहीं करी है। अब दिखाया गया कि आज न्यू ईयर है, लेकिन वैजू हर साल की तरह आज भी अकेला था। तो वहीं प्याओशी अपने ग्रैंडपा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी।
फिर ग्रैंडपा और प्याउशी दोनों डम्पलिंग्स रेडी करने लगते हैं, जहाँ प्याउशी एनिमल्स फेस बनाकर कह रही होती है कि ग्रैंडपा देखो ये वैचू है। कि तभी डोर पर कोई आया। प्याउशी डोर ओपन करने आई तो शॉक रह गई, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि वैचू होता है, जो कि प्याउशी और उसके ग्रैंडपा के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया है। ग्रैंडपा वैचू का वेलकम करते हैं। फिर वैचू ने उन्हें प्रेजेंट दिया एंड बोला कि मैंने आपको परेशान तो नहीं करा। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुमको प्रेजेंट लाने की जरूरत नहीं थी। वैसे प्याउशी और मैं डम्पलिंग्स रेडी कर रहे थे, इसलिए तुम ये जरूर खाना। और फिर बोले कि प्याउशी वैचू की हाइट तुमसे ज्यादा है, इसलिए क्यों ना तुम वैचू से हेल्प ले लो न्यू ईयर बैनर्स लगाने में। प्याउशी मान गए। फिर ये दोनों बाहर बैनर्स लगा रहे होते हैं। प्याउशी वैचू से पूछती है कि पर तुम हमारे घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने क्यों आए हो? तो वैचू डायरेक्ट कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था एंड तुम्हारे साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता था। प्याउशी थोड़ी नर्वस होने लगी इस बात को सुनकर, इसलिए बात को चेंज करती है कि वैसे तुम मुझसे इतने लंबे भी नहीं हो। तो वैचू प्याउशी को साइड में करके अंदर चला गया। अब हम देखते हैं कि कैसे ये तीनों न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्याउशी ग्रैंडपा को ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है, तो तब वो बोलते हैं कि आज न्यू ईयर है, इसलिए मुझे थोड़ी और ज्यादा पीने दो। अब ये तीनों डम्पलिंग्स खाते हैं। प्याउशी वैचू से पूछती है कि तुम्हें कैसी लगी, ये सब मैंने बनाई है। तो तब वैचू बताता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी हैं। तो तब ग्रैंडपा बोले कि आखिर रेसिपी किसकी थी, यानी मेरी, इसलिए इन्हें तो अच्छा बनना ही था। वैचू सभी के साथ खुश नजर आ रहा होता है। फिर ग्रैंडपा को बताता है कि द वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि प्याउशी पार्टिसिपेट करे, इसलिए आप परमिशन दे दो। ग्रैंडपा बोले कि पर मुझे नहीं लगता कि अभी प्याउशी ठीक से रेडी है कंपटीशन के लिए। तो तब वैचू कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बिलीव है कि अच्छे से ट्रेनिंग होने के बाद वो सब कर लेगी। तो तब ग्रैंडपा इस बात के लिए मान गए। प्याउशी कहती है कि क्या कोई मेरी मर्जी नहीं पूछेगा कि मुझे कंपटीशन में जाना है या नहीं। तो तब वैचू मजाक में हल्के से कहने लगा कि जब तक तुम कर्ज में डूबी हुई हो तुम्हें सब काम चुपचाप करने हैं। ग्रैंडपा प्याउशी से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें टाइची अच्छी नहीं लगती। तो वो बताती है कि मुझे इजी वाली टाइची पसंद थी, लेकिन वैचू मुझसे जबरदस्ती हार्ड वाली टाइची कराता है, ये मुझे फोर्स कर रहा है हर बात के लिए। ग्रैंडपा समझाने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैचू जो भी कुछ कर रहा है तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा है। पर प्याउशी मान ही नहीं रही थी, यानी बच्चों की तरह वैचू पर इल्ज़ाम लगाती जा रही होती है, यानी नॉन स्टॉप वैचू की शिकायतें ग्रैंडपा से कर रही थी। तो वैचू स्माइल करने लगा। ग्रैंडपा और डम्पलिंग्स लेने चले गए कि तभी प्याउशी के पास शान्यू का मैसेज आया, जो कि न्यू ईयर विश कर रहा है। प्याउशी खुश हो जाती है मैसेज देखकर, इसलिए खुशी से रिप्लाई देने लगी। तो वैचू पूछता है कि कौन है, बट प्याउशी कोई जवाब देती नहीं एंड खुद भी शान्यू को न्यू ईयर विश करने लगी। वैचू फिर पूछता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। एक्चुअली वैचू को आइडिया हो रहा है कि ये पक्का वही लड़का होगा, बट प्याउशी वैचू को कुछ बताती ही नहीं है। बाय द वे शान्यू प्याउशी से साथ में शॉपिंग पर चलने का पूछ रहा है। प्याउशी कहती है कि ठीक है, हम शाओशा को भी साथ में ले लेंगे। तो तब वैचू ने फिर से पूछा कि तुम आखिर मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। तो ये सुन प्याउशी इस बार बताने वाली होती है, लेकिन जब दोबारा मैसेज आ गया शान्यू का कि वो रेडी है प्याउशी और शाओशा के साथ मार्केट जाने के लिए, तो वो दोबारा से शान्यू से चैटिंग में बिजी हो गई। जो सब देखकर वैचू का जेलिसी के मारे बुरा हाल हो जाता है, यानी कि वो बस पूछता रह गया कि कौन है, लेकिन प्याउशी ने उसे कुछ बताया ही नहीं, बल्कि फुल इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट नाइट हम देखते हैं कि प्याउशी शान्यू और शाओ के आने का वेट कर रही है कि तभी ये दोनों आ गए। फिर बस होना क्या था, तीनों साथ में पूरी मार्केट का राउंड लगाने लगते हैं, जहाँ ये काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यानी शान्यू नई नई चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर कैप्स पहनकर प्याउशी को दिखाता है, साथ ही डांस भी कर रहा था, जो सब देखकर प्याउशी हंसने लगी। शान्यू को वहाँ की डिशेस भी काफी पसंद आ रही थी। फिर ये तीनों कैंडीज बाय करने लगते हैं और जब एक जगह खड़े हो गए तो तब शान्यू बताने लगा कि मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मैं बचपन में अपनी मॉम के साथ चाइना में ही रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। प्याउशी कहती है कि तुम फोटोज क्लिक करके अपनी मॉम को सेंड कर दो। तो वो बताने लगा कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। तो तब प्याउशी सॉरी करने लगी एंड उससे शान्यू के लिए काफी बुरा भी लगा, लेकिन शान्यू बोला कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। शाओ आइडिया देती है कि क्यों ना हम फायरवर्क्स करें। फिर बस होना क्या था, ये सभी फायरवर्क्स करने लग जाते हैं एंड विश मांगते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर। क्या तभी सीन कट होता है और अब हमें क्लास का सीन दिखाया गया, जहाँ पूरी क्लास एक बार फिर प्याउशी के बारे में गॉसिप कर रही है, क्योंकि किसी ने कल रात मार्केट में प्याउशी को शान्यू के साथ शॉपिंग करते हुए देख लिया था। इसलिए अब सब कंफर्म होने लगे हैं कि जैसे प्याउशी पक्का दो लड़कों को डेट कर रही है। प्याउशी वैसे तो सबको इग्नोर कर रही थी,
लेकिन जब उसने बुक ओपन करी तो तब वो फेक कॉकरोचेस को देखकर बुरी तरह डर गई एंड चिल्लाने लगी, जो सब देखकर जिनरुई एंड जिया दोनों खुश होती हैं क्योंकि ये सब इन दोनों ने ही करा था। फिर अब दिखाया गया कि प्याओशी जब शाओशाओ के साथ कैंटीन आई तो यहाँ भी सब उसे देखकर बातें बना रहे थे, लेकिन प्याओशी पूरी कोशिश करती है सभी को और उनकी बातों को इग्नोर करने की। शाओशाओ कहती है कि ये सब वैचू की वजह से हो रहा है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। एंड वैसे तुम शैन्यू के बारे में क्या सोचती हो, यानी तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। तो तब प्याओशी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी शैन्यू सिर्फ मेरा दोस्त है। और फिर डाइट का खाना खाने लगी जो उससे वैचू ने खाने के लिए कह रखा है। ये सब उससे खाया भी नहीं जा रहा होता है पर वो तब भी उसे खाती है। अब हमें दिखाया गया है कि प्याओशी जब कहीं से आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में शैन्यू मिला जो कि प्याओशी से बात करने लगता है। एक्चुअली वो सॉरी बोल रहा है कि मेरी वजह से यूनिवर्सिटी में तुम्हें लेकर र्यूमर्स बन रहे हैं। तो तब प्याओशी बोलेगी इट्स ओके, मैं ऐसी बातों को माइंड नहीं करती हूँ, यानी जब ये सब सच है ही नहीं तो फिर मैं फिक्र क्यों करूँ। तो तब शैन्यू बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम इन बातों को माइंड नहीं कर रही हो, यानी तुम एकदम ठीक कर रही हो, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वैसे इस पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो और अब शाओशाओ भी हमारी अच्छी दोस्त बन चुकी है। तो ये सुन प्याओशी खुश होने लग जाती है। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि प्याओशी वैचू के घर आई है एंड उसने वैचू के लिए खाना रेडी करा है एंड अपना ड्रीम भी बता रही है कि मैं फ्यूचर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुकिंग में बहुत ही अच्छी हूँ। कि तभी वैचू प्याओशी से पूछने लगा कि क्या लोगों ने तुम्हें बुली करा था उन सभी र्यूमर्स की वजह से। प्याओशी बताती है कि हाँ। तो तब वैचू पूछता है कि तो तुम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो, यानी जो बुली करते हैं उन्हें जवाब दो। प्याओशी बताने लगी कि एक्चुअली अब मैं यूनिवर्सिटी लेडी हूँ जिसको वोट्स देकर लोगों ने विन कराया है, इसलिए अब अगर मैं कोई बदतमीजी करूंगी तो मेरी इमेज खराब होगी। वैचू कहता है कि मुझे तुम टॉम बॉय की इमेज में ज्यादा सही लगती हो, इसलिए तुम्हें यूनिवर्सिटी लेडी की इमेज बचाने के चक्कर में खुद को बुली नहीं होने देना चाहिए। प्याओशी ध्यान से इस बारे में सोचने लगती है, फिर बोली कि चलो छोड़ो, मैंने ये बहुत ही प्यार से बनाया है। वैचू सूप टेस्ट करता है जो कि हर बार की तरह इस बार भी बेकार था एंड इस बार तो इतना ज्यादा स्पाइसी था कि वैचू की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वो अपने रूम में आ गया रेस्ट करने। प्याओशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ड्रिंक रेडी करके लाऊंगी कि तुम एकदम ठीक हो जाओगे। वैचू मना करता भी है कि नहीं रहने दो, लेकिन वो मानती नहीं एंड किचन में आकर ड्रिंक बनाने लगी, जहाँ कुछ टॉयज को ऑडियंस बनाकर उसने सामने रखा जैसे आज उसने अपना मिनी रेस्टोरेंट ओपन करा हो। फिर बस होना क्या था, प्याओशी ने तरह तरह की गर्म चीजों को डालकर ड्रिंक को बनाना शुरू कर दिया एंड जब वो उसे टेस्ट करती है तो कहती है कि ये अच्छी नहीं लग रही, इसलिए और भी पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड कर देती है। वैचू काफी देर से अपने रूम में होता है, इसलिए बाहर आ गया ये देखने की आखिर प्याओशी कर क्या रही है और फिर तभी देखता है कि वो तो थक कर सो चुकी है, पर वो जो बना चुकी थी उसे बना चुकी थी। प्याओशी उठी और फिर वैचू को अपने पास बैठने का कहने लगी एंड ड्रिंक टेस्ट करने का बोलती है। साथ ही पहले ये भी बताती है कि वैसे तो मैं ड्रिंक रेडी कर रही थी पर ये सूप बन चुका है, मैं श्योर हूँ कि ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फिर वैचू से सूप टेस्ट करने का बोलने लगी। वैचू सूप टेस्ट करना तो नहीं चाहता था पर प्याओशी के ज्यादा फोर्स करने पर उसे इसे भी टेस्ट करना पड़ा, जो कि हर बार की तरह एकदम बेकार बना है। पर वो तब भी ये बात प्याओशी को नहीं बताता। प्याओशी फोर्स करती है कि और पियो तो वैचू कहता है कि मैं ये अपने रूम में जाकर पीऊंगा और फिर तभी मुंह बनाते हुए उस सूप को अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया। तो वहीं प्याओशी खुश होने लगी कि मैंने इतना टेस्टी सूप बनाया है कि सीनियर वैचू इमोशनल हो चुके हैं, इसलिए अपने रूम में आराम से बैठकर पीना चाहते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिनरुई जब वैचू से मिलने आई कि तभी प्याओशी को सुबह सुबह वैचू के घर में देखकर बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या प्याओशी वैचू के घर में सोती है, यानी क्या ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इसलिए काफी ज्यादा परेशान और गुस्सा होने लग जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जिनरुई शॉक रह गई थी सुबह सुबह प्याओशी को वैचू के घर में देखकर, इसलिए अब जिया के साथ मिलकर वो शाओशाओ से बात करने आई, जहाँ ये दोनों शाओशाओ से पूछती हैं कि आखिर तुम्हारी दोस्त प्याओशी ने वैचू को कैसे सेड्यूस करा है, क्या उसे वैचू का कोई सीक्रेट पता है या फिर वो दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। शाओशाओ इन दोनों से इनके काम से मतलब रखने के लिए बोलती है, तो तब जिया गुस्से में शाओशाओ को मारने लगी कि तुम हमसे ऐसा बात कर कैसे सकती हो। कि तभी बाई यहाँ आ गया जो कि जिया को रोकता है। शाओशाओ खुश हो जाती है बाई को देखकर कि वाह ये मुझे बचाने आया है। तो वहीं बाई ने जिया एंड जिनरुई दोनों को डांटा कि तुम दोनों स्टूडेंट्स को बुली कैसे कर सकती हो। जिनरुई कहती है कि नहीं, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, यानी जैसा कि आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो तब बाई इन दोनों को वार्न करता है कि
तुम दोनों शाओ को फिर दोबारा बुली नहीं करोगी। और फिर तभी शाओ के साथ यहाँ से चला गया। शाओ बाद में बाई को थैंक्स करती है तो वो बोला इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेन उसी मिस्टीरियस लड़की से बात करने आया है जिसने वैचू पर अटैक करा था और फिर पूछने लगा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो मिस्टीरियस लड़की बताती है कि मैं तुम्हें वैचू की गर्लफ्रेंड यानी प्याओशी के बारे में इंटरेस्टिंग खबर देना चाहती हूँ कि वो जिन 2 पेंटिंग्स के साथ यूनिवर्सिटी आई है वो दोनों उसकी नहीं है। टेन हैरान हुआ ये सब सुनकर, फिर बोला कि ये तो वाकई एक इंटरेस्टिंग बात है। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद अब दिखाया गया कि प्याओशी जब शाओ के साथ अपने लॉकर से स्विमिंग सूट लेने आई कि तभी पता चला कि उसका स्विमिंग सूट लॉकर में से गायब है। एंड बाकी गर्ल्स ये सब देखकर हंस रही हैं। शाओ को गुस्सा आने लगा कि तुम सब प्याओशी का सूट गायब कैसे कर सकती हो, लेकिन प्याओशी शाओ को रोक देती है एंड बोली कि इन्हें जाने दो। और फिर परेशान होकर बैठ गई कि अब भला मैं क्या करूँ, आज की क्लास स्किप भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। तो वहीं बाहर शैन्यू उन दोनों लड़कियों को डांट रहा होता है जिन्होंने प्याओशी का स्विमिंग सूट चुराया था। एंड ऐसा उन्होंने जिनरुई के बोलने पर करा था। शैन्यू प्याओशी का स्विमिंग सूट इन दोनों से वापस ले लेता है। एंड जब लड़कियों को डांट रहा होता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त यानी प्याओशी को बुली कर कैसे सकती हो जबकि प्याओशी सभी के साथ कितने अच्छे से रहती है, तो तब ये सब बातें पीछे से वैचू भी सुन लेता है कि ये लड़का कैसे प्याओशी की फिक्र कर रहा है। इसलिए तभी शैन्यू के पास आया और बोला कि तुमसे ज्यादा अच्छी दोस्त वो मेरी है जिसकी मुझे तुमसे भी ज्यादा फिक्र है। और फिर तभी शैन्यू से प्याओशी का सूट लेकर यहाँ से चला जाता है, जिससे शैन्यू बस देखता ही रह गया। और वहीं प्याओशी जब उदास होकर वापस जाने लगती है यानी वापस अपने डॉर्म, क्योंकि सभी उस पर हंस रहे थे कि तभी रास्ते में प्याओशी को वैचू मिला जो कि प्याओशी का स्विमिंग सूट उसे देता है और क्लास अटेंड करने के लिए बोलता है। और फिर समझाने लगा कि मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें खुद को बुली होने नहीं देना है। प्याओशी में थोड़ी हिम्मत आने लगी इन सब बातों से। फिर बस होना क्या था, पहले वो क्लास अटेंड करती है जबकि जिया और जिनरुई को लगा था कि आज प्याओशी नहीं आ पाएगी। फिर जब क्लास एंड हो गई तो तब प्याओशी ने जिया को रोककर उससे फेस टू फेस बात करी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिया कहती है कि भूलो मत तुम यूनिवर्सिटी लेडी हो इसलिए ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो तब प्याओशी कहती है कि तुम जैसी लड़कियों के लिए मैं पुरानी वाली प्याओशी ही हूँ। और फिर वार्न करती है कि ये जो भी कुछ तुमने और जिनरुई ने मेरे साथ करा है ये लास्ट टाइम था, इसके बाद अगर तुम फिर दोबारा मुझे बुली करने की कोशिश करोगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी जिया को स्विमिंग पूल में धक्का देकर हंसते हुए यहाँ से चली गई। वेल नेक्स्ट सीन में हम वैचू को उसकी ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मदर को पता चल चुका है कि आजकल वैचू किसी लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए कहने लगी कि किसी दिन मुझे भी उस लड़की से मिलवाओ क्योंकि ये पहली बार है कि तुम किसी लड़की में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। बट वैचू एक्सेप्ट करता ही नहीं कि ऐसा कुछ है, यानी बोला कि वो लड़की सिर्फ मेरी जूनियर है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। और फिर शर्माते हुए यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम बाई, चैनबिंग एंड वैचू इन तीनों को साथ में देखते हैं। एक्चुअली बाई और चैनबिंग को वैचू ने बुलाया है डिस्कस करने के लिए कि आखिर शैन्यू नाम का जापानीज स्टूडेंट प्याओशी के इतने क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो तब चैनबिंग कहता है कि इसका मतलब सीनियर वैचू आप जापानीज स्टूडेंट से जेलस हो रहे हो। बाई कहता है कि हाँ ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, पर वैचू बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। चैनबिंग एडवाइस देता है कि अगर आपको डर है कि प्याओशी को आपसे कोई छीन लेगा तो आपको जल्द से जल्द प्याओशी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। तो ये सुन वैचू कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि शैन्यू प्याओशी और शाओ के पास आया, जहाँ शैन्यू पहले प्याओशी को वेल डन कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा करा बुली गर्ल जिया को पानी में गिराकर। फिर कहने लगा कि चलो आर्ट एग्जीबिशन में चलते हैं। फिर जब ये तीनों साथ में आर्ट एग्जीबिशन आ गए जहाँ वैचू स्पीच दे रहा है एंड पुरानी पेंटिंग्स के बारे में बता रहा था कि तभी स्पीच एंड होने के बाद जिनरुई सभी के सामने वैचू से उसका और प्याओशी का रिलेशन पूछती है। वैचू हैरान हुआ ये सब सुनकर, इसलिए बोला कि मैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ। तो तब वो बोली कि क्या इसका मतलब र्यूमर सच है कि प्याओशी आपके पीछे पड़ी हुई है। प्याओशी डाउन फील करने लगी। तो वहीं शैन्यू भी प्याओशी के लिए बुरा फील कर रहा होता है कि सब हर बार कैसे प्याओशी को टारगेट करते रहते हैं। तो तब वैचू फाइनली सभी के सामने एक्सेप्ट करता है कि प्याओशी और मेरा रिलेशन सभी की सोच से भी ज्यादा स्पेशल है। जिस बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हुए क्योंकि एक तरह से वैचू एक्सेप्ट कर रहा है कि जैसे वो प्याओशी को सच में डेट कर रहा हो, इसलिए कुछ तो क्लैपिंग भी करने लगे। बट जिनरुई इतनी ज्यादा जेलस हुई कि तभी बाहर आ गई और परेशान होने लगी कि वैचू ऐसे कैसे किसी और लड़की को पसंद कर सकता है।
मुझे छोड़कर, जबकि प्याओशी से पहले मैं आई थी। तो तब जिया ने काफी कोशिश की जिनरुई को शांत कराने की, लेकिन वो होती नहीं है। और फिर अब हम देखते हैं कि वैचू कैसे बाहर खड़े होकर प्याओशी के आने का वेट कर रहा है साथ में जाने के लिए। फिर जब प्याओशी शाओशाओ के साथ आई तो शाओशाओ प्याओशी से मना करने लगी कि नहीं, तुम वैचू के साथ नहीं जाओगी। प्याओशी कंफ्यूज हो जाती है कि भला वो किसकी बात सुने, इसलिए जब वैचू उदास होकर जाने लगा तो तब प्याओशी को वैचू के साथ जाना ही ज्यादा ठीक लगा। जिसके बाद अब हम इन दोनों को बाईसाइकिल पे देखते हैं, यानी वैचू प्याओशी को ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहा है, जो सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये दोनों एक साथ हैं। यानी कि वैचू अब कुछ भी हाइड नहीं कर रहा है, जिसे जो सोचना है इन दोनों को लेकर वो सोच सकता है। वैसे भी वैचू प्याओशी को सिर्फ अपनी मानता है। जब ये दोनों थोड़ी आगे आ गए तो तब वैचू ने बताया कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग कहीं और होगी, और फिर तभी वो प्याओशी को कैंपस स्विमिंग पूल में ले आया। ये कहकर कि पानी में होने वाली ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर बस होना क्या था, वो प्याओशी से चेंज करने का बोलता है। प्याओशी स्विमिंग ड्रेस पहनकर आ गई, लेकिन उसको वैचू के सामने आने में शर्म आ रही थी, मगर फिर वो फाइनली बाहर आती है। वैचू प्याओशी से पानी में जाने का बोलता है, बट प्याओशी बताने लगती है कि मैं ज़्यादा सही से स्विमिंग नहीं कर पाती हूँ, इसलिए पानी में जा नहीं रही होती है कि तभी वैचू ने प्याओशी को पानी में गिरा दिया। पहले तो प्याओशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गई और अब ये दोनों साथ में पानी के अंदर टाई ची मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि बॉडी को और अच्छे से बैलेंस करना सीख सकें। बीच बीच में दोनों थोड़ा बहुत खेलते भी हैं। तो तब वैचू प्याओशी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, यानी कि अब वो प्याओशी की वजह से स्माइल करना सीख चुका है। जिसके बाद अब हम चैंगबिंग को देखते हैं, जो कि टाई ची फैकल्टी स्टूडेंट्स को टाई ची मूव्स करके दिखा रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट थे, इसलिए सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। फिर जब सब अंदर चले गए कि तभी यहाँ शाओशाओ आई बाई के लिए लंच रेडी करके, बट फिलहाल बाई यहाँ नहीं था, इसलिए ज़बरदस्ती आर्या और चैंगबिंग को वो लंच बॉक्स देकर यहाँ से चली गई। चैनविंग बोला कि शायद ये सिस्टर इन लॉ 2 है, यानी कि ब्रदर बाई वाली। फिर कहने लगा कि कितने दुख की बात है ना कि ब्रदर वैचू और ब्रदर बाई इन दोनों को लड़की मिल चुकी है, जबकि इन दोनों से ज़्यादा हैंडसम मैं हूँ, जो कि अभी तक सिंगल है। मैं तो बस बचपन से तुम्हारा पार्टनर रहा हूँ। तो तब आर्या कहने लगी कि बकवास बंद करो और ब्रदर बाई को ये लंच देकर आओ। तो तब चैनविंग ने ऐसा ही करा, यानी कि बाई जो कि लाइब्रेरी में था उसको लंच के साथ चैनविंग का नोट मिलता है कि ये होने वाली भाभी देकर गई है। बाई समझ जाता है कि जरूर शाओशाओ ही होगी और फिर लंच को देखकर खुश होने लग जाता है, क्योंकि कोई लड़की पहली बार उसकी इतनी फिक्र कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनरुई जो कि जा रही है कि तभी टैन उसको बात करने के लिए रोकता है एंड कहता है कि तुमको थोड़ी देर मुझसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे फायदे की बात करने वाला हूँ। जिनरुई का मूड खराब था, इसलिए वो बात करने के लिए मान नहीं रही थी, पर जब टैन ने बताया कि ये प्याओशी से रिलेटेड है तो वो टैन की बात सुनने रुक गई। फिर बस होना क्या था, टैन ने जिनरुई को प्याओशी की पेंटिंग्स के बारे में बता दिया कि वो दोनों पेंटिंग्स प्याओशी की नहीं है। तो ये सुन जिनरुई खुश होने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि आर्ट फैकल्टी के टीचर एंड स्टूडेंट्स प्याओशी के आने का वेट कर रहे हैं। फिर जब प्याओशी आई तो तब सभी लोग उसको घूरने लगे। एक्चुअली जिनरुई ने सभी को बता दिया है कि प्याओशी ने किसी और की पेंटिंग्स का यूज करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, इसलिए जिया और जिनरुई प्याओशी को काफी ज्यादा सुनाती हैं कि तुम टीचर को धोखा कैसे दे सकती हो। प्याओशी शॉक रह गई है जानकर कि आज सभी को सच पता चल चुका है। तो वहीं शाओशाओ प्याओशी की साइड ले रही होती है कि नहीं, ये सब बातें झूठ हैं, लेकिन जिया शाओशाओ को चुप करा देती है। जिनरुई सभी को प्याओशी की हाई स्कूल ड्राइंग्स दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगे। जिनरुई बोली कि मुझे तो पहले पता था कि प्याओशी कभी ऐसा मास्टरपीस रेडी नहीं कर सकती है। तो वहीं शाओशाओ अब भी प्याओशी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्याओशी ने शाओशाओ को चुप करा दिया। टीचर प्याओशी से कहते हैं कि तुम सबसे झूठ बोल सकती हो लेकिन खुद से नहीं, इसलिए मुझे सच बताओ कि क्या ये पेंटिंग्स तुमने ड्रॉ करी थी। प्याओशी पहले तो थोड़ी देर चुप खड़ी रही, फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं, और फिर टीचर को सॉरी करने लग जाती है। तो तब सभी लोग एक साथ कहने लगे कि प्याओशी को यूनिवर्सिटी से बाहर कर दो। तो वहीं जिया भी कहती है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता ही उन स्टूडेंट्स को है जिनके पास खुद की स्किल्स होती हैं, पर अब क्योंकि प्याओशी को तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्याओशी एक्सप्लेन करती है कि मैंने जानबूझकर किसी और की पेंटिंग का यूज नहीं करा था, बल्कि मैं गलती से अपनी पेंटिंग की जगह दूसरी पेंटिंग ले आई थी। और फिर सबसे माफी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं, बल्कि सब सिर्फ यही कह रहे थे कि प्याओशी को यूनिवर्सिटी से निकालो।
यहाँ तक कि कोई पेंटिंग ब्रश उठाकर प्याओशी पे मारता है। टीचर वो ब्रश उठाने लगे, फिर प्याओशी रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दीजिए। मुझे पता है कि इस टाइम आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी। कि तभी वैचू भी यहाँ आ गया, जो कि सब बातें सुन चुका था, इसलिए टीचर से बोला कि प्याओशी को लास्ट चांस ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है कि प्याओशी खुद को इम्प्रूव करके दिखा सकती है। टीचर इस बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं प्याओशी को लास्ट चांस देने के लिए रेडी हूँ, यानी पूरे 2 वीक्स का टाइम दे रहा हूँ। फिर ये सभी के सामने अपनी पेंटिंग स्किल्स दिखाते हुए पेंटिंग रेडी करके दिखाएगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाई तो फिर तब प्याओशी को यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और फिर तभी यहाँ से चले गए। अब हम देखते हैं कि प्याओशी वैचू के साथ बाहर आ चुकी है एंड बुरी तरह रो रही है आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। फिर कहने लगी कि पता नहीं मैं 2 वीक्स के अंदर सब ठीक कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो तब वैचू प्याओशी को हक करके चुप कराने लगा और बोला कि मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्याओशी जब रियलाइज करती है कि वो वैचू के कितने ज्यादा क्लोज है, इसलिए तभी वैचू को खुद से दूर कर देती है। लेकिन वैचू वापस से प्याओशी को हक करने लगा और बोला कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, यानी तुम्हारे अंदर का पेंटिंग टैलेंट भी जरूर बाहर आएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि प्याओशी बहुत ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि वो दोनों पेंटिंग्स उसकी नहीं थी एंड अब उसको खुद को प्रूफ करने के लिए 2 वीक्स का टाइम मिला हुआ है। इसलिए वैचू प्याओशी को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन प्याओशी चुप हो ही नहीं रही थी और जब काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो तब वैचू घबरा गया कि कहीं लोग इसे रोता हुआ देखकर मुझे गलत नहीं समझने लगे। वह सीन कट होता है और अब हमें प्याओशी को क्लास में दिखाया जाता है, जिसके पास शैन्यू आया एंड कहता है कि तुम यहाँ हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और फिर बताने लगा कि मुझे पता चल चुका है जो भी कुछ आज आर्ट गैलरी में हुआ, लेकिन मुझे तब भी तुम पर पूरा ट्रस्ट है। प्याओशी पूछती है कि लेकिन क्यों, यानी तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों करते हो। तो तब शैन्यू कहता है इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गलत लड़की नहीं हो। जो कंडीशन इस टाइम तुम्हारे साथ है इसके पीछे जरूर कोई रीजन रहा होगा, वरना तुम ऐसा कभी नहीं करती। प्याओशी शैन्यू की बातें सुनकर इमोशनल होने लगी, लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। तो तब शैन्यू प्याओशी की नकल उतारने लगा, यानी प्याओशी बार बार जो भी कुछ कर रही थी शैन्यू भी सेम वैसा ही करता है ताकि प्याओशी को हंसा सके। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी अब प्याओशी का मूड एकदम ठीक हो चुका है, इसलिए वो शैन्यू को थैंक्स करती है। तो तब शैन्यू भी खुश हो गया और बोला कि इट्स ओके। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शाओ जो कि जब कुछ बुक्स ले रही थी कि तभी उससे वो बुक्स नीचे गिर गई। तो तब बाई शाओ शाओ की हेल्प कराने आता है और उन बुक्स को उठवाकर वापस रखवाता है। शाओ शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है बाई को देखकर, इसलिए बाई से परमिशन लेकर उसके पास स्टडी करने बैठ गई। जहाँ जब बॉटल में पानी खत्म हो गया था तो तब वो जल्दी से जाती है एंड बाई के लिए वाटर लेकर आती है। बाई को ये सब अच्छा तो लग रहा होता है कि शाओ शाओ उसकी कितनी फिक्र करती है, लेकिन फिर वो शाओ शाओ को समझाने लगा कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, पर मैं फ़िलहाल अपने दिल में किसी को भी ऐड नहीं करना चाहता हूँ, यानी फुल फोकस सिर्फ अपनी टाइची फैकल्टी पर देना चाहता हूँ। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो तब शाओ शाओ को काफ़ी बुरा फील हुआ। और वहीं हम देखते हैं कि प्याओशी भी लाइब्रेरी में है एंड बुक सर्च कर रही है। तो वहीं शैन्यू भी एक बुक ढूंढ रहा होता है कि तभी ये दोनों एक दूसरे से मिले और बातें करने लगे। शैन्यू को जो बुक चाहिए थी वो उसे प्याओशी के पास मिल जाती है, इसलिए प्याओशी उसको वो बुक दे देती है। फिर जब ये दोनों हंसी मजाक करते हुए यहाँ से जा रहे थे तो तब वैचू इन दोनों को साथ में देख लेता है एंड उसे बुरा लगा ये देखकर कि प्याओशी कैसे जापानीज स्टूडेंट के साथ खुश नजर आ रही है। इसलिए वापस घर आता है एंड चैनबिंग की बातें याद करने लगता है कि अगर मुझे प्याओशी को अपनी बनाना है तो पहले उसके दिल को जीतना होगा। और फिर तभी प्याओशी के उस कोट को देखने लगा जिस पर किसी ने पेंटिंग ब्रश मारकर उसे खराब कर दिया था। एक्चुअली वैचू ने इस पर डिजाइन बना दिया है, जिस वजह से अब ये पहले से ज्यादा सही लग रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू प्याओशी से मिलने आया और पूछने लगा कि तुम्हारा वो जापानीज फ्रेंड कहाँ गया जो हर टाइम तुम्हारे साथ रहता है। प्याओशी कहती है कि होगा यहीं कहीं, तुमसे मतलब। कि तभी वैचू ने प्याओशी को उसका कोट दिया जिस पर डिजाइन बना रखा है। प्याओशी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी और बोली कि ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्लस जहाँ से ये खराब था वो जगह भी एकदम हाइड हो गई। तो वैचू ने समझाया कि अगर हम शांति से अपने माइंड का यूज करें तो हर खराब चीज को ठीक कर सकते हैं। प्याओशी वैचू को थैंक्स करती है तो ये सुन वैचू खुश होने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शाओ बाई की वजह से उदास है, इसलिए मेकअप देखकर कहती है कि क्या तुम सब अगली हो या फिर मैं ही कुछ ज्यादा अगली हूँ। फिर जब प्याओशी आई तो उसने प्याओशी से भी यही सेम पूछा कि क्या मैं बहुत ही ज्यादा अगली दिखती हूँ।
जो बाई मुझे नोटिस कर ही नहीं रहा है। तो तब प्याओशी समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। शाशा जब प्याओशी के कोट पर ड्राइंग देखती है तो उसको भी वो काफी ज्यादा पसंद आई एंड उसे पता है कि जरूर ये सब वैचू नहीं करके दिया होगा, इसलिए कहने लगी कि काश कोई मेरी लाइफ में भी ये सब करने वाला होता। तो तब प्याओशी शाओ को परेशान करने लग जाती है कि लाओ मैं अभी तुम्हारे कपड़ों पर ड्राइंग बनाकर देती हूँ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन किसी को मेल सेंड कर रहा है कि लीडर यही सही टाइम है, आप प्लीज वापस आ जाइए। और फिर कहने लगा कि कुछ टाइम बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे जानकर सभी लोग बुरी तरह शॉक रह जाएंगे, स्पेशली वैचू एंड प्याओशी। वेल अब हम देखते हैं कि प्याओशी वैचू के घर पर ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भला वो क्या ड्रॉ करे। तो तब वैचू यहाँ आया एंड बोला कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि जो मन में आए या जो आसपास दिखे उसे ड्रॉ कर दो। और फिर प्याओशी को खड़ा करके उसकी ड्राइंग बनाकर प्याओशी को दिखाता है। प्याओशी को ड्राइंग काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन जब प्याओशी भी वैचू को सेम पोजीशन में खड़ा करके ड्रॉ करती है तो तब वैचू को प्याओशी की ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो बोला कि तुम पहले एनिमल्स को ड्रॉ करना सीखो। प्याओशी कहती है कि ठीक है, और जब वापस से वैचू की एक्सपेंसिव शीट खराब करने वाली थी तो तब वैचू बताता है कि ये कोई नॉर्मल शीट नहीं है, बल्कि इस शीट का मार्केट प्राइस $10,000 है, क्योंकि ये शीट जनरेशन टू जनरेशन चलती है। तो ये सुन प्याओशी काफी बुरी तरह शॉक बैठी रह गई कि क्या मैंने फिर से गलती कर दी है। इसलिए तभी बातों को घुमाने की कोशिश करने लगी ताकि वैचू इस बात को भूल जाए एंड प्याओशी के कर्ज को और ज्यादा नहीं बढ़ाए। वेल सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे प्याओशी ने नॉर्मल पेपर पर एक रैबिट ड्रॉ करा है जिसको वो वैचू की पेंटिंग्स के साथ लटकाना चाह रही थी, बट वैचू प्याओशी से ऐसा करने से मना करता है, ये बताकर कि तुम्हारी ड्राइंग बच्चों जैसी है। और फिर प्याओशी की उसी रैबिट पेंटिंग को बेहतर बनाकर दिखाने लगा, यानी यहाँ उसने कुछ डिटेल्स ऐड करी एंड प्याओशी को भी काफी कुछ डिटेल्स के बारे में सिखाया कि तुम ऐसे करके पेंटिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकती हो। जो सब बातें प्याओशी ध्यान से समझने लगी। वेल अब हम देखते हैं कि वैचू प्याओशी को बाहर लाया है एंड समझा रहा है कि टाइची एंड आर्ट दोनों सेम चीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बैलेंस एंड मन की शांति होना जरूरी होता है। इसलिए अगर तुम बड़ी पेंटर बनना चाहती हो तो सबसे पहले खुद के मन को शांत करना सीखो। फिर जब तुम शांत मन के साथ ड्रॉ करने लगोगी तो तब तुम्हारी पेंटिंग डेफिनेटली सबसे बेस्ट बना करेगी। प्याओशी ऐसा ही करना स्टार्ट कर देती है, यानी आज जब वो टाइची प्रैक्टिस कर रही थी तो यहाँ वो अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत रखती है एंड उसने अपने हर एक मूव पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, जो सब देखकर वैचू खुश होता है। इसलिए बोला कि तुम में अब काफी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन तुम अब भी अपना बेस्ट नहीं दे रही हो, बल्कि ग्रैंडपा की नकल करने की कोशिश कर रही हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम सिर्फ खुद के मूव्स पर फोकस देना। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले गए। पहले अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्याओशी जब क्लास में थी तो तब शाओशा उससे पूछने लगी कि तुम्हारी पेंटिंग की तैयारी कैसी चल रही है। तो तब प्याओशी ने बताया कि बहुत ही अच्छी, यानी मैंने पहले से खुद को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। कि तभी जिया यहाँ आई एंड प्याओशी को काफ़ी सारे पेपर्स देकर उससे इन पेपर्स का काम पूरा करने के लिए बोलने लगी, ये बताकर कि तुम यहाँ फ्री में नहीं रह सकती हो, तुम्हें यहाँ पर नौकर बन के रहना होगा। वैचू भी यहाँ आ गया एंड सब बातें सुनने लगा। तो वहीं प्याओशी जिया से बिल्कुल भी नहीं दबी, बल्कि बोली कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी समझाया था कि तुम मुझे बुली नहीं कर सकती हो एंड ये जो पेपर वर्क है इसे करने की जिम्मेदारी जिनरुई की है, ना कि मेरी। वैचू खुश हुआ प्याओशी की हिम्मत देखकर। तो वहीं जिया डर के मारे वापस जिनरुई के पास आ गई। जिनरुई जिया से पूछती है कि तुम वापस क्यों आई हो, क्या तुम इससे डर गई हो। तो तब जिया कहती है कि तुम खुद प्याओशी से बात करो। तो अब जिनरुई प्याओशी से लड़ने लगती है एंड कहती है कि माना तुम यहाँ कुछ दिन की मेहमान हो, लेकिन अब भी यूनिवर्सिटी लेडी हो, इसलिए ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती हो। तो तब प्याओशी बोली कि तुम अगर मुझे ज्ञान नहीं दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम खुद को यूनिवर्सिटी लेडी बनने के काबिल समझती थी, लेकिन कभी एक भी काम बिना अपनी फ्रेंड जिया के नहीं कर पाती हो, हमेशा डरपोक की तरह उसके पीछे खड़ी रहती हो। क्या तुम डरती हो कि तुम्हारे बात करने से तुम्हारी असलियत सभी के सामने आ जाएगी। जिनरुई को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करने लगी। तो तब प्याओशी कहती है कि देखा, ये है तुम्हारी असलियत जिसे तुम लोगों से छुपा कर रखती हो। जिया जल्दी से बात संभालने लगती है कि मेरी फ्रेंड जिनरुई का वो मतलब नहीं था एंड तुम्हें पेपर वर्क नहीं करना है तो मत करो, मैं खुद कर दूंगी। कि तभी प्याओशी जोर से पेपर पर हाथ रखती है, फिर कहती है कि तुम और तुम्हारी ये फ्रेंड जिनरुई, अगर तुम दोनों ने फिर से मुझसे उलझने की कोशिश करी तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम दोनों ने मेरी दूसरी साइड नहीं देखी है। और रही मेरी बात यहाँ रुकने की, तो तुम दोनों देख लेना, मैं जरूर टीचर गोंग को खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगी।
तो तब जिया एंड जिनरुई दोनों शांत खड़ी रह जाती हैं। तो वहीं वैचू प्याओशी की हिम्मत देखने के बाद यहाँ से चला गया। वेल अब दिखाया गया है कि प्याओशी जब क्लास में अकेली थी तो तब यहाँ पर वैचू आता है। प्याओशी कल होने वाले एग्जाम की वजह से नर्वस है, तो तब वैचू प्याओशी को यकीन दिलाता है कि तुम ये कर सकती हो, यानी तुम टाइची मास्टर हो, इसलिए अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस करके ठीक अपने ग्रैंडफादर की तरह ड्रॉ कर सकती हो। तो तब जाकर प्याओशी थोड़ी रिलैक्स हुई। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे दिखाया गया है कि कैसे सभी लोग आर्ट गैलरी में आए हुए हैं प्याओशी की लाइव ड्राइंग देखने के लिए। प्याओशी अपना मन शांत करने के बाद फाइनली ड्रॉ करना शुरू कर देती है एंड स्टार्टिंग उसकी बहुत ही अच्छी रही, यानी कहाँ लोगों को लग रहा था कि प्याओशी ड्रॉ नहीं कर पाएगी, बट प्याओशी बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग बना रही होती है। शैन्यू एंड शाओशा दोनों खुश हो रहे होते हैं ये सब देखकर, बट जिया एंड जिनरुई दोनों परेशान थी कि तभी अचानक टेबल टूट गई जिस पर प्याओशी ड्रॉ कर रही थी एंड साथ ही पेंटिंग के ऊपर इंक गिर जाती है, जो सब देखकर प्याओशी को झटका लगा। तो वहीं बाकी सब ये नज़ारा देखकर हैरान थे। एक्चुअली ये सब जिया की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने छुपकर टेबल को तोड़ दिया था, इसलिए कहने लगी कि अगर तुम्हें पेंटिंग नहीं बनानी थी तो हमें साफ बता देती, इतना ड्रामा क्यों करा। तो वहीं जिनरुई कहती है कि जिया रहने दो, वैसे भी इस बेचारी की सारी पेंटिंग खराब हो चुकी है, अब ये क्या ही कर पाएगी। टीचर कहने लगते हैं कि प्याओशी ये तुम्हारा लास्ट चांस था, तो क्या मैं इसे तुम्हारी हार समझूं। तो तब शाओशा कहने लग जाती है कि नहीं टीचर, हमें प्याओशी को दूसरी शीट देनी चाहिए, लेकिन प्याओशी शाओशा को चुप करा देती है एंड कहती है कि नहीं, मैं इसी पेंटिंग को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। सभी लोग हैरान हुए कि भला ये ऐसा कैसे करेगी। तो वहीं अब वैचू भी यहाँ आ चुका था एंड प्याओशी को देखने लगा। शैन्यू एंड शाओशा दोनों प्याओशी की हेल्प कराते हैं सभी सामान को वापस उठवाने में, और फिर जाने से पहले शैन्यू प्याओशी को गुड लक बोलकर गया। और फिर अब प्याओशी एक बार फिर रेडी है पेंटिंग करने के लिए। फिर बस होना क्या था, प्याओशी ने वापस से पेंट करना शुरू कर दिया एंड जहाँ से पेंटिंग खराब हुई थी वहाँ वो सेम वही सिंबल बना देती है जो कि उसे वैचू ने सिखाया था। एंड ये बात भी वैचू ने ही प्याओशी को समझाई थी कि हम खराब से खराब चीज को भी ठीक कर सकते हैं अगर ध्यान दें तो। वेल फाइनली प्याओशी की पेंटिंग रेडी हो गई, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज रह गए कि इसका मतलब प्याओशी पेंटिंग बना सकती है। तो वहीं टीचर, शैन्यू एंड शाओशा काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, साथ ही वैचू भी काफी ज्यादा खुश हुआ। टीचर प्याओशी से कहते हैं कि तुमने आखिरकार खुद को प्रूव करके दिखा ही दिया, इसलिए तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाओगी, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरी स्टूडेंट इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। तो तब प्याओशी टीचर को थैंक्स करती है और फिर एक बार फिर सभी को सॉरी करने लगी अपनी लास्ट मिस्टेक के लिए। फिर उसने इमोशनल होकर सभी को बताया कि मैं हार मान चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, मुझे सपोर्ट करता है एंड बताता है कि अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ कि वो पर्सन मेरी लाइफ में है। एक्चुअली यहाँ प्याओशी वैचू की बात कर रही होती है, जो सब बातें वैचू भी समझ पा रहा था। फिर कहने लगी कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर बिलीव रखा। तो ये सुन शैन्यू खुश होने लग जाता है। वेल सीन कट होता है, जिसके बाद अब हम प्याओशी एंड वैचू को बाहर देखते हैं, जहाँ प्याओशी काफी ज्यादा मीट खा रही होती है, जिससे वैचू मना करता भी है कि तुम्हारा इतना कैलोरीज खाना ठीक नहीं, मतलब फिर बाद में पछताना मत। बट प्याओशी मानती ही नहीं है, बल्कि वैचू को चिढ़ा कर खा रही होती है। तो तब वैचू प्याओशी की ये सब हरकतें देखकर हंसने लगा। पर अब जब प्याओशी वापस आई तो वैचू प्याओशी से इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कराता है कि प्याओशी की बुरी हालत हो गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन्यू प्याओशी के आने का वेट कर रहा है, क्योंकि वो प्याओशी से कुछ बात करना चाहता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि शैन्यू प्याओशी से कुछ बात करने आया है। एक्चुअली जब प्याओशी पेंटिंग बनाने के बाद सभी को बता रही थी कि उसे एक पर्सन ने हमेशा सपोर्ट करा है, तो इसलिए शैन्यू बातों बातों में प्याओशी से जानना चाह रहा था कि आखिर वो पर्सन है कौन। लेकिन शैन्यू प्याओशी से क्लियरली इस बात को पूछ नहीं पाया। फिर बताता है कि मैं अपने जापानीज फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स बाय करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम दोनों मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो मेरी हेल्प के लिए। प्याओशी एंड शाओशा दोनों इस बात के लिए मान गई। फिर बस होना क्या था, तीनों शॉपिंग करने आते हैं, जहाँ ये चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेसेस बाय कर रहे थे। शैन्यू प्याओशी और शाओशा के लिए भी ड्रेसेस बाय करता है। फिर ये तीनों ड्रेस पहनकर फोटोज क्लिक कराने लग जाते हैं, साथ में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं और इन्होंने शॉपिंग भी पूरी कर ली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ये तीनों वापस यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, जहाँ शैन्यू इन दोनों को थैंक्स करता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चली गई। तो तब शैन्यू कहने लगा कि थैंक यू सो मच प्याओशी, हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी जब मोबाइल में बिजी होती है तो तब वैचू एक बार फिर परेशान होने लगता है। इसलिए प्याउशी को घर के काफी सारे काम बता रहा था, लेकिन प्याउशी ने ऑलरेडी सब काम कर दिए थे। फिर कहने लगा कि अच्छा चलो, मेरे रूम में एक चीज रखी है, उसे लेकर आओ। प्याउशी फाइनली अपना मोबाइल रख देती है और जब वैचू के रूम में आई तो यहाँ वैचू को वही कोट रखा होता है जो कि प्याउशी से जल गया था। इसलिए ये देखकर वो बुरी तरह शॉक रह जाती है। एक्चुअली वैचू ने इस कोट को ठीक कर दिया है जली हुई जगह पर एम्ब्रॉयडरी करके। प्याउशी कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, यानी तुम सब कर सकते हो। जिस तरह से तुम्हें ये एम्ब्रॉयडरी आती है, तुम इस चीज की शॉप खोलकर काफी सारे पैसे भी कमा सकते हो। तो तब वैचू बताने लगा कि मुझे ये एम्ब्रॉयडरी मेरी ग्रैंड मदर ने बचपन में सिखाई थी। कि तभी डोर पर कोई आया जो कि और कोई नहीं बल्कि चैन बिंग एंड आर्या ये दोनों होते हैं। दोनों प्याउशी को कांग्रेट्स करने लगे कि तुमने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी। तो तब प्याउशी ने इन्हें थैंक्स करा। अब ये दोनों अंदर आ गए जहाँ चैन बिंग को भी कोट काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। तो तब वैचू बोलता है कि अगर तुम्हें ये कोट इतना ही पसंद आ रहा है तो तुम ये रख सकते हो। चैन बिंग सरप्राइज हुआ कि क्या सच में, और फिर वैचू से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कोट को अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया। प्याउशी बैठी फिर कहने लगी कि वैसे कोट अब ठीक हो चुका है, इसलिए तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए। तो तब वैचू बोला कि उस कोट को मैंने खुद अपने टैलेंट से ठीक करा है, ना कि तुमने, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट कम नहीं होगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो टाइची प्रैक्टिस पर ध्यान दो एंड जल्द से जल्द खुद को इम्प्रूव करो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ प्याउशी को बता रही है कि मैंने उन फोटोज का प्रिंट निकलवा लिया है जो कि हमने शैन्यू के साथ शॉपिंग टाइम पर क्लिक कराई थी। तो तब प्याउशी कहने लगी कि मुझे भी दिखाओ, बट शाओ फोटोज दिखा नहीं रही होती है कि तभी वो वैचू से टकरा गई एंड फोटोज नीचे गिर जाती हैं, जिसको उठाते टाइम वैचू प्याउशी एंड शैन्यू की साथ वाली फोटो देख लेता है, जिसे देखकर वैचू को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, पर अब वो कर भी क्या सकता था। इसलिए प्याउशी को चुपचाप फोटो देखकर गुस्से में यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम प्याउशी को वैचू के घर में क्लीनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ सामान में से प्याउशी को कुछ कॉमिक्स मिली। इसलिए ये देखकर प्याउशी शॉक रह गई एंड वैचू से कहने लगी कि तुम्हारे पास ये सब बुक्स थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, यानी तुमने इन्हें छुपा कर क्यों रखा हुआ था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि तुम्हारे पास सिर्फ बोरिंग बुक्स हैं रीड करने के लिए। तो तब वैचू बताता है कि इन्हें मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। प्याउशी को यकीन नहीं आता कि क्या मेरे लिए बाय करके लाए हो, वो भी तुम। कि तभी और बुक्स निकालते टाइम प्याउशी को जिया की वो फोटो मिल जाती है, जिसके अंदर जिया प्याउशी की सबसे पहले वाली पेंटिंग को खराब करती हुई नजर आ रही है। प्याउशी हैरान हुई कि जब तुम्हारे पास इस बात का प्रूफ था तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो तब वैचू कहता है इसलिए क्योंकि मैं ये फोटो कल ही सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से निकलवा कर लाया हूँ। प्याउशी कहने लगती है कि अब जब मेरे पास प्रूफ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और फिर तभी जिया एंड जिनरुई से बात करने आ गई एंड जिया को वही फोटो दिखाती है। जिया शॉक रह जाती है फोटो देखकर, इसलिए कहने लगी कि ये फेक फोटो है, यानी कि इस समय जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। प्याउशी कहती है कि वेट, मैं टीचर से सब बात कर लूँ फिर तुमसे करूंगी। तो तब जिया ने प्याउशी को रोक लिया एंड कहने लगी कि मैं बोल तो रही हूँ कि ये फोटो फेक है, फिर तुम क्यों टीचर से बात करने जा रही हो। और फिर जिनरुई से कहने लगती है कि जिनरुई बताओ ना कि मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो तब जिनरुई जिया को अकेला छोड़ देती है, ये कहकर कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। जिया काफी ज्यादा शॉक हुई कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, यानी तुम क्या मुझे ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़ रही हो, जबकि ये सब मैंने तुम्हारे बोलने पर करा था, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो तुम मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर करवा दोगी। जिनरुई अनजान बनने लगी कि भला तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो, जबकि मैंने तो कभी तुमसे कुछ नहीं करवाया। तो तब जिया गुस्से में सब एक्सपोज करना शुरू कर देती है कि आज तक मैं प्याउशी को इसलिए परेशान करती थी क्योंकि तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए अभी रिसेंटली इसकी टेबल को भी मैंने ही तोड़ा था। प्लस तुम्हें वैचू पसंद है, इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी कि तुम्हें वैचू मिल जाए एंड और भी पता नहीं तुम्हारे ऐसे कितने काम हैं जो सब मेरी हेल्प की वजह से हुए हैं, और आज जब मैं फंस रही हूँ तो तुम मुझे अकेला छोड़ रही हो। तुम सच में एक बहुत ही घटिया इंसान हो, यानी कि तुम सच में एक विच हो। जिनरुई गुस्से से जिया पर चिल्लाने लगती है कि चुप हो जाओ। कि तभी टीचर एंड वैचू ये दोनों भी यहाँ आ गए, जिन्होंने सब कुछ सुन लिया है। एक्चुअली वैचू का ये आइडिया था कि ये दोनों खुद से तो कुछ कबूलेंगी नहीं, इसलिए हमें ट्रिक से टीचर को लाइव ही सारी बातें सुनानी होंगी। वैचू प्याउशी का हाथ पकड़कर उसको अपने पास करता है। तो तब ये सब जिनरुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं कैसे वैचू की नजरों में विलन बन चुकी हूँ और प्याउशी हीरोइन जिसको वो मुझसे बचा रहा है।
वेल टीचर इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं कि आखिर तुम दोनों ऐसी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकती हो। प्याउशी तुम्हारी क्लासमेट है जिसके साथ तुम्हें हंसी खुशी रहना था, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद दूसरी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो हम इन्हीं दिनों को याद करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ कैसे अच्छे से रहते थे, ठीक एक फैमिली की तरह। लेकिन तुम दोनों ने जेलेसी के चक्कर में अपना सारा टाइम और मेमोरीज को खराब कर दिया है और अपनी दोस्ती और ट्रस्ट को भी बिगाड़ दिया है। जिनरुई एंड जिया दोनों बुरी तरह रोने लगी थी टीचर से डांट सुनकर, इसलिए जिनरुई जल्दी से यहाँ से चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी काफ़ी खुश नज़र आ रही है क्योंकि उसने जिनरुई एंड जिया को टीचर के सामने एक्सपोज कर दिया है, इसलिए अब अगर ये दोनों फिर दोबारा कुछ करती हैं तो सबसे पहले शक इन्हीं पर जाएगा। वैचू कहने लगता है कि अब जब आज तुम इतनी खुश नज़र आ रही हो तो आज मैं तुम्हारी कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवाऊंगा, यानी तुम आज फुल एंजॉय कर सकती हो। तो ये सुन प्याउशी और भी ज़्यादा खुश होने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन एक फैंग फैमिली टेम्पल में है, जहाँ जब वो प्रे कर रहा था तो तब दिखाया गया कि वही मिस्टीरियस लड़की भी यहीं पर थी, जिससे टैन बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम वैचू एंड प्याउशी के बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम अभी भी वो सब नहीं कर सकती हो जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए खुद को मैन समझकर सब स्पॉइल मत करो। और फिर तभी यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम वैचू को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ डॉक्टर चैन वैचू को चेक करने के बाद बताने लगे कि तुम 80% ठीक हो चुके हो, बस 6 मंथ्स की और बात है, फिर तुम पहले की तरह पूरी तरह ठीक हो जाओगे। पर बस याद रहे कि इस बीच तुम्हें बिल्कुल भी टाइची प्रैक्टिस नहीं करनी है और ना ही किसी से फाइट करनी है। तो तब वैचू इस बात के लिए मान गया, जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि चैनबिंग एंड आर्या दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चैनबिंग आर्या के साथ बार बार हंसी मजाक कर रहा था कि पता नहीं तुम हर बार मुझे इतनी ज़ोर से क्यों हिट करती हो कि जैसे मुझसे जेलस रहती हो क्योंकि मैं तुमसे अच्छा फाइटर हूँ। और फिर बाई के पास आकर पूछने लगता है कि बाई ब्रदर, आजकल आपकी वाली यहाँ आपसे मिलने नहीं आ रही है, क्या आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है? तो तब बाई समझाने लगता है कि जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। कि तभी शाओ शाओ यहाँ आ गई, जो कि आज बाई एंड पूरी टाइची फैकल्टी के लिए मेडिसिन लेकर आई है और फिर बताने लगी कि आप लोग दिन रात प्रैक्टिस करते हो, जिस दौरान आप सभी इंजर्ड भी होते होंगे, इसलिए मैं आप सभी के लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। बाई मेडिसिन लेने से मना करने लगता है, ये बताकर कि इंजर्ड होना हमारी प्रैक्टिस का ही पार्ट है, यानी ये तो रोज़ का है, क्योंकि विदाउट इंजरीज हम कुछ नया सीख ही नहीं सकते। तो तब शाओ शाओ कहने लगी कि पर मैं ये सब मेडिसिन बहुत प्यार से लाई हूँ, मुझे ये सब मेरी फ्रेंड्स ने दी थी जिनका मैं ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकती, इसलिए आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो तब चैनबिंग शाओ शाओ के ज़्यादा फोर्स करने पर मेडिसिन ले लेता है एंड उन्हें बाई को देता है। बाई भी अब मेडिसिन रखने के लिए रेडी था और जब मेडिसिन को अंदर रखने जाने लगा तो तब शाओ शाओ भी बाई के पीछे गई एंड अंदर आकर बाई से बातें करने लग जाती है कि सीनियर, आप जब भी फाइट करते हो तो और भी ज़्यादा हैंडसम दिखते हो, मैंने भी बचपन में टीवी में देखकर थोड़ी बहुत फाइट सीखी थी। और फिर उल्टे सीधे मूव्स करके दिखाने लगती है। तो तब बाई ये सब देखकर हंसा और कहने लगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा फनी और क्यूट हो, अगर तुम टाइची सीखना चाहती हो तो कभी भी यहाँ आ सकती हो, मैं तुम्हें टाइची सिखा दूंगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब शाओ शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू प्याउशी को अपने साथ पिकनिक पर लेकर जा रहा है। प्याउशी हैरान हो रही होती है कि क्या आज भी तुम मुझसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाओगे, कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो, देख लो अगर तुमने मुझसे प्रैक्टिस कराई तो अच्छा नहीं होगा। कि तभी वैचू ने बातों बातों में गलती से प्याउशी का हाथ पकड़ लिया। प्याउशी हैरान हुई, इसलिए हैरानी से वैचू को देखने लगी। तो तब वैचू कहता है कि तुम्हारा हाथ काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और फिर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने के बाद यहाँ से चला गया। तो तब प्याउशी उसे हैरानी से देखती रह जाती है कि आज सीनियर वैचू ने मेरी तारीफ कैसे कर दी। वेल दोनों पहले फिशिंग करते हैं, जहाँ इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड करा, फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। साथ ही वैचू काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर भी लाया था जो सब प्याउशी को पसंद आती हैं एंड वो खाने से पहले पूछ भी रही थी कि बाद में तुम मुझसे एक्सरसाइज तो नहीं करवाओगे ना। तो तब वैचू हंसकर कहता है कि नहीं। और फिर कुछ इस तरह इन दोनों ने पिकनिक को अच्छे से एंजॉय करा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों यूनिवर्सिटी के बाहर आ चुके हैं, पर अब क्योंकि प्याउशी सो चुकी थी तो तब उसको ध्यान से देखते हुए वैचू कहने लगता है कि वैसे तो मुझे तुम बोलती हुई अच्छी लगती हो, पर कभी कभी शांत भी अच्छी लगती हो। और फिर जब कुछ ठीक कर रहा होता है कि तभी दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। प्याउशी हैरानी से वैचू को देखने लगती है, यानी कि सिचुएशन काफी रोमांटिक बनने लगी थी, इसलिए तभी वैचू दूर हो गया। पर इस वजह से दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी, यानी ये फर्स्ट टाइम है जब प्याउशी भी वैचू के लिए रोमांटिक फील कर पा रही है। मतलब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैचू एक बार फिर प्याउशी की ट्रेनिंग करवा रहा होता है, लेकिन प्याउशी
प्याउशी सीरियस होकर ट्रेनिंग नहीं कर रही थी एंड डांटने पर उल्टी सीधी प्रैक्टिस करने लग जाती है, यानी बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है। जो सब देखकर वैचू पहले तो हंसता है, लेकिन फिर अपनी हंसी पर कंट्रोल करने के बाद प्याउशी को एक बड़े स्टोन से डराने लगा। प्याउशी डर भी गई एंड चुपचाप सीरियस होकर एक्सरसाइज करने लगी, क्योंकि उसे पता है कि ये मार भी सकता है, इसलिए चुपचाप सब करने लग जाती है। फिर जब वैचू किसी काम से गया एंड प्याउशी ने उस स्टोन को उठाने की कोशिश की तो तब वो स्टोन प्याउशी से उठा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भारी था। फिर तभी वैचू आता है और उस स्टोन को उठाकर ले जाता है। इसका मतलब वैचू सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर बस फिलहाल एनर्जी सेविंग मोड पर है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक साइड से शैन्यू आ रहा है तो दूसरी साइड से प्याउशी उससे मिलने आ रही है, क्योंकि शैन्यू ने प्याउशी को मिलने बुलाया है, क्योंकि आज वो फाइनली प्याउशी को अपनी लव फीलिंग्स बताने वाला है। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या प्याउशी शैन्यू को एज ए लवर एक्सेप्ट करती है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि शैन्यू प्याउशी से अपनी लव फीलिंग्स कन्फेस करने आया है और फिर बताने लगा कि एक्चुअली मैं वापस जापान जाने वाला हूँ, इसलिए जाने से पहले इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। यानी प्याउशी मैं तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज्यादा कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ में रहें। प्याउशी शॉक रह गई ये सब सुनकर। तो ही शैन्यू कहता है कि वैसे तो मेरा होम टाउन जापान है, लेकिन मैं तुम्हारे खातिर हमेशा चाइना में रहने के लिए रेडी हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कि हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाए, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुमसे एक बार मिलना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 2 बार मिलना डेस्टिनी है। और फिर जापानीज मैरिज टाई निकाल कर प्याउशी को देने लगा। प्याउशी जो कि हैरान थी इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए पहले वो साइलेंट खड़ी रह गई। फिर कहती है कि माफ करना मगर मेरा आंसर नो है, क्योंकि जब तुमने कहा कि एक बार मिलना कोइंसिडेंस हो सकता है लेकिन बार बार मिलना नहीं, यानी फिर वो डेस्टिनी होती है। तो तब ये सुनकर मेरे माइंड में कोई और पर्सन आया। शैन्यू उदास हो जाता है इस बात को सुनकर, यानी कि उसका दिल टूट गया। तो तब प्याउशी समझाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा खुश रही हूँ, यानी तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ये फ्रेंडशिप वाला प्यार है, लाइफ पार्टनर वाला प्यार नहीं, इसलिए मुझे माफ कर देना। और फिर तभी जापानीज टाई शैन्यू को वापस कर देती है। तो तब शैन्यू काफी ज्यादा उदास हुआ, लेकिन अपनी उदासी शो नहीं करता, बल्कि प्याउशी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से जाने लगता है, यानी कि अब वो वापस जापान चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी आज काफी प्यार से वैचू के घर आई है, क्योंकि अब उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका है कि वो वैचू को पसंद करने लगी है, इसलिए आज वैचू से कुछ ज्यादा ही प्यार से बातें कर रही थी। फिर तभी वैचू के साथ फोटो भी क्लिक करती है, जो कि अच्छी क्लिक हुई थी। तो तब वैचू हैरान होने लगा कि पता नहीं आज इस लड़की को हो क्या गया है जो ये डिफरेंट बिहेव कर रही है। फिर अब दिखाया जाता है कि प्याउशी क्लीनिंग करते टाइम बार बार वैचू को परेशान करती है, यानी आज उसका कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था वैचू से बातें करने का और उसे परेशान करने का, पर वैचू प्याउशी से काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन और उसके सभी टीम मेंबर्स टाइची फैकल्टी आए हैं एंड आर्या और चैन बिंग से बोलने लगे कि लास्ट टाइम तुम दोनों की एंट्री अचानक हुई थी, जिस वजह से कोई भी रेडी नहीं था एंड ये एक तरह की चीटिंग भी थी, इसलिए चलो हम वापस से फाइट करते हैं। आर्या कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो वहीं एक टीम मेंबर जो कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तो तब चैन बिंग उससे कहता है कि अरे वेट, तुम तो वही हो ना जिसको मैंने उठाकर फेंक दिया था। तो तब टाइची फैकल्टी वाले चैन बिंग की इस बात पर हंसने लगे। दोनों फैकल्टी के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन तभी शाओ बीच में आ गई एंड सभी को रोक देती है कि तुम सभी बॉयज हो, बट टाइची फैकल्टी में गर्ल्स भी है, इसलिए तुम गर्ल्स को बुली नहीं कर सकते। तो ये सुन अब इससे पहले कि एक मेंबर शाओ को मार पाता, लेकिन तभी बाई बीच में आ गया एंड शाओ को बचा लेता है, साथ ही पूछता भी है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सब देखकर शाओ काफी ज्यादा खुश होने लगी। बाई इन सभी से बात करता है, जहाँ टैन शर्त रखता है कि हम फिर से कंपटीशन करेंगे, जिसमें अगर तुम लोग हारे तो हमेशा के लिए टाइची फैकल्टी को बंद कर दोगे। और फिर तभी एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि कैसे उसने अपनी फैकल्टी में और अच्छे फाइटर्स को ऐड कर लिया है, इसलिए वो फिर से टाइची फैकल्टी को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस बार तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। कि तभी यहाँ एंट्री हुई वैचू की, जो कि बोलता है कि ठीक है हम तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर अगर हम लोग जीते तो तुम्हें जो नेशनल कंपटीशन में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है उसे तुम लोग हमें दे दोगे।
टैन एक टाइम के लिए शांत हो गया, पर जब टाइची फैकल्टी वाले कहने लगे कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम डर चुके हो, तो तब टैन रेडी हो जाता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, और फिर तभी ये सब यहाँ से चले गए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी स्कार्फ रेडी कर रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत से। तो तब शाओशा पूछती है कि तुम ये किसके लिए रेडी कर रही हो, तो तब वो कहती है कि अपने ग्रैंडफादर के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। यानी प्याउशी ये स्कार्फ वैचू के लिए रेडी कर रही थी। फिर वो वैचू के घर उससे मिलने आई, जहाँ से वैचू की बातों से पता चला कि कुछ टाइम बाद टाइची फैकल्टी का कंपटीशन टैन की टीम के साथ होने वाला है, जिसमें अगर वो सब जीते तो नेशनल कंपटीशन में जा पाएंगे, पर अगर हार गए तो हमेशा के लिए टाइची फैकल्टी बंद हो जाएगी। इसलिए प्याउशी कहने लगती है कि अगर टाइची फैकल्टी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वैचू मना कर देता है कि नहीं, अभी भी तुम्हारा सभी के सामने आना ठीक नहीं। प्याउशी ने वैचू से आइस क्लोज करने के लिए बोला और फिर स्कार्फ पहना देती है। वैचू हैरान हुआ कि क्या सच में ये तुमने बनाया है, वो भी मेरे लिए, लेकिन क्यों? तो तब प्याउशी बताती है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, मुझे हिडन टाइची भी सिखा रहे हो, इसलिए ये एक गिफ्ट है। वैचू खुश होता है और फिर तभी प्याउशी को भी वो स्कार्फ पहनाने लगा। प्याउशी हैरानी से वैचू को देखती है, फिर शर्मा कर यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू प्याउशी को स्केटिंग सिखाना चाहता है बॉडी बैलेंस के लिए, इसलिए दोनों साथ में स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों खुश नजर आ रहे थे, फुल एंजॉय भी कर रहे थे, और कुछ इस तरह इन दोनों का ये दिन अच्छे से स्पेंड हुआ, क्योंकि अब प्याउशी कंफर्म है कि वो वैचू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी जब वैचू के घर से जा रही थी कि तभी उसे बाहर कुछ अजीब लगा, इसलिए डरकर वो वापस अंदर आ गई और बताने लगी कि बाहर कोई है। वैचू हंसने लगता है कि क्या तुम डर रही हो, तो तब वो कहती है कि हाँ। कि तभी प्याउशी को कोई सामने से आता हुआ दिखा, इसलिए वो इस बारे में वैचू को बताती है। एक्चुअली ये वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम भी वैचू पर अटैक करा था। फिर बस होना क्या था, वो फिर से बिना कोई बात करे वैचू से फाइट करना शुरू कर देती है। एक तो वैचू पहले इंजर्ड था पुरानी इंजरीज की वजह से, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, एंड जब वैचू उस लड़की का मास्क हटाकर फेस देखने ही वाला था, तो तब वो उसे इतनी जोर से किक मारती है कि वैचू उठने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। वो लड़की फेस रिवील नहीं हो जाने के डर से जल्दी से यहाँ से भाग जाती है, जिसका पीछा प्याउशी कर भी नहीं पाई, क्योंकि वो वैचू को देखने लगी जो कि अब इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका है कि बिल्कुल भी उठ नहीं पाता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वैचू को चेक कर रहे हैं। प्याउशी डॉक्टर से पूछती है कि क्या सब ठीक है, तो तब वो कहते हैं कि हाँ, और फिर उन्होंने प्याउशी को किसी काम से बाहर भेज दिया। और फिर प्याउशी के जाने के बाद वैचू को बताया कि वो जितने भी % ठीक हुआ था, वापस से उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। ऊपर से अब शायद ही वो कभी चल पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजर्ड उसके लेग्स हुए हैं। वैचू शॉक रह जाता है इस बात को सुनकर, यानी कि वैचू का दिल टूट गया। फिर बाई, आर्या, चैनबिंग, ये तीनों भी यहाँ आ गए, जो कि वैचू की ऐसी कंडीशन देखकर परेशान है। आर्या कहने लगी कि मुझे वैचू की फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, बट वैचू उसको रोक देता है, क्योंकि वैचू का मानना है कि अभी सही टाइम नहीं है बड़ों को इस मैटर में इन्वॉल्व करने का, यानी फिर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ने लगेगी। और फिर जब ये सभी यहाँ से चले गए, तो तब वैचू इमोशनल होकर अपने लेग्स को देखने लगता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा डरने लगा है कि क्या सच में मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। अब हम बाई को डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं, जो सब बातें छुपकर प्याउशी भी सुन लेती है कि कैसे अब शायद ही वैचू कभी चल पाए और फाइट कर पाए। इसलिए प्याउशी काफी बुरी तरह शॉक रह गई इस बात को सुनकर, क्योंकि उसे वैचू की काफी ज्यादा फिक्र है। बाई को फील हुआ कि जैसे कोई बाहर इनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो डॉक्टर को चुप करा देता है। एक्चुअली सभी से वैचू ने मना कर दिया है कि कोई भी प्याउशी को उसकी कंडीशन के बारे में नहीं बताएगा। इसलिए जब प्याउशी अंदर आई, तो तब डॉक्टर कहते हैं कि वैचू जल्दी ठीक हो जाएगा, फिलहाल आप उसे घर लेकर जा सकती हो। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैचू उदास रहने लगा है अपने लेग्स की कंडीशन की वजह से, इसलिए प्याउशी पूरी कोशिश कर रही थी वैचू के मूड को ठीक करने की। फिर जब वो वैचू को सूप बनाकर देती है, तो तब प्याउशी की बातों से वैचू समझ जाता है कि इसका मतलब प्याउशी मेरे लेग्स की कंडीशन के बारे में सब जान चुकी है, इसीलिए प्याउशी मुझे मेडिसिन सूप बनाकर दे रही है। जिस वजह से वो प्याउशी से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, यानी कि तुम्हें वापस यहाँ आकर मेरे घर के काम करने की जरूरत नहीं। प्याउशी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे खुद से दूर कर सकते हो, जबकि बुरे टाइम में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तो वैचू कहता है कि नहीं, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। एक्चुअली वैचू को इंसल्टेड फील हो रहा है कि अब जैसे वो किसी काम का नहीं रहा हो, इसलिए वो प्याउशी को खुद से दूर
करना चाह रहा है क्योंकि वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें प्याउशी को डॉम में दिखाया जाता है जहाँ वो यही सब बातें सोच रही होती है कि मैं वैचू का कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाऊं। तो वहीं अब हमें वैचू दिखाया गया जो कि जब घर में था तो तब उसे सब जगह प्याउशी दिखने लगी कि कैसे कैसे वो वैचू के घर में काम करती थी, कहाँ उठती बैठती थी और कैसे कुकिंग किया करती थी। इसका मतलब वैचू प्याउशी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी प्याउशी को खुद से दूर कर दिया है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम टैन को देखते हैं जिसे उसके टीम मेंबर्स बताते हैं कि वैचू बुरी तरह इंजर्ड है, यानी कि वो चल नहीं सकता, इसलिए वो हमसे कंपटीशन करने नहीं आएगा। तो ये सुन टैन खुश होने लगा। फिर उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसके बाद वो उसी मिस्टीरियस लड़की से मिलने आ गया जिसने वैचू पर अटैक करा था। वेल वो बताती है कि तुम समझ ही चुके होंगे कि वैचू को वापस से इंजर्ड मैंने करा है अपने सीक्रेट मूव्स की वजह से। साथ ही मैं उसके घर से वो चीज चुरा लाई हूँ जिसे मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी, यानी हिडन टाइची मूव्स की सीक्रेट बुक, जिससे मूव्स सीखकर तुम्हें कंपटीशन जीतने में आसानी होगी और फिर हम हमेशा के लिए टाइची फैकल्टी को यूनिवर्सिटी से खत्म करवा देंगे। और जो वैचू का सपना है टाइची को पूरी दुनिया में फेमस करने का, वो भी वो अपने उस ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। टैन खुश होने लगा इन बातों को सुनकर और जब वो लड़की यहाँ से चली गई तो उसको हिडन टाइची मूव्स की वही बुक भी रखी मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें बाई को दिखाया गया जो कि परेशान है कि अब बिना वैचू के हम कंपटीशन को कैसे जीतेंगे, क्योंकि इस बार टैन ने अपनी टीम में कई सारे मेंबर्स ऐड करे हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। शायद हम मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाए एंड हमारी फैकल्टी बंद हो जाए। तो तब प्याउशी बाई से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करा सकती हूँ, लेकिन बाई मना कर देता है क्योंकि सभी को यही लगता है कि प्याउशी एक नॉर्मल लड़की है। तो तब प्याउशी सोचने लगी कि क्या मुझे इन सभी को बता देना चाहिए कि मैं भी टाइची जानती हूँ, लेकिन अब क्योंकि वैचू ने मुझसे ये बात सभी को बताने से मना कर रखा है, इसलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। दूसरी तरफ हम वैचू को देखते हैं जो कि कॉल पर बाई से इसी बारे में बात करता है कि हिडन टाइची की सीक्रेट बुक मेरे घर से गायब है, जरूर उसको उसी लड़की ने चुराया है एंड जरूर इन सभी कामों के पीछे टैन का हाथ हो सकता है। तो तब ये सब बातें सुनकर बाई भी परेशान होने लगा क्योंकि वो बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कि तभी वैचू से मिलने प्याउशी आईडोर कार्ड का यूज करके इसलिए वैचू कॉल कट कर देता है। वैचू प्याउशी से आने का रीजन पूछता है तो तब प्याउशी ने बताया कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं अपना ट्रांसफर टाइची फैकल्टी में कराना चाहती हूँ क्योंकि इस टाइम टाइची फैकल्टी को मेरी ज़रूरत है। मैं अपना टैलेंट हमेशा के लिए हाइड नहीं रख सकती, बल्कि सभी के सामने आकर अपने दोस्तों और टाइची को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, यानी कि मुझे भी टाइची मेंबर बनकर टैन की टीम से कंपटीशन करना है। तो ये सुन वैचू खुश होने लगा कि प्याउशी अब कैसे समझदार बन चुकी है एंड अपनी खुशी से टाइची फैकल्टी में ट्रांसफर होना चाहती है। तो अब तो ये हमें बाद में ही पता चलेगा कि प्याउशी टैन की टीम को हरा पाएगी कि नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि प्याउशी टाइची फैकल्टी में ट्रांसफ़र होने के लिए रेडी है ताकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। फिर अब हमें रात में दिखाया गया कि वो डॉक्टर चैन से बात करती है एंड सब बता देती है कि मैंने उस दिन आपकी और सीनियर बाई की सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से अब मुझे भी वैचू की कंडीशन के बारे में पता है। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से वैचू जल्द से जल्द ठीक हो सके एंड चलने भी लगे। तो तब डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, अगर वैचू को अच्छी थेरेपी दी जाए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो पाएगा। प्लस एक बुक है जिसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, पर अगर तुमने उस बुक को ढूंढ लिया तो वैचू और जल्दी ठीक हो सकता है। तो ये सुन अब बस होना क्या था, प्याउशी नेक्स्ट डे जल्दी से लाइब्रेरी आती है एंड बुक को सर्च करने लग जाती है। बुक के बारे में उसने इंटरनेट पे काफ़ी कुछ सर्च भी किया, जिससे पता चला कि वो बुक उसे इसी लाइब्रेरी में मिलेगी, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। तो तब प्याउशी रोना भी शुरू कर देती है कि पता नहीं मैं वैचू को ठीक कर भी पाऊंगी कि नहीं। और फिर तभी फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद प्याउशी को वो बुक मिल जाती है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और फिर इस बारे में वैचू को बताने के लिए कॉल करती है। वैचू मोबाइल उठाने के चक्कर में गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बेजान हो चुकी है, इसलिए वैचू रोने भी लगा। एक्चुअली चाइनीज स्टाइल में ऐसी ऐसी जगह पर अटैक करा है जिससे वैचू की बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। प्याउशी परेशान होने लगती है कि भला वैचू कोई भी रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा है, क्या वो ठीक है। इसलिए तभी वैचू के घर पर वैचू को देखने आ गई। फिर उसने वैचू की हेल्प कराई उसे उठाने में। अब हम देखते हैं कि प्याउशी वैचू को भी बुक के बारे में बताती है कि इसकी हेल्प से तुम तेजी से ठीक हो जाओगे। बट वैचू को प्याउशी की बातों पर बिलीव नहीं था कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वैचू की ग्रैंड मदर है, जिनका प्याउशी वेलकम करने लगी। तो तब ग्रैंड मदर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में र्यूमर्स हैं कि वैचू की गर्लफ्रेंड है। वो घर के अंदर आई। फिर जब प्याउशी उनके लिए टी बना रही थी तो वो पूछती हैं कि तुम ये टी में क्या डाल रही हो। प्याउशी बताती है कि एक्चुअली इसकी हेल्प से वैचू को अच्छी नींद
नींद आती है, इसलिए मैं ब्लैक टी में इसी का यूज़ करती हूँ। तो तब ग्रैंड मदर इम्प्रेस होने लगी कि ये लड़की कितनी ज़्यादा समझदार है और वैचू का ख्याल भी रखती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वैचू भी यहाँ आ गया, जिससे ग्रैंड मदर उसके लेग के बारे में पूछने लगी और सजेस्ट करती हैं कि तुम वापस मेरे साथ चलो। लेकिन वैचू मना कर देता है, ये कहकर कि मैं डरकर भागना नहीं चाहता हूँ बल्कि खुद से सब ठीक करना चाहता हूँ। ग्रैंड मदर कहती हैं कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। अब हम ग्रैंड मदर को आर्ट टीचर के साथ देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मदर ने टीचर को डांटा कि मैंने आपसे वैचू का ख्याल रखने के लिए बोला था, लेकिन आपने वैचू पर ध्यान नहीं दिया। तो तब टीचर बताने लगे कि प्याउशी वैचू का ध्यान रख रही थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया था। ग्रैंड मदर हैरान होती हैं कि क्या आपको भी वैचू और प्याउशी के बारे में सब पता था, लेकिन आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो तब टीचर बोले कि वैचू और प्याउशी के बारे में सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता है, शायद प्रिंसिपल को भी पता हो, इसलिए आपको भी इस बारे में पता चल जाना चाहिए था। ग्रैंड मदर टीचर से प्याउशी के बारे में पूछती हैं कि वो किस तरह की लड़की है। तो तब टीचर प्याउशी के बारे में सब बताने लगते हैं कि उसने कैसे स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी में चीटिंग से एडमिशन लिया था। ग्रैंड मदर हैरान हुई और बोली कि अगर वो चीटिंग करके आई थी तो अभी तक यहाँ क्यों है। तो तब वो बताते हैं कि इसलिए क्योंकि फिर उसने खुद को प्रूफ करके दिखा दिया था, एंड वो पहले जिसकी पेंटिंग लाई थी वो बहुत ही कमाल की थी। ग्रैंड मदर भी उस पेंटिंग को देखने के लिए बोलती है जिसे प्याउशी अपना बोलकर सभी को दिखाती थी, यानी प्याउशी के ग्रैंडफादर की पेंटिंग। लेकिन यहाँ जब जैसे उन्होंने पेंटिंग को देखा तो वो शॉक रह गई एंड परेशान होने लगी कि जैसे उन्हें काफी बड़ी बात पता चली हो, इसलिए वो तभी यहाँ से चली जाती हैं। जबकि टीचर समझ भी नहीं पाए कि आखिर इन्हें हो क्या गया है। अब हम देखते हैं कि प्याउशी बुक के अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी है, इसलिए सबसे पहले वो वैचू की थेरेपी स्टार्ट करती है। फिर उसने अपने ग्रैंडपा से कॉल पर एक रेमेडी के बारे में पूछा जो कि ग्रैंडपा की सीक्रेट रेमेडी थी, जिसको जब सुबह में प्याउशी रेडी कर रही होती है तो वैचू खुश होने लगा ये देखकर कि प्याउशी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। प्याउशी वैचू को उस रेमेडी का सूप बनाकर देती है। साथ ही प्याउशी ने वैचू की थेरेपीज को भी कंटिन्यू रखा, यानी कि वो टाइम से वैचू को सूप भी दे रही थी और थेरेपीज भी कर रही थी, इसलिए वैचू धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। अब हम डॉक्टर चैन को देखते हैं, जिनसे मिलने प्याउशी एंड वैचू ये दोनों आए हुए हैं। तो तब यहाँ डॉक्टर चैन हैरान रह जाते हैं वैचू को इतनी स्पीड से ठीक होते हुए देखकर। फिर उन्होंने वैचू से उठने के लिए बोला तो तब वैचू उठ भी गया, लेकिन उसे खड़े होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। डॉक्टर इम्प्रेस होकर प्याउशी से पूछने लग जाते हैं कि तुम आखिर वैचू को ऐसा कौन सा सूप बनाकर दे रही हो। तो तब प्याउशी बताती है कि उस सूप की रेसिपी मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दी थी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तब डॉक्टर बोले कि तुम वैचू को जो भी कुछ बनाकर दे रही हो वो देती रहो, क्योंकि ये बहुत जल्द ठीक होने वाला है। वैचू पूछता है कि क्या मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर वैचू से ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शाओ बाई को अपने साथ बाहर लेकर आई है, क्योंकि बाई कुछ दिन बाद होने वाले कंपटीशन की वजह से परेशान रहने लगा था, इसलिए शाओ शाओ बाई को रिलैक्स फील कराना चाह रही थी। और फिर बाई को एक लैंप दिखाकर विश मांगने का बोलती है, ये कहकर कि ये कोई नॉर्मल लैंप नहीं है बल्कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मुझे ये मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, एंड वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे देखकर अपनी विश मांगो, वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। बाई शाओ शाओ की बातों से इम्प्रेस होने लगा कि शाओ शाओ के लिए वो कितना ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए विश मांग लेता है। एंड अब बाई भी शाओ शाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है। जो सब होते हुए दूर से आर्या एंड चैनविन ये दोनों भी देख रहे थे। फिर डिस्कस करने लगे कि शायद सीनियर वैचू और प्याओशी की शादी होते ही हमें सीनियर बाई एंड शाओ शाओ की शादी की तैयारी करनी होगी। तो तब आर्या कहने लगती है कि क्या पता इन सभी की शादी एक साथ हो जाए, यानी एक ही दिन में। सीन कट होता है और अब हम वैचू एंड प्याओशी को साथ में देखते हैं, जहां वैचू प्याओशी की प्रैक्टिस करा रहा था। फिर जब प्रैक्टिस एंड हो गई तो प्याओशी वैचू से बोली कि चलो मेरे ग्रैंडफादर से मिलने चलते हैं, वो तुम्हें और जल्दी ठीक कर देंगे, क्योंकि वो पहले एक नर्स भी रह चुके हैं। कि तभी ग्रैंड मदर यहाँ आई, जो कि गुस्से से प्याओशी से मना करती हैं कि वैचू कहीं भी नहीं जाएगा। वैचू एंड प्याओशी दोनों हैरान हुए ग्रैंड मदर की इस बात को सुनकर कि आखिर बात क्या है। तो तब ग्रैंड मदर बोली कि मुझे पता चल चुका है कि तुम उस गद्दार बिन शिंग की ग्रैंड डॉटर हो, जिसने मुझे धोखा दिया था। वैचू हैरानी से पूछता है कि ग्रैंड मदर आपको इस बारे में कैसे पता चला। तो तब ग्रैंड मदर याद करने लगी कि कैसे उन्होंने प्याओशी की ग्रैंडफादर की पेंटिंग पर बिनशिंग नाम की स्टैंप देख ली थी, इसलिए कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे पीछे ये सब हो रहा था। प्याओशी कहने लग जाती है कि आपको मेरे ग्रैंडफादर को बुरा कहने का कोई राइट नहीं है। तो तब ग्रैंड मदर गुस्से से प्याओशी के क्लोज आने लगी कि तभी वैचू बोला कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और फिर अब हम इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वैचू ने
बताया कि मुझे शुरू से सब पता था कि प्याओशी किसकी ग्रैंड डॉटर है। तो तब ग्रैंड मदर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो कहने लगी कि क्या तुम्हें अपनी फैमिली का बिल्कुल भी लिहाज नहीं, जो तुम एक गद्दार की ग्रैंड डॉटर को हमारी हिडन टाइची मार्शल आर्ट सिखा रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि इस लड़की के ग्रैंडपा ने कैसे मुझसे धोखे से हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीखा था और फिर वो धोखा देकर चले गए थे, साथ ही उन्होंने रूल्स को भी तोड़ा था। तो तब वैचू कहने लगा कि ग्रैंड मदर आप मुझ पर बिलीव रखिए, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा, बल्कि जब मैं प्याओशी के ग्रैंडपा से मिला था तो वो मुझे बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं लगे थे। ग्रैंड मदर वैचू से नाराज होकर चली जाती हैं। तो तब प्याओशी एंड वैचू दोनों ग्रैंडफादर से मिलने का डिसाइड करने लगे और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि दोनों ग्रैंडफादर से मिलने आ चुके हैं ताकि जान सके कि सालों पहले क्या हुआ था जो ग्रैंडपा को गद्दार का टाइटल मिला हुआ है। ग्रैंडपा घर के अंदर आते हैं और शांति से बैठकर पूरी बात बताते हैं कि जब मैं यंग हुआ करता था तो तब मैं हिडन टाइची सीखना चाहता था एंड वैचू की ग्रैंड मदर को काफी दिनों से ढूंढ रहा था। फिर एक दिन जब जख्मी होने के बाद में उठा तो मेरे सामने वैचू की ग्रैंड मदर थी, जिन्होंने मेरी हेल्प कराई थी मुझे ठीक करने में। वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी जिनका सब जगह नाम था कि उनको बहुत अच्छा हिडन टाइची मार्शल आर्ट आता है, इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं वह फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बस फिर इस झूठ की वजह से मैं वैचू की ग्रैंड मदर से हिडन टाइची मार्शल आर्ट को सीख पाया था। वैचू की ग्रैंड मदर धीरे धीरे मुझे पसंद भी करने लगी थी। फिर जब लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया था एंड सच्चाई भी बताई कि मैं वे फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ एंड मेरी खुद की भी एक फैमिली है और फिर मैं उनको अकेला छोड़कर चला गया था, जिस वजह से वैचू की ग्रैंड मदर बहुत बुरी तरह टूट गई थी एंड उनको अपनी फैमिली से पनिशमेंट भी मिली थी मुझे हिडन टाइची आर्ट सिखाने के लिए। प्याओशी एंड वैचू दोनों हैरान रह जाते हैं इस सच्चाई को जानकर। फिर वैचू पूछने लगा कि क्या फिर आपने और सब लोगों को भी हमारा हिडन टाइची मार्शल आर्ट सिखाया था? तो तब ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, बल्कि मैंने अपने बाद सिर्फ प्याओशी को टाइची मार्शल आर्ट सिखाया है। वैचू कुछ सोचने लगा। फिर अब हम वैचू को उसकी ग्रैंड मदर के सामने देखते हैं जहाँ वो ग्रैंड मदर से कह रहा है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर अब जैसे इतने सालों के बाद प्याओशी के ग्रैंडपा वैचू की ग्रैंड मदर के सामने आए तो तब ग्रैंड मदर उन्हें देखकर शॉक रह गई एंड गुस्सा भी करने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि आप बस थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर लीजिए। सीन कट होता है और अब हम इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखते हैं जहाँ ग्रैंड मदर पूछती हैं कि तुम्हारी फैमिली कैसी है जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा था? क्या तुमको आइडिया भी है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने कितना कुछ फेस करा था, अपनी फैमिली में कितनी बातों को सुना था? तो तब ग्रैंडपा दिल से उन्हें सॉरी करने लगे एंड बताते हैं कि मेरा आपको छोड़कर जाना मजबूरी थी और फिर क्लियर करने लगे कि सभी को लगता है कि मैंने आपसे हिडन टाइची को सीखकर दूसरों को भी हिडन टाइची सिखाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी मैंने किसी को भी आपकी फैमिली के सीक्रेट मूव्स के बारे में नहीं बताया है। ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन इन बातों की वजह से आप प्लीज बच्चों को बीच में मत लाइए एंड प्याओशी को भी हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीखने दीजिए, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन ग्रैंड मदर साफ मना कर देती हैं ये बोलकर कि हिडन टाइची सिर्फ वे फैमिली के लिए है और जो वे फैमिली से बिलोंग नहीं करते, जैसे कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर प्याओशी, उन सभी को हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीखने का कोई राइट नहीं। आम लोगों के लिए छोटी मोटी टाइची काफी रहती है। तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा करा था जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए अब इस चीज की भरपाई तुम्हारी ग्रैंड डॉटर प्याओशी को करनी पड़ेगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब ग्रैंड फादर काफी ज्यादा उदास होने लगे। प्याओशी और वैचू उनसे आकर पूछते हैं कि क्या ग्रैंड मदर मानी? तो तब ग्रैंडपा ने बताया कि नहीं। और फिर वैचू से पूछने लगे कि क्या अब आप भी प्याओशी को अकेला छोड़ दोगे? तो तब वैचू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यानी मैंने दिल से प्याओशी को अपनी स्टूडेंट माना है, इसलिए भले ही सबसे छुप कर प्याओशी को हिडन टाइची मार्शल आर्ट सिखाना क्यों ना पड़े, मैं उसे सिखाऊंगा जरूर। ग्रैंडपा वैचू को थैंक्स करते हैं और फिर उसे एडवाइस देते हैं कि अगर तुम जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी टाइची की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो तब वैचू इस बात के लिए मान जाता है। अब हम इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ आज वैचू ने प्याओशी को अपने ड्रीम के बारे में बताया कि हमारी फैमिली में फालतू का रूल बना हुआ है कि हम वे फैमिली के मेंबर्स के अलावा और किसी को हिडन टाइची नहीं सिखा सकते हैं, जिस वजह से टाइची सिर्फ चाइना के अलावा और कहीं भी फेमस नहीं है। इसलिए मैं 10 की टीम को हराकर नेशनल कंपटीशन में जाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद इंटरनेशनल
कंपटीशन में जाकर टाइची को वर्ल्ड फेमस करना चाहता हूँ। और फिर प्याओशी की तरफ हाथ करके पूछने लगा कि क्या तुम मेरे इस ड्रीम को पूरा करने में मेरा साथ दोगी। प्याओशी खुशी से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर ये दोनों खुशी खुशी प्रैक्टिस करने जाने लगे। यानी कि अब इन्होंने वापस से टाइची मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। और बस फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और ये दोनों अपने मूव्स को काफी बेहतर बनाते जाते हैं। बीच बीच में वैचू को थोड़ी बहुत तकलीफें भी हुई, लेकिन वो तब भी काफी तेजी से खुद को रिकवर कर रहा था कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो कि बाई को लंच देने आई थी। पर जब जा रही होती है कि तभी उससे गलती से प्याओशी का पार्सल नीचे गिर जाता है जो कि प्याओशी के ग्रैंडफादर ने प्याओशी के लिए भेजा था। पार्सल पर ग्रैंडफादर का नाम देखकर आर्या समझ जाती है कि प्याओशी बिनशिंग गद्दार की ग्रैंड डॉटर है जिसे हमारे फैमिली मेंबर्स काफी सालों से ढूंढ रहे हैं। और फिर जब ये दोनों वैचू से इस बारे में बात करने आए तो तब यहाँ इन दोनों ने प्याओशी को वैचू के साथ टाइची मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए भी देख लिया, जो सब देखकर दोनों बुरी तरह शॉक रह जाते हैं कि इसका मतलब जैसे पहले प्याओशी के ग्रैंडफादर ने वैचू की ग्रैंडमदर को धोखा देकर हिडन टाइची मार्शल आर्ट को सीखा था, सेम अब वैसा ही प्याओशी कर रही है वैचू को प्यार के जाल में फंसाकर। इसलिए आर्या डिसाइड करती है कि वो वे फैमिली के मास्टर्स को इस बारे में बता देगी। चैनविंग आर्या को काफी रोकने की कोशिश करता भी है कि तुम्हें पहले वैचू से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्याओशी एक बुरी लड़की है। बट आर्या चैनविंग की एक नहीं सुनती है, यानी कि वो एल्डर्स को पूरी सच्चाई बताना चाहती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि आर्या एंड चैनबिंग को पता चल चुका है कि प्याओशी किसकी ग्रैंड डॉटर है, इसलिए आर्या वे फैमिली के एल्डर्स के पास आई एंड उन्हें सारी सच्चाई बताने लगी कि उस आदमी को पता चल चुका है जिसने वैचू की ग्रैंड मदर से धोखे से टाइची सीखी थी, यानी बीशिंग का, एंड बीशिंग की ग्रैंड डॉटर हमारी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो तब ये बात सुनकर एल्डर्स हैरान हुए और गुस्सा भी करने लगे क्योंकि वे फैमिली में सभी लोग प्याओशी के ग्रैंडपा यानी बिनशिन से नफरत करते हैं। तो वहीं चैनबिंग बात को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे ये सब होते हुए देखकर सही नहीं लग रहा था। इसलिए जब प्याओशी वैचू के साथ थी तो तब चैनबिंग वैचू को कॉल करके बता देता है कि प्याओशी के ग्रैंडपा मुसीबत में है। तो ये सुन वो दोनों परेशान हो गए। अब हम देखते हैं कि वैचू एंड प्याओशी कैसे जल्दी से ग्रैंडपा के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं वे फैमिली के एल्डर्स ग्रैंडपा के पास आ चुके थे एंड कहने लगे कि हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ इस शहर में छुपे हुए हो। ग्रैंडपा जो कि पहचान चुके हैं कि ये सब वे फैमिली के मेंबर्स हैं क्योंकि इन एल्डर्स के साथ वो पहले रहा भी करते थे। कि तभी आर्या कहने लगी कि हमें बातें छोड़कर इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए। तो तब बाकी सब फाइट करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन चैनबिंग सभी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था ये बोलकर कि इन्होंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं करी है जो आप सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, यानी क्या आप इनको जान से मारना चाहते हो। तो तब एल्डर्स कहने लगे कि हम इस गद्दार को जान से तो नहीं मारेंगे लेकिन इसको सबक जरूर सिखाएंगे। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि बेचारे ग्रैंडपा की बुरी हालत कर दी गई है जिस वजह से उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। और फिर तभी प्याओशी भी यहाँ आ गई और सभी पर चिल्लाने लगी कि आप लोग एक ओल्ड मैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे ग्रैंडपा ने मेरे अलावा कभी किसी और को टाइची नहीं सिखाई। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि टाइची लोगों को बुलीज से बचाने के लिए होती है, लेकिन आज आप सभी ने मिलकर मेरे ग्रैंडपा को मारकर ये प्रूफ कर दिया है कि आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और फिर जब एक एल्डर प्याओशी पर भी अटैक करने ही वाले थे कि तभी वैचू बीच में आ गया और सभी को वार्न करने लगा कि अगर किसी एक ने भी प्याओशी को टच करने की हिम्मत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि ये मेरी फियांसे है। जो बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। वैचू पहले प्याओशी के टेयर्स क्लीन करता है, फिर कहने लगा कि आप सभी लोग सही सुन रहे हो कि प्याओशी मेरी फियांसे है, इसलिए प्याओशी के ग्रैंडफादर मेरे भी ग्रैंडफादर हुए, इसलिए कोई भूल कर भी फिर से इस फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। तो तब सभी शांत हो गए क्योंकि वैचू इन सभी का हेड था, इसलिए सभी चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही आर्या एंड चैनबिंग ये दोनों भी यहाँ से चले गए। वैचू ग्रैंडपा से उनकी कंडीशन पूछता है कि क्या आप ठीक हो, तो तब वो बताते हैं कि मैं ठीक हूँ। और फिर कहने लगे कि आज मेरे मन का बोझ पनिशमेंट पाकर हल्का हो चुका है क्योंकि टाइची सीखने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि मैंने कैसे धोखे से टाइची सीखी थी, इसलिए पनिशमेंट पाकर मेरा मन हल्का है। और फिर वैचू से पूछने लगे कि वैसे क्या तुम सीरियस हो प्याओशी से फियांसे वाली बात को लेकर,
यानी क्या सच में तुम उससे शादी करना चाहते हो? तो तब वैचू बोलता है कि हाँ मैं तो सीरियस हूँ, पर प्याओशी का नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या फील करती है। कि तभी प्याओशी भी यहाँ आ गई, जो कि अपने ग्रैंडपा की हालत के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही है। क्या तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि वैचू प्याओशी को शांत कराने की कोशिश कर रहा है कि ग्रैंडपा को ज्यादा गहरी इंजरीज नहीं आई, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो तब प्याओशी वैचू से फियांसे वाली बात पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला? तो तब वैचू कहता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और तुम फिक्र मत करो, एक बार जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद सभी को सच बता दूंगा, यानी नेशनल कंपटीशन के बाद। कि तभी वैचू को ग्रैंड मदर की कॉल आई, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं कि तुमने सभी के सामने प्याओशी को अपनी फियांसे क्यों बता दिया है, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? कल सभी टाइची मास्टर्स की मीटिंग है एंड तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, इसलिए टाइम से मीटिंग में आ जाना। तो तब वैचू मान गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम टैन को देखते हैं, जो कि हिडन टाइची मूव सीखने की कोशिश कर रहा था उस बुक की हेल्प से जो वैचू के घर से चुराई गई थी। कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें वैचू को दिखाया गया, जो कि मीटिंग में जाने के लिए रेडी है। फिर कॉल करके अपनी ग्रैंड मदर से पूछने लगा कि क्या मैं प्याओशी को भी अपने साथ ला सकता हूँ, बट ग्रैंड मदर साफ मना कर देती हैं। पर वैचू के माइंड में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो प्याओशी के घर आ गया उसको लेने। पहले तो प्याओशी को भी अजीब लगता है कि पता नहीं मेरा मीटिंग में जाना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन फिर वो मान गई। वैचू प्याओशी से फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए बोलता है, लेकिन जब प्याओशी अपनी ड्रेसेस देखती है तो उसके पास एक भी फॉर्मल ड्रेस नहीं थी। इसलिए वैचू बोला कि चलो मैं तुम्हें ड्रेस बाय करा के लाता हूँ, और फिर ये दोनों एक स्टोर में आ गए, जहाँ वैचू प्याओशी से बोलता है कि तुम खुद से ड्रेस ट्राई करो। लेकिन प्याओशी खुद ड्रेस पहनकर नहीं देख रही थी, बल्कि शॉप वर्कर्स से ड्रेस पहना कर ट्राई करवा रही थी, और फिर जज करने लग जाती है कि कौन सी ड्रेस ज्यादा सही लग रही है। तो तब वैचू प्याओशी को समझाता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज तुम खुद से पहनकर ट्राई करो। तो ये सुन प्याओशी जब एक ब्लैक ड्रेस पहनकर बाहर आई, तो तब वैचू प्याओशी को देखता ही रह गया, क्योंकि प्याओशी एकदम डिफरेंट नजर आ रही होती है, यानी कि प्रिटी। इसलिए वैचू ने प्याओशी की तारीफ भी करी। वेल दोनों मीटिंग के लिए आ चुके हैं, पर प्याओशी नर्वस है, यानी एक तरह से उसे डर लग रहा था। तो तब वैचू ने समझाया कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर फाइनली ये दोनों अंदर मीटिंग में आ गए, जहां वह फैमिली के सभी टाइची मेंबर्स बैठे हुए थे, जो कि प्याओशी को देखकर पूछने लगते हैं कि क्या ये वही लड़की है, यानी बिन शिंग की ग्रैंड डॉटर। वैचू बताता है कि हाँ। तो ये सुन वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगे और बोले कि तुम इस लड़की को यहाँ हमारी मीटिंग में ला कैसे सकते हो। और फिर उन सभी ने वैचू को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन ग्रैंड मदर सभी को शांत करा देती हैं। वैचू कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि प्याओशी नेशनल कंपटीशन में जाए, जहाँ अगर वो टाइची फैकल्टी की साइड से विन होती है तो आगे सभी स्टूडेंट्स को टाइची सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। पर अगर प्याओशी नेशनल कंपटीशन में हार गई तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। सभी लोग शॉक रह गए कि वैचू ये क्या बोल रहा है, यानी इस लड़की पर वो इतना भरोसा कैसे कर सकता है। इसलिए पहले तो काफी सवाल जवाब हुए, लेकिन फिर बाद में सभी लोग मान जाते हैं, इस लालच में कि अगर प्याओशी हारती है तो वैचू की सीट उन सभी में से किसी को मिल जाएगी। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वैचू ग्रैंड मदर से बात कर रहा है, जहां वो पूछती है कि तुम टाइची को फेमस क्यों कराना चाहते हो। तो तब वैचू कहता है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइची को वो रिस्पेक्ट मिले जिसकी वो हकदार है। साथ ही टाइची के फेमस होने से काफी सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आएंगे। लेकिन ग्रैंड मदर तब भी नाराज होती हैं कि तुमको सभी के सामने इतनी बड़ी बात बोलने से पहले मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। वेल सीन कट हुआ और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि प्याओशी वैचू से कह रही है कि तुमको वाकई में मुझे लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, यानी अगर मैं नेशनल कॉम्पिटिशन में हार गई तो तब वैचू बोलता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तो ये सुन प्याओशी खुश होने लगी कि वैचू उस पर कितना भरोसा करता है, इसलिए बोली कि तुम देख लेना, मैं नेशनल कंपटीशन जरूर जीतूंगी। वेल अब दिखाया जाता है कि xiaoxiao जब क्लास में आई तो तब सभी लोग प्याओशी के ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वैचू सीक्रेटली प्याओशी को टाइची सिखा रहा था। दोनों अब बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। तो तब ये बात सुनकर xiaoxiao काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है कि मैं प्याओशी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन प्याओशी ने मुझे कुछ नहीं बता रखा। तो वहीं जिनरुई और जिया को भी इन गॉसिप से प्रॉब्लम हो रही थी। प्याओशी जब यहाँ आई एंड अपने बारे में आर्टिकल्स देखती है तो वो भी हैरान रह गई। फिर अब xiaoxiao प्याओशी से बाहर आकर बात करती है कि तुम कैसी फ्रेंड हो, मैंने कितनी बार तुमसे बोला था कि वैचू से दूर रहो, लेकिन तुमने उससे सीक्रेटली टाइची सीखी और अब तुम उसकी फियांसे हो। प्याओशी एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगी
लगी कि मैं बताने ही वाली थी, पर xiaoxiao प्याउशी की एक नहीं सुनती बल्कि यहाँ से चली जाती है, जैसे एक तरह से उसने प्याउशी से दोस्ती तोड़ दी हो। अब हम देखते हैं कि प्याउशी परेशान है और पूरी बात वैचू को बता रही है कि कैसे कैसे मुझसे मेरी बेस्ट फ्रेंड xiaoxiao नाराज हो चुकी है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो तब वैचू ने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आज वैचू पहली बार प्याउशी के ग्रैंडपा से मिलने आया है एंड साथ ही काफी सारे गिफ्ट्स भी लाया था, क्योंकि एक तरह से वो ग्रैंडपा से परमिशन मांग रहा है कि जब फ्यूचर में मैं और प्याउशी कपल बनेंगे तो इस बात से आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तब वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुन वैचू भी खुश होने लगा और फिर अब जब वो घर से बाहर आया कि तभी उसको यहाँ प्याउशी भी मिल गई, जो कि हैरान है वैचू को देखकर, इसलिए पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट वैचू उसको कुछ नहीं बताता बल्कि बोला कि चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। प्याउशी कहने लगी कि क्या हम कुछ ज्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी मैं ऑलरेडी तुम्हारी फियांसे बन चुकी हूँ, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि तुमने मुझे कभी स्टूडेंट से ज्यादा कुछ माना भी है कि नहीं। तो वैचू समझाता है कि माना मैंने अभी तक तुमसे अपने मन की बात क्लियर नहीं करी है, जो कि मैं बहुत जल्द कर दूंगा, पर तुम इतना समझ जाओ कि मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। तो तब प्याउशी काफी ज्यादा खुश होने लगी कि जैसे उसे एक उम्मीद दिख गई है कि जैसे उसका लव वन साइडेड नहीं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम xiaoxiao को देखते हैं, जो कि जब जैसी टाइची फैकल्टी आई तो यहाँ सब उसे बर्थडे सरप्राइज देने लगे। xiaoxiao शॉक रह जाती है, साथ ही खुश भी होने लगी कि कैसे सब लोग उसे प्यार दे रहे हैं। फिर हम इन सभी को वो फूड खाते हुए देखते हैं जो xiaoxiao सभी के लिए लाई है। सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया एंड हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर अब हम बाई एंड xiaoxiao को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ शायद आज बाई xiaoxiao को प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन जब वो कुछ लेने गया तो तब xiaoxiao उसी मिस्टीरियस लड़की को याद करने लगती है जिसने 2 बार वैचू पर अटैक करा है। एक्चुअली वो लड़की और कोई नहीं बल्कि xiaoxiao ही है, जिसका बाई एंड टाइची फैकल्टी के क्लोज आना सिर्फ एक मिशन था। फिर वो बोली कि शायद अब टाइम आ चुका है एक्टिंग बंद करने का, और फिर तभी अपने ग्लासेस टेबल पर रखकर यहाँ से चली जाती है। बाई जब वापस आया तो परेशान होने लगा कि आखिर xiaoxiao कहाँ चली गई, जबकि मैं उसको उसके स्पेशल डे वाले दिन प्रपोज करने वाला था। फिर अब हम प्याउशी को देखते हैं, जो कि वैचू के बुलाने पर वैचू के घर उससे मिलने आई। वैचू ने बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर रखा था, फिर तभी वो प्याउशी से डांस करने का बोलने लगा। एक्चुअली कल 10 की टीम के साथ कंपटीशन है, इसलिए वैचू प्याउशी को रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आज फाइनली हिम्मत करके उसने अपनी फीलिंग्स भी बता दी कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरी फेक फियांसे नहीं बल्कि रियल फियांसे बनकर मेरे साथ रहो। प्याउशी इमोशनल हो गई क्योंकि वो कब से ये बात सुनना चाह रही थी, और फिर हग के बाद वैचू फाइनली प्याउशी को किस करता है, जो कि शो नहीं कराई जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइची फैकल्टी के सभी मेंबर्स कैसे वॉशरूम में जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन सभी का xiaoxiao के खाना खाने की वजह से पेट खराब हो चुका था, इसलिए पूरी रात इन सभी की परेशानी में गई। और फिर अब जब नेक्स्ट डे कंपटीशन डे दिखाया जाता है तो तब सभी लोग बीमार नजर आ रहे थे, जो सब देखकर 10 खुश होने लगा क्योंकि उसे पता है कि ये सब xiaoxiao ने करा है, क्योंकि xiaoxiao और कोई नहीं बल्कि 10 की कजन है। पूरी यूनिवर्सिटी कंपटीशन देखने आई हुई थी, लेकिन टाइची मेंबर्स इस कंडीशन में थे ही नहीं जो फाइटिंग कर सके, इसलिए 10 की टीम फोर्स करने लग जाती है कि तुम लोगों को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि क्या फायदा, फिर तुम्हारी पूरी यूनिवर्सिटी के सामने इंसल्ट होगी। तो वैचू प्याउशी के साथ आया एंड कहने लगा कि हम बिना जीते पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा सीक्रेट वेपन है। 10 शॉक रह जाता है प्याउशी को देखकर, क्योंकि उसे पता है कि प्याउशी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो वहीं चैनविंग, आर्या एंड बाई इन तीनों को बिलीव नहीं हो रहा था कि प्याउशी फाइट कर पाएगी, लेकिन वैचू ने सभी से प्याउशी पर बिलीव रखने के लिए बोला, और वैसे भी इन सभी के पास अब और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद फाइनली प्याउशी अकेले 10 के सभी मेंबर से फाइट करने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ से ग्रैंड मदर भी प्याउशी की फाइट देखने आई, ये जानने के लिए कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो वैचू उस पर इतना बिलीव करता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि प्याउशी रेडी है 10 की टीम से फाइट करने के लिए। एक मेंबर प्याउशी के सामने आया और फिर फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया गया, जहां सभी परेशान थे कि पता नहीं प्याउशी कितनी देर तक टिक पाएगी।
लेकिन प्याओशी इतने जबरदस्त स्टाइल में फाइट करती है कि कुछ ही देर में उस मेंबर को हरा देती है, जो देखकर सभी के होश उड़ गए, यानी कि सब काफी ज्यादा खुश होने लगे। एक तरह से प्याओशी ने सभी को शॉक कर दिया था, ये शो करा के कि वो टाइची मास्टर है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जहां भी प्याओशी बहुत अच्छे से फाइट करती है, यानी कि जो मूव्स उसे वैचू ने सिखाए थे उनकी हेल्प से सेकंड ओपोनेंट को हरा रही होती है और फिर फाइनली वो इस राउंड को भी जीत गई, जिसे देखकर सभी लोग एक बार फिर खुश होने लगे एंड वैचू प्राउड फील करने लग जाता है। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, जहां ओपोनेंट ने प्याओशी से पास आने को बोला, लेकिन प्याओशी कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम इधर आओ। फिर बस होने गया था, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत अच्छी रही और फिर लास्ट में प्याओशी ने उस आदमी को पानी में भी गिरा दिया, क्योंकि वो प्याओशी को कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा था। सभी लोग एक बार फिर खुश होने लगे एंड इस बार ग्रैंड मदर भी हैप्पी नजर आ रही थी और यूनिवर्सिटी वाले भी काफी ज्यादा खुश थे प्याओशी की जीत को देखकर। लेकिन टैन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, उसकी टीम भी घबराने लगी कि प्याओशी को हराना तो इम्पॉसिबल है। प्याओशी टैन की टीम से कहती है कि अब कौन मेरे साथ फाइट करना चाहता है, जल्दी से आओ, ये लास्ट राउंड है। तो ये सुन टैन को मजबूरन फाइट करने जाना पड़ रहा होता है, जबकि उसे पता है कि अब मैं सभी के सामने बुरी तरह हार जाऊंगा। मगर तभी शाओ शाओ आगे आई और बोली कि मैं फाइट करने जाऊंगी। सभी लोग शॉक रह गए कि शाओ शाओ यहाँ क्या कर रही है, इसलिए बाई शाओ शाओ की फिक्र में उससे यहाँ से हटने के लिए कहता है। तो वहीं प्याओशी भी समझाने लगी कि ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम वहाँ पर मेरा वेट करो, हम बाद में बैठकर बात करेंगे। तो तब शाओ शाओ कहने लगती है कि तुम अभी तक मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही हो, कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। प्याओशी परेशान होकर वैचू की तरफ देखती है, जो कि प्याओशी से हिम्मत रखने के लिए बोल रहा था। फिर बस होना क्या था, शाओ शाओ फाइट के लिए रेडी हो गई एंड देन दोनों फाइट करने लग जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि प्याओशी का दिल टूट चुका था शाओ शाओ को खुद की ओपोनेंट बनते हुए देखकर, इसलिए वो सही से फाइट नहीं कर पा रही होती है। प्लस शाओ शाओ के मूव्स बाकी मैन नाम के आदमी के जैसे थे, इसलिए आर्या और चैन बिंग प्याओशी से केयरफुल होने का बोलते हैं। एक्चुअली शाओ शाओ के मूव्स डीप इंजरीज देने वाले हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। पहले स्टार्टिंग में तो प्याओशी हार रही होती है, क्योंकि उससे अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट नहीं करी जा रही थी और अब धीरे धीरे सभी लोग समझ भी गए थे कि शाओ शाओ ही मिस्टीरियस गर्ल है जो कि वैचू पर हमला करने आती थी। इसलिए बाई का काफ़ी बुरी तरह दिल टूट गया, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। प्याओशी से लड़ा जा ही नहीं रहा था, इसलिए वो शाओ शाओ से फाइट बंद करने का बोलती है, ये कहकर कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो तब शाओ शाओ कहने लगी कि अगर तुम सच में मुझे मेरी दोस्त मानती हो तो हार एक्सेप्ट कर लो। प्याओशी मना कर देती है, ये बताकर कि मैंने वैचू से प्रॉमिस करा है, इसलिए मैं हार नहीं सकती। और फिर वैचू के सिखाए हुए न्यू मूव्स याद करने लगी कि वैचू ने कैसे न्यू टेक्निक के बारे में सिखाया था। फिर बस होना क्या था, इस बार प्याओशी शाओ शाओ से इतने अच्छे से फाइट करती है कि शाओ शाओ के सभी मूव्स फ्रीज कर देती है एंड बहुत ही लाजवाब स्टाइल में पलटकर अटैक कर रही थी। काफी देर इन दोनों की ऐसे ही फाइट चली और फिर लास्ट में फाइनली प्याओशी ने शाओ शाओ को हरा ही दिया, जो देखकर सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो गए, इसलिए चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अब टाइची फैकल्टी बंद नहीं होगी, प्लस नेशनल कंपटीशन में जा पाएगी। ग्रैंड मदर भी प्याओशी से इम्प्रेस नजर आ रही होती हैं कि वाकई लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है और फिर तभी यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन टैन की टीम का मुंह उतर चुका होता है अपनी हार को देखकर, बट वहीं वैचू काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। शाओ शाओ जो कि इंसल्टेड फील कर रही है सभी के सामने प्याओशी से हार कर, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से जाने लगी, यानी कि वो किसी की बात सुनने के लिए भी नहीं रुकती है। तो वहीं भले ही प्याओशी जीत चुकी है, लेकिन उसको भी शाओ शाओ से लड़ने के बाद दुख हो रहा था। सीन कट हुआ और अब हमें शाओ शाओ को अकेले में दिखाया गया, जिससे प्याओशी बात करने आती है। तो तब शाओ शाओ कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतना सब करने के बाद मैं लास्ट में तुमसे हार गई। कि तभी वैचू भी यहाँ आ गया एंड प्याओशी पूछ रही है कि तुमने आखिर ये सब क्यों करा। तो तब शाओ शाओ बोली, इसलिए क्योंकि मैं नफरत करती हूँ वैचू से, क्योंकि इसने मेरे ग्रैंडपा यानी मिस्टर बाकी मैन की जान ली थी, जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक्चुअली बाकी मैन वही आदमी है जिसने 1.5 साल पहले वैचू को किडनैप करा था एंड वैचू के लेग को इंजर्ड कर दिया था, जिस वजह से वो पैरालाइज भी हो गया था। पर अब पता नहीं किसने बाकी मैन को जान से मार दिया है और उनकी डेथ का इल्ज़ाम वैचू पर है। यानी शाओ शाओ को लगता है कि उसके ग्रैंडपा को वैचू ने जान से मारा है, इसलिए वो टाइची फैकल्टी को हमेशा के लिए बंद करवा कर बदला लेना चाहती है और फिर तभी यहाँ से चली गई।
प्याओशी कहती भी है कि रुको, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, बट शाओशाओ कहने लगी कि अपने काम से मतलब रखो, क्योंकि अब हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वैचू ने प्याओशी को चुप कराया और फिर अब हमें दिखाया गया कि वैचू प्याओशी को सब बता रहा है कि मुझे पहले शाओशाओ पर शक हो गया था कि उसका कनेक्शन बाकी मैन से है, पर मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमको इस बारे में नहीं बताया था। और फिर बताने लगा कि मैं ये भी समझ चुका था कि शाओशाओ मेरे घर में टाइची सीक्रेट मूव्स की बुक चुराने आ रही है, इसलिए मैंने रियल बुक को छुपा दिया था और उसकी जगह पर फेक बुक को रख दिया था, जिसे रियल समझकर शाओशाओ अपने साथ ले गई थी। वेल, अब दिखाया जाता है कि प्याओशी जब डॉम में आई तो तब उसको शाओशाओ की काफी ज्यादा याद आने लगी, यानी उसे सब जगह शाओशाओ दिख रही होती है। एक्चुअली शाओशाओ ने इस रूम को खाली कर दिया है ताकि प्याओशी से दूर रह सके। फिर जब प्याओशी क्लास में आई तो यहाँ आकर उसे पता चला कि शाओशाओ ने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी है, इसलिए प्याओशी शाओशाओ को याद करते हुए काफी ज्यादा उदास होने लग जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइची फैकल्टी अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन बाई काफी ज्यादा उदास नजर आ रहा था शाओशाओ की वजह से। इसलिए जब शाओशाओ से मिलने जा रहा होता है तो तब चैनविंग एंड आर्या दोनों उसको रोकते हैं, ये बोलकर कि आपका शाओशाओ से मिलना सेफ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो आप पर अटैक करे, इसलिए हम आपको जाने नहीं दे सकते हैं। लेकिन बाई बोला कि नहीं, मुझे शाओशाओ से बात करनी ही है और पूछना है कि उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ क्यों करा। और फिर तभी वह यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें शाओशाओ को दिखाया गया जो कि कहीं जा रही थी, तो तब बाई पीछे से आकर उसे हक कर लेता है, जिस वजह से शाओशाओ इमोशनल होकर रोने लगी, क्योंकि भले ही वो मिशन पर थी लेकिन उसका प्यार बाई के लिए ट्रू था। वेल, अब हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ बाई बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी करा है वो सब मिशन की वजह से करा है। तुम्हारे मन में टाइची को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन हमारा प्यार सच्चा था। शाओशाओ सोचने लग जाती है कि अगर ऐसा ही रहा तो बाई मुझ पर से गिव अप नहीं कर पाएगा, जबकि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, यानी हमारा साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं। इसलिए पहले वो ये बिलीव दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने तुमसे कभी सच्चा प्यार करा ही नहीं था, वो सब तो सिर्फ मेरी एक्टिंग थी, यानी कि मैं तुम्हें फंसा रही थी। और फिर तभी बाई पर ना चाहते हुए अटैक करने लगी। बाई बुरी तरह शॉक रह गया। फिर तभी प्याओशी एंड वैचू ये दोनों भी यहाँ आ गए, जो कि बाई से पूछने लगे कि क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी शाओशाओ यहाँ से भाग जाती है। वेल, अब हमें दिखाया जाता है कि बाई हॉस्पिटल में है, क्योंकि शाओशाओ ने एक बार फिर डीप इंजरी दी थी। इसलिए बाई कहने लगा कि तुम सभी सही थे कि शाओशाओ सिर्फ मिशन पर थी, उसने कभी मुझसे प्यार करा ही नहीं था, अगर करा होता तो वो कभी मुझ पर अटैक नहीं करती। तो तब वैचू बोला कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। रही बात शाओशाओ की, तो वो शाओ फैमिली की लीडर है, इसलिए बदला लेने वापस जरूर आएगी। फिर ये सभी डिस्कस करने लगे कि बाकी मैन को हमने नहीं मारा है, फिर क्यों शाओशाओ को ऐसा लगता है कि बाकी मैन की मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं, स्पेशली वैचू। लेकिन किसी के भी पास कोई जवाब नहीं था। वेल, सीन कट हुआ और अब हमें प्याओ को घर में दिखाया गया, जहाँ वो वैचू से बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शाओशाओ ने सीनियर बाई पर अटैक क्यों करा, जबकि मैंने शाओशाओ की आंखों में बाई के लिए सच्चा प्यार देखा था। तो ये सुन वैचू बोलता है कि शायद शाओशाओ बाई को टाइची फैमिली का मेंबर होने की वजह से इग्नोर कर रही है। तो ये सुन प्याओशी चुप हो गई। फिर तभी कहने लगी कि अब जब हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं तो क्यों ना अब घर के सभी काम हम दोनों मिलकर करें, इसलिए चलो आज मेरे बदले की सारी क्लीनिंग तुम करोगे एंड मैं तुम्हारे काम को चेक करूंगी। वैचू मान गया और फिर क्लीनिंग करना शुरू कर देता है। तो तब आज प्याओशी उसको परेशान कर रही होती है कि ठीक से सफाई करो घर के एक एक कोने की, जो सारे काम वैचू को चुपचाप करने पड़े। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैचू प्याओशी को टाइची फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराता है एंड बताता है कि प्याओशी आज से तुम सभी के साथ ट्रेनिंग करेगी। तो ये सुन सभी काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं एंड प्याओशी को सिस्टर इन लो कहकर पुकारने लगे। तो वैचू एंड प्याओशी इस बात पर स्माइल करने लग जाते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम शाओशाओ को देखते हैं, जो कि शाओ फैमिली के मास्टर्स के साथ बाकी मैन यानी अपने ग्रैंडफादर के लिए प्रे कर रही होती है, जहां वो कहने लगी कि सॉरी ग्रैंडपा, इस बार मैं हार चुकी हूँ, लेकिन वैचू से एंड पूरी टाइची फैमिली से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। कि तभी टैन यहाँ आया, जो कि शाओशाओ का कजन है। वो बोला कि तुम खुद तो सभी के सामने इतनी बुरी तरह हार चुकी हो, तो तुम क्या ही बदला ले पाओगी ग्रैंडपा की डेथ का। तो तब शाओशाओ कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें अभी फाइट करके हरा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इंजर्ड हूँ।
इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो तब टैन यहाँ से चला गया। अब हमें दिखाया गया कि वो पैसों से भरा बैग लेकर किसी के आने का वेट कर रहा है। फिर जब जैसी वो पर्सन आया तो बताया गया कि ये टैन के अंकल हैं, जिन्हें शाओ फैमिली ने काफी टाइम पहले फैमिली से बाहर कर दिया था। लेकिन टैन इन्हें पैसे देकर हेल्प मांग रहा है कि आप प्लीज मेरी हेल्प करा दो, ताकि मैं शाओ को लीडर की पोजीशन से हटाकर खुद शाओ फैमिली का लीडर बन जाऊं। अंकल इस बात के लिए मान गए। फिर पूछने लगे कि वैसे क्या सच में तुम्हारे फादर और ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है? टैन बोला कि हाँ, इस बात को 1 साल हो चुका है और हमारा शक वैचू फैमिली पर है, यानी कि हम पूरी तरह कंफर्म है कि वैचू फैमिली ने ही ग्रैंडपा और फादर को मारा था। तो तब अंकल हंसने लगे और बोले कि मैं तुम्हारी हेल्प कराने के लिए रेडी हूँ, तुम बस मुझे शाओ फैमिली में लेकर चलो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन अंकल को अपने साथ लेकर आ चुका है, जिनको देखकर एक मास्टर टैन पर गुस्सा करने लगे कि तुम इस आदमी को वापस यहाँ कैसे ला सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे फादर ने कुछ सोच समझ कर ही इस आदमी को शाओ फैमिली से बाहर करा था? तो तब टैन बोला कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए खुद से डिसीजंस ले सकता हूँ। अंकल भी कहने लगे कि आज से टैन शाओ फैमिली का लीडर होगा, ना कि शाओ शाओ। तो तब मास्टर कहने लगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यानी माना अभी शाओ शाओ इंजर्ड है, लेकिन वही शाओ फैमिली की लीडर है। और फिर अंकल को काफी कुछ कहने लग जाते हैं कि इस आदमी ने कैसे कैसे शाओ फैमिली को कई बार धोखा दिया है। तो ये सुन अंकल को गुस्सा आने लगा एंड वो उस मास्टर को बुरी तरह मारने लग जाते हैं कि तभी शाओ शाओ भी यहाँ आ गई एंड अंकल को देखकर टैन पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया है, यानी कि तुम इतने चाइल्डिश हो कैसे सकते हो? अंकल कहने लगे कि अब से यहाँ की चीजें मेरे अकॉर्डिंग होंगी एंड मैं टैन को शाओ फैमिली का लीडर बना रहा हूँ। तो तब शाओ शाओ बोलने लगी कि आखिर आप खुद को समझते क्या हो जो हमें ऑर्डर दे रहे हो? आपको क्या लगता है कि इतने साल के बाद वापस आकर आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुके होंगे, जबकि मुझे पता है कि आप स्टार्टिंग से लूजर रहे हो। अंकल को गुस्सा आ गया शाओ शाओ की इस बात पर, इसलिए वो शाओ शाओ पर अटैक करने लगे। एंड अब क्योंकि वो पहले की तरह वीक पर्सन नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत ही डेंजरस फाइटर बन चुके हैं, इसलिए शाओ शाओ उनके मूव्स देखकर हैरान रह जाती है। और जब अंकल ने काफी बेरहमी से शाओ शाओ को मारकर नीचे गिरा दिया तो तब टैन भी डर गया अपनी बहन को इतनी बुरी तरह पिटते हुए देखकर। इसलिए जब शाओ शाओ भागने लगी तो तब टैन अंकल को रोक लेता है कि प्लीज उसे जाने दीजिए। तो तब अंकल कहने लगे कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर तभी शाओ शाओ को पकड़ने उसके पीछे चले जाते हैं। टैन काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा होता है ये सब देखने के बाद, लेकिन अब उसको लोगों ने लीडर मान लिया था, यानी वहाँ मौजूद लोग उसे लीडर पुकार कर रिस्पेक्ट देने लगे। तो तब टैन खुश होने लगा कि मैं फाइनली शाओ शाओ को लीडर की पोजीशन से हटाकर खुद लीडर बन चुका हूँ। लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं मैंने अंकल को फैमिली में लाकर मिस्टेक तो नहीं कर दी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि शाओ शाओ की अपने अंकल से फाइट हो गई थी, जिनसे बचकर वो भाग चुकी है और अब एक सीक्रेट प्लेस पर बैठकर मेडिटेशन कर रही थी कि तभी यहाँ एक मास्टर आए जो कि बोले कि सॉरी हमने आने में देरी करी, लेकिन अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। शाओ शाओ कहती है कि ठीक है, फिलहाल मुझे सबसे छुप कर रहना है। मगर तभी जो लोग शाओ शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे वो सभी आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ को अंकल कॉन्ग ने अपनी साइड कर लिया था। इसलिए शाओ शाओ को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ा। अब दिखाया जाता है कि जब वो अपने ग्रैंडपा की ग्रेव के पास होती है एंड कह रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, मैं शाओ फैमिली को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, कि तभी अंकल कॉन्ग यहाँ आ गए जो कि कहने लगे कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ हो। शाओ शाओ कहती है कि प्लीज ग्रेव के पास कोई फाइट नहीं करेगा, लेकिन जब अंकल कॉन्ग मानते ही नहीं तो तब शाओ शाओ को यहीं पर इन सभी से फाइट करनी पड़ती है। अंकल कॉन्ग एक बार फिर शाओ शाओ की बुरी हालत कर देते हैं, इसलिए टैन फिर से शाओ शाओ को बचाने के लिए आया। यानी जब शाओ शाओ भाग रही होती है तो तब टैन अंकल कॉन्ग को शाओ शाओ के पीछे नहीं जाने देता, ये कहकर कि अंकल कॉन्ग उसे जाने दो वरना वो मर जाएगी। तो तब अंकल कॉन्ग को टैंक पर काफी ज्यादा गुस्सा आता तो है, लेकिन फिलहाल वो रुक गए। अब हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी एंड वैचू जब दोनों बातें करते हुए यहाँ से जा रहे थे कि तभी इनकी नज़र शाओ शाओ पे गई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थी। इसलिए प्याओशी जल्दी से शाओ शाओ के पास आती है और परेशान होने लगती है। और फिर तभी प्याओशी और वैचू शाओ शाओ को डॉक्टर चैन के पास उनके घर ले आए शाओ शाओ का इलाज कराने। अंकल चैंग ने शाओ शाओ को चेक करा और फिर बताया कि इसको बहुत बुरी तरह इंजर्ड करा गया है, कि जैसे कोई इसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो तब प्याओशी और ज़्यादा परेशान होने लगती है।
और फिर ये दोनों मार्केट आ जाते हैं शाओ शाओ के लिए मेडिसिन बाय करने, जहाँ वैचू कहता है कि ज़रूर शाओ शाओ की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कोई उसे जान से मारना चाह रहा है। अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों मेडिसिन लेकर वापस आए तो पता चला कि शाओ शाओ उठ चुकी थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रही होती है। ऊपर से वैचू और प्याओशी की लाई हुई मेडिसिन को भी फेंक देती है और इन दोनों पर चिल्लाने लगी कि मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। प्याओशी वैचू से बोली कि मैं शाओ शाओ से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो वैचू यहाँ से चला गया एंड प्याओशी शाओ शाओ के पास बैठी, शाओ शाओ को ये बिलीव दिलाने कि मुझे तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा फिक्र है। लेकिन शाओ शाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम मन ही मन मेरे ऊपर हंस रही हो, यानी तुम्हें खुशी मिल रही होगी मुझे ऐसी हालत में देखकर। और फिर वो दिन याद करने लगी जब उसको ग्रैंडपा की डेथ के बारे में पता चला था, तो तब शाओ शाओ कितनी ज़्यादा रोई थी। टैन भी उस टाइम वहीं था और एक मास्टर बता रहे होते हैं कि आपके ग्रैंडपा को वैचू ने जान से मारा है। शाओ शाओ बिलीव नहीं कर पाती है कि कोई कैसे मेरे ग्रैंडपा को हरा सकता है। तो तब वो मास्टर बताने लगे कि पहले आपके ग्रैंडफादर की टी में जहर डाला गया था और फिर जब वो कमज़ोर पड़ गए तो तब उन्हें जान से मार दिया गया था। शाओ शाओ बुरी तरह रोने लगती है इन सभी बातों को सुनकर, क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। कि तभी कोई बोला कि शाओ शाओ को नेक्स्ट मास्टर बना दिया जाए, क्योंकि यही मास्टर बाकी मैन की लास्ट विश थी। तो तब इस बात को सुनकर टैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको लगा था कि अब नेक्स्ट लीडर वो बनेगा, लेकिन बन शाओ शाओ गई थी। तो कुछ इस तरह से शाओ शाओ को शाओ फैमिली का लीडर बना दिया गया था। प्रेजेंट में शाओ शाओ कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक पूरी कोशिश करूंगी वैचू और उसकी फैमिली से बदला लेने की। तो तब प्याओशी समझाती है कि तुमको गलत फहमी है, यानी वैचू ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की जान ले सके। तो तब शाओ शाओ कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं जो ईजिली किसी पर भी बिलीव करने लगूं। और फिर बताने लगती है कि जितनी भी बार तुम्हारे और वैचू के साथ के फोटोज वायरल होते थे वो सब मैं करती थी ताकि तुम वैचू से दूर रहो, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमने कभी मुझ पर शक किया ही नहीं। तो तब प्याओशी का दिल टूट जाता है ये बात सुनकर, लेकिन फिर वो बोली कि मैं अपने दोस्तों पर कभी शक नहीं करती हूँ, उन पर पूरा ट्रस्ट रखती हूँ। अगर इस प्यार को तुम मेरी बेवकूफ़ी समझती हो तो मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ, लेकिन दोस्ती में मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम प्याओशी को वैचू के घर में देखते हैं, जहाँ वो शाओ शाओ को लेकर परेशान थी और कहने लगी कि मुझसे शाओ शाओ की ऐसी कंडीशन देखी नहीं जा रही है। तो तब वैचू प्याओशी को रिलैक्स फील कराने की कोशिश करता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी इन दोनों को डॉक्टर चैन की कॉल आई, इसलिए जब ये दोनों जल्दी से डॉक्टर चैन के घर आए तो पता चला कि शाओ शाओ यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि वो इन लोगों से कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहती, इसलिए इंजर्ड कंडीशन में ही यहाँ से चली गई। तो तब प्याओशी शाओ शाओ के लिए और ज्यादा परेशान होने लगी। साथ ही वैचू और प्याओशी बाहर आकर शाओ शाओ को सब जगह ढूंढते भी हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन जब शाओ टेम्पल आता है कि तभी उसको यहाँ एक न्यू मेंबर दिखता है, इसलिए उसने किसी और से इस बारे में पूछा कि क्या नए लोगों को रखा गया है। तो तब वो आदमी बताता है कि हाँ, यानी अंकल कॉन्ग अपने साथ कई सारे न्यू लोगों को लेकर आए हैं और उन्हें हमारी टीम में ऐड कर रहे हैं। टैन को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि उन्होंने मुझसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं करा। और फिर जब वो बाहर आया तो देखता है कि अंकल कॉन्ग कैसे सभी मेंबर को एक अलग टेक्निक की प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि उन्होंने अभी से काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। टैंग अंकल कॉन्ग से बोलता है कि नेशनल कंपटीशन आने वाला है, इसलिए क्या अचानक मेंबर्स की प्रैक्टिस को चेंज कराना ठीक रहेगा। तो तब अंकल कॉन्ग कहने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला हूँ। अब हमें चैनबिंग और आर्या इन दोनों को दिखाया जाता है। एक्चुअली परेशान है कि आखिर सीनियर बाई कहाँ गायब हैं, वो कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रहे हैं, इसलिए दोनों बाई के घर के बाहर आकर बाई को आवाज़ें देने लगे। तो तब जाकर बाई उठा एंड इन दोनों से बोला कि सॉरी, मैं गहरी नींद में सो रहा था। दोनों कहते हैं कि हम घर में आ रहे हैं। तो ये सुन बाई जल्दी से अंदर आया और अपने घर को क्लीन करने लगा। एक्चुअली जब से उसे शाओ शाओ से धोखा मिला है तब से वो देवदास मोड में जा चुका था, इसलिए किसी से भी ना ही बात कर रहा था और ना ही घर से बाहर जाकर किसी से मिल रहा था। चैनबिंग और आर्या ये दोनों जब बाई को ऐसी हालत में देखते हैं तो परेशान होने लगे, क्योंकि कहाँ बाई पहले हमेशा डिसिप्लिन में रहता था और अब वो ऐसी हालत में है। ये दोनों बाई को समझाते हैं कि अब बाई को टाइची फैकल्टी वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को उसकी जरूरत है। साथ ही नेशनल कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है, जिस चीज की इन सभी को प्रैक्टिस भी करनी है। और फिर तभी ये दोनों बाई को जबरदस्ती अपने साथ बाहर वॉक पर ले आए, जहाँ बाई का कुछ भी करने का मन नहीं था, लेकिन ये दोनों जबरदस्ती बाई से काफी कुछ करा रहे होते हैं। एक्चुअली एक तरह से
ये दोनों बाई का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बाई दोनों को थैंक्स करता है। फिर बोला कि ठीक है, अब से मैं वापस पहले वाला बाई बनने के लिए रेडी हूँ, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सिर्फ टाइची इम्पॉर्टेंट थी। और फिर ये तीनों खुशी खुशी एक्सरसाइज करने लगे। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाई अब जब वैचू के साथ रनिंग कर रहा था तो तब इन दोनों को कुछ आवाज़ें आई। एक्चुअली एक बार फिर अंकल कॉन्ग के आदमियों ने शाओ शाओ को ढूंढ लिया था और अब उस पर वो सभी अटैक कर रहे थे, यानी बहुत ही बेरहमी से शाओ शाओ को मार रहे होते हैं, जो सब देखकर बाई के होश उड़ गए। फिर बस होना क्या था, वो जल्दी से शाओ शाओ को बचाने आया और उन सभी से फाइट करने लगा, यानी कि उन्हें काफ़ी बुरी तरह मारता है, क्योंकि अब जब कोई उसकी लवर यानी शाओ शाओ पर अटैक करेगा तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। वैचू ने भाई की हेल्प कराई उन लोगों को सबक सिखाने में। फिर जब सभी लोग हार गए तो तब भाई जल्दी से शाओ शाओ के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शाओ शाओ सर हिलाकर बताने लगी कि नहीं, और फिर तभी बाई को हक कर लेती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ बाई है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। वेल, शाओ शाओ वीकनेस की वजह से बेहोश हो चुकी थी, इसलिए बाई शाओ शाओ को अपने घर ले आता है एंड उसको बेड पर लिटाता है और फिर काफी ध्यान से शाओ शाओ को देखने लगा कि शाओ शाओ ने अपनी क्या हालत कर ली है, यानी कि वो कितनी ज्यादा मुसीबतों में घिरी हुई है। और फिर जब बाहर आया वैचू से बात करने तो यहाँ वो पहले वैचू को थैंक्स करता है कि तुमने आज मेरी हेल्प कराई, जिस चीज का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो वैचू कहता है कि तुम शाओ शाओ को यहाँ ले तो आए हो, लेकिन याद रखना कि ये अभी भी हमें अपना दुश्मन मानती है, इसलिए तुम पर फिर से अटैक कर सकती है। और रही बात शाओ शाओ की हेल्प की, तो मैं और प्याओशीज की हेल्प पहले भी करवा रहे थे, लेकिन ये डॉक्टर चैन के घर से भाग गई थी, यानी कि हमसे कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहती है। तो तब बाई बोला, लेकिन मैं तब भी शाओ शाओ की मदद कराना चाहता हूँ, यानी उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि शाओ शाओ फिर से मुझ पर अटैक नहीं करेगी। कि तभी शाओ शाओ भी बाहर आ गई एंड वैचू से कहने लगी कि वैचू, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को जान से मारा था। बाई समझाने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी तुम वैचू को गलत समझ रही हो। तो वहीं वैचू कोई जवाब देता ही नहीं। और फिर तभी शाओ शाओ फिर से वीकनेस होने की वजह से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। भाई शाओ शाओ को रूम में लेके जाने लगा, पर जाने से पहले वैचू से बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करना, यानी मुझे शाओ शाओ पर पूरा ट्रस्ट है कि वो मुझ पर फिर से अटैक नहीं करेगी एंड मैं इसको यहीं पर सबसे छुपा कर रखने वाला हूँ। और फिर तभी अंदर चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वैचू जब वापस घर आया तो वो प्याओशी को भी इस बारे में बता देता है कि शाओ शाओ मिल चुकी है, जो कि भाई के घर पर है। तो ये सुन प्याओशी जिद करने लगी कि मैं कल शाओ शाओ से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। और वहीं भाई शाओ शाओ को मेडिसिन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाओ शाओ कुछ भी खा पी नहीं रही थी, बल्कि बोली कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो तब भाई कहता है कि अगर तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होकर यहाँ से जाना है तो तुमको पहले मेडिसिन खाकर ठीक होना होगा, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। और फिर जब फिर से मेडिसिन खिलाने लगा तो तब इस बार वो उसे खा लेती है, जो देखकर बाई को खुशी मिली। वेल, बाई थोड़ी बहुत देर के बाद शाओ शाओ के लिए अपने कपड़े भी लेकर आता है और बोला कि तुम ये पहन सकती हो। तो तब शाओ शाओ पूछती है कि तुम आखिर मुझे इतना नाइसली ट्रीट क्यों कर रहे हो, जबकि हम तो दुश्मन है ना, इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं पहनने। भाई इस बार कुछ नहीं बोलता, बल्कि चुपचाप उठकर यहाँ से चला गया। तो तब शाओ शाओ उन कपड़ों को ध्यान से देखने लगी। एक्चुअली बाई के साथ वो सेफ फील कर रही है, लेकिन ये बात शो नहीं कराना चाहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैचू और प्याओशी शाओ शाओ के नीचे आने का वेट कर रहे होते हैं, बट बाई बताता है कि शाओ शाओ ने किसी से भी मिलने से साफ मना कर दिया है। कि तभी फाइनली शाओ शाओ नीचे आ गई एंड उसने बाई के कपड़े भी पहन लिए थे। प्याओशी जल्दी से शाओ शाओ के पास आती है और खुश होने लगती है और फिर बताती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई हूँ ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। लेकिन शाओ शाओ ने जब जैसी मेडिसिन को फेंका तो तब प्याओशी के हाथ पर चोट लग गई, जो देखकर वैचू को गुस्सा आ गया। इसलिए वो गुस्से से कहता है कि बस बहुत हुआ, यानी कि प्याओशी तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चल रही हो, क्योंकि फिक्र उन लोगों की जाती है जो तुम्हें अपना मानते हो, ना कि उनकी जिन्हें दोस्ती का मतलब तक नहीं पता हो। और फिर तभी गुस्से में प्याओशी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ यहाँ से ले जाता है। जिन दोनों को जाते हुए शाओ शाओ अब भी गुस्से से ही देख रही थी। वेल, अब दिखाया जाता है कि वैचू घर आकर प्याओशी से पूछ रहा है कि तुम्हारा हाथ ठीक है ना, यानी ज्यादा जोर से तो नहीं लगी थी। प्याओशी बोलती है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर पूछने लगी कि क्या तुम शाओ शाओ से नफरत करते हो। वैचू बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट करा था और जो भी तुम्हें हर्ट करेगा वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। प्याओशी बोली कि तुमको शाओ शाओ की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देनी चाहिए कि तुमने उसके ग्रैंडपा को जान से नहीं मारा था। तो तब वैचू बोलता है कि हाँ, मैं ये काम करूंगा, लेकिन मुझसे जितना पॉसिबल हो सकता है शाओ शाओ को सच बताना उतना मैं कर दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद भी वो हमें अपना दुश्मन मानती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्याओशी बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम ट्राई तो करो। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाओ शाओ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही है ताकि अंकल कॉन्ग से फाइटिंग के लिए रेडी हो सके, लेकिन अब क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो तभी नीचे गिर गई। भाई जल्दी से शाओ शाओ के पास आया एंड शाओ शाओ को रिलैक्स कराने लगा कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो, यानी मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाला हूँ। जो सब सुनकर वो इमोशनल होने लग जाती है। वेल अब हम वैचू को देखते हैं जो कि चैन बिंग से कह रहा है कि 2 साल पहले जो हमारी किडनैपिंग हुई थी उस केस को जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट करा था उसको लेकर आओ, क्योंकि मुझे किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। तो तब चैन बिंग इस बात के लिए मान गया था। फिर अब दिखाया गया है कि वैचू ऑफिसर के साथ बाई के घर आया है। बाई कंफ्यूज होने लगा कि भला तुम पुलिस को मेरे घर क्यों लाए हो। तो तब वैचू कहता है शाओ शाओ के लिए, वो कहाँ है उसे नीचे बुलाओ क्योंकि मैं उसे कुछ दिखाना चाहता हूँ। वेल अब हम वो प्लेस देखते हैं जहाँ वैचू, चैन बिंग एंड आर्या बाई ये सभी किडनैप हुए थे, जिनको और किसी ने नहीं बल्कि शाओ शाओ के ग्रैंडफादर बाकी मैन ने किडनैप करा था, जो बात वैचू भी बता रहा होता है एंड पुलिस ऑफिसर्स भी। तो तब शाओ शाओ शॉक रह गई और बोली कि नहीं, मेरे ग्रैंडफादर कभी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो किसी को किडनैप करें। लेकिन जब बाई भी सेम बातें बताता है कि ये सच है और फिर ये दोनों उस दिन के पूरे सीन को एक्सप्लेन करने लगे कि कैसे कैसे इनको किडनैप करा गया था, जहाँ से भागने की जब इन्होंने कोशिश करी तो कैसे कैसे शाओ शाओ के ग्रैंडपा इन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, ये कहकर कि टाइची के चारों यंग मास्टर आज यहाँ मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें मारकर हम टाइची को आगे फेमस नहीं होने देंगे। और फिर वैचू ये भी बताता है कि शाओ शाओ के ग्रैंडपा ने कैसे उसे बुरी तरह इंजर्ड करा था, जिस वजह से वो काफी टाइम तक व्हील चेयर पर रहा था। वेल अब आगे सब शाओ शाओ को बताने लगे कि ये सब बातें एकदम सच है, लेकिन किसी ने भी शाओ शाओ के ग्रैंडपा को जान से नहीं मारा, बल्कि वो पुलिस के आने के बाद जल्दी से यहाँ से भाग गए थे। यानी जिस भी किसी ने शाओ शाओ से ये बात कही है कि उसके ग्रैंडफादर को वैचू ने जान से मारा था, वो बात एकदम झूठ है। तो तब शाओ शाओ सदमे में चली गई, यानी यकीन ही नहीं कर पा रही होती है कि उसके ग्रैंडपा ऐसी भी कोई हरकत कर सकते हैं। और जब वैचू ने उनको जान से नहीं मारा है तो शाओ शाओ से ये बात झूठ क्यों बोली गई है। फिर शाओ शाओ को याद भी आने लगा कि सब लोग स्टार्टिंग से शाओ शाओ के साथ कितने अच्छे से रहे थे, लेकिन उसने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सभी को हर्ट करा है। वेल सीन कट होता है और अब हम शाओ शाओ को बाई के घर पर देखते हैं, जहाँ से वो जा रही है एंड बाई से कह रही है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वैचू को फिलहाल कुछ नहीं करूंगी। तो तब बाई बोला कि मुझे पता है कि अब तुम उसे कुछ भी नहीं करने वाली हो और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तुम ठीक नहीं हुई हो और बाहर तुम्हारे अंकल के आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं। कि तभी नीचे चैन बिंग और आर्या ये दोनों आए, इसलिए बाई शाओ शाओ से कहकर आया कि नीचे मत आना, लेकिन वो तब भी नीचे आ जाती है। फिर बस होना क्या था, आर्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी दूर रहो हमारे ब्रदर बाई से। तुमने लास्ट टाइम भी नहीं इतनी बुरी तरह इंजर्ड करा था, जो सब क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तो तब शाओ शाओ बोली कि मैं वैसे भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन बाई शाओ शाओ को रोकता है एंड इन दोनों से कहता है कि अब शाओ शाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। चैन बिंग और आर्या शॉक रह गई कि सीनियर बाई लड़की के आते ही इतने बदल कैसे सकते हैं, इसलिए दोनों तभी यहाँ से चले गए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शाओ अपने ग्रैंडपा की ग्रेव पर आई है एंड कह रही है कि मुझे नहीं पता ग्रैंडपा आपको किसने जान से मारा था, पर वो जो कोई भी था मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर बताने लगती है कि उसके चाइल्डहुड की जितनी भी अच्छी मेमोरीज हैं वो सब ग्रैंडपा के साथ वाली हैं, क्योंकि शाओ शाओ के ग्रैंडपा ने वाकई में शाओ शाओ को काफी ज्यादा प्यार किया था एंड उसका ध्यान भी रखते थे। तो तब बाई शाओ शाओ को चुप कराने लगा एंड बोला कि तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वेल अब हम वैचू को ग्रैंड मदर से बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली जो नेशनल कंपटीशन होने वाला है उसमें 5 मेंबर्स जाएंगे, यानी वैचू, प्याओशी, बाई, चैन बिंग और आर्या। लेकिन वैचू की विश है कि प्याओशी इन सभी की कैप्टन बनकर कंपटीशन में आगे रहे, क्योंकि इस टाइम वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ग्रैंड मदर मान नहीं रही थी, क्योंकि प्याओशी फिर एक तरह से पूरी टाइची फैमिली को प्रेजेंट करेगी, जिसमें अगर वो उन्हें चीट करती है या लास्ट मोमेंट पर धोखा दे देती है तो इस वजह से टाइची की बहुत बदनामी होगी। वैचू काफी यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ग्रैंड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी आप प्याओशी पर बिलीव कर सकती हो। तो तब वो बोलती है कि माना उसको टाइची बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि मैंने उसकी फाइटिंग देखी थी, जिस वजह से मैं उसको कंपटीशन में भेजने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस मुझे नहीं लगता कि वो कैप्टन बन सकती है। कि तभी सीन कट हुआ और अब दिखाया गया है कि ये पांचों कैसे इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली ये सब चाहते हैं कि प्याओशी ही
कैप्टन बनकर आगे रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रैंड मदर मान ही नहीं रही। चैनबिंग बोलता है कि हम बिना ग्रैंड मदर की परमिशन के भी प्याओशी को हमारी टीम का कैप्टन बना सकते हैं। तो तब वैचू बोलता है कि नहीं, वो हमसे बड़ी हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी ही होगी, क्योंकि इसी तरह से हम शो करते हैं कि हम एल्डर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। वेल, अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ प्याओशी परेशान हो रही होती है कि मुझ में तो इतने भी गट्स नहीं कि मैं खुद से जाकर ग्रैंड मदर से बात कर सकूं। यानी कि मुझे डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, ग्रैंड मदर मुझे कभी पसंद करेंगी भी कि नहीं। तो तब वैचू ने प्याओशी को रिलैक्स कराया कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, इसलिए तुम देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर समझाता है कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो परेशान मत रहा करो, क्योंकि मेरा ड्रीम है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने का, ना कि डिप्रेशन देने का। प्याओशी खुश होने लगी और फिर जब वैचू ने प्याओशी के फोरहेड पर किस करी तो तब प्याओशी को वैचू का ऐसा करना काफी ज्यादा पसंद आया। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बाई, आर्या एंड चैनबिंग तीनों ग्रैंड मदर को मनाने आए हैं कि आप प्लीज हमारे साथ चलिए और देखिए कि प्याओशी कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है, यानी कि वो कैप्टन बनने के लायक है। तो तब ग्रैंड मदर इन तीनों के फोर्स करने पर टाइची फैकल्टी आई तो वहाँ वाकई प्याओशी सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करवा रही थी। लेकिन प्याओशी ये काम रोज थोड़ी करती है, यानी आज सिर्फ ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए कर रही थी। इसलिए ग्रैंड मदर वैचू से बोली कि कोशिश अच्छी थी पर तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी नाराज बैठी है एंड वैचू से कह रही है कि आखिर अब मैं ग्रैंड मदर को कैसे मनाऊं। कि तभी धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कि ग्रैंड मदर ये चाहती हैं कि मैं खुद से इस बारे में उनसे बात करने जाऊं, क्योंकि एक कैप्टन कभी किसी और से अपने काम नहीं करवाता बल्कि खुद से आगे रहकर सब कुछ करता है। फिर बस होना क्या था, प्याओशी इस बार अकेले ग्रैंड मदर से बात करने आती है एंड बताती है कि पहले मैं टाइची को पसंद नहीं करती थी, यानी मेरी ड्रीम लिस्ट में टाइची सबसे नीचे था। लेकिन वैचू ने जब से मुझे रियलाइज कराया है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी टाइची वैचू ने ही बेहतर कराई है, तो तब जाकर मैं टाइची की वैल्यू को समझ पाई और अब वो मेरी ड्रीम की सबसे नंबर 1 लिस्ट पर है। यानी कि टाइची मेरा ड्रीम बन चुका है कि जैसे मैं सिर्फ टाइची के लिए ही बनी हूँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट, जो कि वैचू एंड बाकी सब मुझ पर अच्छे से करते हैं, जिसको मैं कभी तोड़ूंगी भी नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि प्लीज आप भी मुझे एक मौका दे दो। तो तब फाइनली ग्रैंड मदर थोड़ी खुश नजर आई, यानी उन्हें अच्छा लगा कि प्याओशी ने कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करा, और सबसे इम्पोर्टेंट आज वो अकेली मुझसे यहाँ बात करने आई है। इसलिए कहती हैं कि चलो बाहर चलते हैं। वैसे तो मैंने देख रखा है कि तुम कितनी अच्छी फाइटर हो, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं हरा देती हो मैं तुम्हें और सही से समझ नहीं पाऊंगी। तो ये सुन बस फिर होना क्या था, ग्रैंड मदर एंड प्याओशी फाइट करती हैं, जहाँ प्याओशी बस ग्रैंड मदर के अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी, यानी पलटकर अटैक नहीं कर रही थी। इसलिए बाद में ग्रैंड मदर ने प्याओशी से इस चीज का रीजन पूछा तो तब प्याओशी ने बताया कि मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए गए हैं जो मैं खुद से बड़ों के ऊपर हाथ उठाऊं। तो ये सुन बस फिर होना क्या था, ग्रैंड मदर प्याओशी से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई कि ये भी ठीक वैचू की तरह बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानती है, जो क्वालिटी एक कैप्टन में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फाइनली प्याओशी को कैप्टन बनाने के लिए रेडी हो गई। साथ ही उन्होंने प्याओशी की टाइची की भी तारीफ करी, जो सब सुनकर प्याओशी तो खुश होती ही है, साथ ही वैचू भी यहाँ आ गया जो सब बातें सुन चुका था, इसलिए वो भी काफी ज्यादा खुश होने लगा। फिर दोनों दिल से ग्रैंड मदर को थैंक्स करते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शाओ अभी भी बाई के साथ है, जिसको बाई मेडिसिन दे रहा था। शाओ शाओ कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा कड़वी है, तो तब बाई बोलता है कि कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें थोड़ी स्वीट डाल के लाऊंगा। शाओ शाओ पूछने लगती है कि क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है, यानी कहीं फ्यूचर में तुम मुझसे इस बात के लिए लड़ोगे तो नहीं कि मैंने तुमको धोखा दे दिया था, और फिर से सॉरी करने लग जाती है। तो तब बाई कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने जो कुछ भी करा वो सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एंड तुम्हारा अपने ग्रैंडपा के लिए प्यार था, जिस वजह से तुम बदला ले रही थी। मुझे पता है कि तुम अभी समझ नहीं पा रही होंगी कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यानी किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं, बट बिलीव मी, मैं तुम्हारे इस ट्रस्ट को कभी टूटने नहीं दूंगा, बल्कि अभी और फ्यूचर दोनों में हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें प्यार करूंगा। शाओ शाओ इमोशनल होने लग जाती है बाई की बातों को सुनकर कि कैसे उसे बाई जैसा परफेक्ट लव पार्टनर मिला है। फिर बोली कि मुझे प्याओशी के पास ले चलो, क्योंकि मुझे उससे भी माफ़ी मांगनी है। तो तब बाई शाओ शाओ को प्याओशी से मिलाने ले आता है, जहाँ शाओ शाओ ने प्याओशी को सॉरी करा, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी और ना ही अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मैं तब भी अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं तुम्हारी वैचू के साथ की फ़ोटोज़ इसलिए ही वायरल करती थी ताकि तुम वैचू से दूर रहने लगो, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। पर जब तुम वैचू को इतने रोकने पर भी पसंद करने लगी तो तब मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था।
तो तब ये सब सुनने के बाद प्याउशी कहती है कि तुम पहले भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और अब भी हो एंड हमेशा रहोगी, यानी मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तो ये सुन शाओ शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसने वैचू को भी सॉरी करा अपनी सभी गलतियों के लिए। तो तब वैचू ने भी शाओ शाओ को माफ कर दिया और फिर वो शाओ शाओ से उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली के गार्ड्स मार क्यों रहे थे। तो तब वो इन्हें पूरी बात बताती है कि कैसे टैन ने लीडर बनने के चक्कर में अंकल कॉन्ग को बुला लिया है, जो कि बहुत ही बुरे हैं, जिन्हें ग्रैंडपा ने फैमिली से बाहर कर दिया था, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं। फिर बताती है कि टैन के साथ नेशनल कंपटीशन में वो भी आ सकते हैं, जो कि अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, क्योंकि वो थाईलैंड से अपने मूव्स को और पावरफुल बनाकर आए हैं, इसलिए तुम सभी को केयरफुल रहना चाहिए। तो तब ये पूरी बात सुनकर वैचू को ऐसा लगने लगता है कि शायद तुम्हारे ग्रैंडपा यानी बाकी मैन को जान से मारने के पीछे भी इसी आदमी का हाथ हो सकता है। तभी वो तुम्हें भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे टैन को भी नुकसान पहुंचाएगा ताकि खुद फैमिली का लीडर बन सके। तो तब शाओ शाओ इस बात को ध्यान से सोचने लगी कि हाँ, ऐसा होना पॉसिबल है, और फिर बोली कि अगर सच में मेरे अंकल कॉन्ग ने मेरे ग्रैंडपा को जान से मारा है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वैचू एंड प्याओशी दोनों साथ में जब पेंटिंग ड्रॉ कर रहे थे एंड काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे होते हैं। तो तब यहाँ ग्रैंड मदर आई, जो कि इन दोनों को देखकर खुद भी खुश होने लगी। इसका मतलब इन्होंने इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद अब हमें टैन दिखाया गया, जो कि अपने अंकल से परेशान आ चुका था, इसलिए उनकी टी में जहर ऐड कर देता है। फिर जब अंकल आए तो वो उन्हें फोर्स करने लगा कि आप प्लीज इस टी को पीजिए, क्योंकि इसमें न्यू फ्लेवर ऐड करा गया है। तो अब जब कोई इतना ज्यादा फोर्स करेगा तो शक तो होगा ही, इसलिए अंकल टी को स्मेल करने लग जाते हैं एंड समझ गए कि इसमें पॉइजन है। इसलिए उन्होंने तभी टी उठाकर टैन के फेस पर मारी एंड बोले कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। टैंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़कर मारने लगते हैं और फिर एक जगह लाकर बंद कर देते हैं, ये कहकर कि अब तो जिंदगी भर यहीं पर रहेगा। फिर जब वो मास्टर्स के पास आए एंड अनाउंस करने लगे कि अब से मैं यहाँ का लीडर हूँ, क्योंकि टैन की तबीयत ठीक नहीं, तो तब सब कहने लग जाते हैं कि कल तक तो टैन ठीक था, अचानक उसे क्या हो गया। तो तब अंकल कॉन्ग कहते हैं कि अगर किसी को भी मेरी इस बात से प्रॉब्लम है तो वो मुझसे फाइट कर सकता है। तो तब जाकर सभी लोग शांत हो गए। अब हमें शाओ शाओ दिखाई गई, जो कि जब बाई के साथ बाहर घूम रही थी, तो तब बाई कुछ लेने चला गया एंड शाओ शाओ को अंकल कॉन्ग ने आवाज देकर अपने पास बुला लिया। फिर वो कहने लगे कि मैंने सुना है कि प्याओशी टाइची की सबसे अच्छी फाइटर है, जो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, इसलिए अगर तुम उसे जहर देती हो ताकि वो कंपटीशन में नहीं आ पाए, तो तब मैं तुमको वापस से शाओ फैमिली का लीडर बना दूंगा, क्योंकि तुम लीडर बनना डिजर्व करती हो, ना कि टैन। तो तब इन सभी बातों को सुनकर शाओ शाओ कुछ सोचने लगती है। फिर अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि शाओ शाओ ने प्याओशी को मिलने बुलाया और फिर वो बातों को घुमाकर प्याओशी को कॉफी में पॉइजन डालकर दे देती है। प्याओशी ने कॉफी पी ली और फिर तभी वो नीचे गिर गई, जिसके गिरते ही अंकल कॉन्ग यहाँ आए और कहने लगे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी जल्दी मेरी बात को मान लिया। क्या तुम्हें शक नहीं हुआ कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता था? तो अब इससे पहले कि शाओ शाओ कोई जवाब दे पाती कि तभी बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं, जिनको देखकर अंकल कॉन्ग शॉक रह गए। एक्चुअली शाओ शाओ ने पहले ही वैचू को पूरी बात बता दी थी कि अंकल कॉन्ग क्या करना चाह रहे हैं। सभी लोग अंकल कॉन्ग को मारने के लिए रेडी होते हैं, सबक सिखाने के लिए, लेकिन वैचू सभी को रोक देता है, ये बोलकर कि किसी को धोखे से बुलाकर अटैक करना टाइची वालों को स्टाइल नहीं है, इसलिए इनसे हम कंपटीशन में मिलेंगे। तो तब अंकल कॉन्ग जल्दी से यहाँ से भाग गए। अब हमें इन सभी को साथ में दिखाया गया, जहाँ सभी शाओ शाओ से खुश थे कि शाओ शाओ ने कैसे उन सभी का साथ दिया। लेकिन जब वैचू कहता है कि वो शाओ शाओ को भी टाइची की टीम में ऐड करना चाहता है, तो ये सुनकर चैनबिंग एंड आर्या दोनों नाराज होने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो शाओ फैमिली से है जो कि टाइची को खत्म करना चाहते हैं, ऊपर से शाओ शाओ पहले इन सभी को धोखा भी दे चुकी है। लेकिन जब शाओ शाओ ने खुद से एक्सप्लेनेशन दी कि मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने तुम सभी के साथ बहुत बुरा करा एंड इसलिए मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम सबके साथ इसलिए आना है ताकि मैं अपने अंकल कॉन्ग को रोक सकूं, क्योंकि इस टाइम मैं शाओ टीम में नहीं जा सकती हूँ, बस सिर्फ उन्हें रोक सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंकल कॉन्ग अगर कंपटीशन जीत जाते हैं तो कितना कुछ बुरा कर सकते हैं, इसलिए मैं टाइची को विन कराने में अपना बेस्ट दूंगी। तो तब जाकर आर्या एंड चैनबिंग ये दोनों भी रेडी हो गए। फिर सभी ग्रैंड मदर से परमिशन लेने आते हैं, जहां ग्रैंड मदर हैरान थी कि ये सभी पहले गद्दार की लड़की यानी प्याओशी को टीम में ऐड कराने लाए थे, अब दुश्मन की फैमिली यानी शाओ शाओ को टीम में ऐड कराना चाहते हैं, कहीं ये सभी मिलकर टाइची को डुबा नहीं दें। लेकिन जब इन सभी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी तो तब जाकर ग्रैंड मदर लास्ट में मान ही जाती है
और फिर तभी ये सीन यहीं पर एंड हो गया, जिसके बाद अब हम फाइनली नेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन डे देखते हैं, जहां बहुत ही सारे लोग आए हुए थे अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। पूरी CMFU यूनिवर्सिटी भी आई हुई होती है, साथ ही ग्रैंड मदर भी थी। सभी को टीम्स के बारे में बताया गया कि किस किस की टीम में कौन कौन मेंबर्स होने वाले हैं, लेकिन जब अंकल कॉन्ग की टीम के बारे में बताया जा रहा था तो पता चला कि अंकल कॉन्ग सारे अपने आदमियों को लाए हैं, यानी एक भी शॉ फैमिली का मेंबर नहीं था, जबकि ये कंपटीशन वो शॉ फैमिली की साइड से खेलने वाले हैं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जहां बाई फाइट के लिए आया था। शॉ जोर जोर से बाई को चेयरअप कर रही होती है, फिर बस होना क्या था, बाई ने फाइटिंग स्टार्ट करी और फिर वो अपने फास्ट अटैक्स की वजह से काफी अच्छे से इस फाइट को जीत जाता है, जो सब देखकर टाइची वाले खुश होने लगे। फिर अब शाओ फाइट के लिए आती है एंड अपना बेस्ट देती है, यानी अच्छे से फाइट कर रही थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आए, जो बात बाई नोटिस कर लेता है, लेकिन शाओ तब भी हार नहीं मानती है और राउंड को जीत जाती है। जिसके बाद अब हमें आर्या को फाइट करते हुए दिखाया गया, जिसका ओपोनेंट कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल था, लेकिन आर्या को कुछ मिनट्स नहीं लगते उस ओपोनेंट को हराने में, यानी वो अच्छे से फाइट करने के बाद उस आदमी को पानी में फेंक देती है और फिर फाइनली वो भी इस राउंड को जीत गई, जो सब देखकर ग्रैंड मदर इम्प्रेस होने लगी। फिर अब फाइनली प्याओशी फाइट करने आती है, जिसकी फाइट देखने के लिए सभी लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे और फिर वही होता है जो हमेशा हुआ, यानी कि प्याओशी ने इतने अच्छे से ओपोनेंट पर अटैक करा कि ये सब देखकर ग्रैंड मदर खुश होने लगी, लेकिन अंकल कॉन्ग परेशान हुए कि ये तो वाकई में अच्छी फाइटर है। और वहीं फाइनली काफी देर फाइट के बाद प्याओशी भी राउंड जीत गई, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि आज ये एक भी राउंड नहीं हारे थे। एक्चुअली अभी इनका सामना अंकल कॉन्ग की टीम से नहीं हुआ था, बल्कि बाकी टीम के मेंबर से हो रहा था। फिर अब हमें अंकल कॉन्ग को भी सारे राउंड्स को विन करते हुए दिखाया गया, और जब उन्होंने लास्ट में बोला कि मेरा मेन टारगेट टाइची फैकल्टी है, तो तब ग्रैंड मदर इस बात को सुनकर परेशान होने लगती है। बाय द वे ये कंपटीशन काफी दिन चलने वाला है, इसलिए फिलहाल एंड हो जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि शाओ बाई से टैन के बारे में डिस्कस कर रही है कि पता नहीं टैन कहाँ गायब है, वो मुझे कंपटीशन में भी कहीं नहीं दिखा, अंकल कॉन्ग ने कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया है। तो तब बाई बोला कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं वैचू से इस बारे में डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट डे फिर से कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां इस बार चैंग बिंग का सामना अंकल कॉन्ग की टीम के मेंबर से होने वाला था। फिर राउंड स्टार्ट किया गया, जहां चैंग बिंग ने काफी अच्छे से फाइट करी, यानी फुल फोकस्ड होकर, जिस वजह से ओपोनेंट चैंग बिंग को हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि चैंग बिंग के मूव्स काफी ज्यादा बढ़िया थे। लेकिन जब चैंग बिंग उस आदमी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे देता है, तो तब यहाँ वो आदमी चीटिंग कर देता है, यानी कि उसने मौके का फायदा उठाते हुए चैंग बिंग का गला भींच दिया, जिस वजह से चैन बिंग की सांसें रुकने लगी और वो अपनी हार मान लेता है। आर्या को चैन बिंग की काफी ज्यादा फिक्र हुई, चैन बिंग भी सभी को सॉरी कर रहा था, लेकिन सब उसे शांत करा देते हैं। अब आर्या अंकल कॉन्ग की टीम के मेंबर से फाइट करने आती है, जो कि आर्या से कई ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए अलग अलग तरह के अटैक्स करके इस राउंड को जीत जाता है, जो सब देखकर आर्या हैरान रह गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में कैसे चैन बिंग एंड आर्या बाकी सबको सॉरी कर रहे हैं कि हम कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, प्लीज हमें माफ कर देना। तो तब प्याओशी बोलती है कि इसमें तुम लोगों की गलती नहीं, बल्कि तुमने अपना बेस्ट दिया था। अब नेक्स्ट डे एक बार फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां बाई फाइट करने के लिए आया एंड ये वही वाला ओपोनेंट था जिसने आर्या को भी हराया था। फाइनली फाइट स्टार्ट होती है, जहां बाई ने स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे अटैक्स करे एंड वो ओपोनेंट के अटैक्स को ब्लॉक भी कर रहा था, लेकिन तब भी राउंड हार जाता है, क्योंकि अंकल कॉन्ग के टीम का ये मेंबर वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग था। टाइची मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि अब इन सभी को अपनी जीत के चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम अंकल कॉन्ग को टैंग से बात करते हुए देखते हैं, जहां उन्होंने टैंग को अपना असली मकसद बताया कि मार्शल आर्ट चैंपियन बनने के बाद मैं अपनी एक ऐसी गैंग बनाऊंगा जो कि बुरे लोगों का साथ देगी, यानी एक तरह से मैं शाओ फैमिली का यूज करके बुरे कामों से पैसे कमाने वाला हूँ और सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। और फिर साथ ही वो यहाँ ये सच भी बता देते हैं कि मैंने ही तुम्हारे ग्रैंडपा को जान से मारा था, क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम रहती थी, यानी उन्हीं की वजह से मुझे फैमिली से बाहर किया गया था, और फिर मैंने उन्हें जान से मार कर यह अफवाह उड़वा दी थी कि उनकी मौत का जिम्मेदार वैचू है। टैन शॉक रह गया इस बात को सुनकर, यानी अब उसे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि मैंने सच में इस आदमी को शॉ फैमिली में लाकर काफी बड़ी गलती कर दी है, पता नहीं और कितने लोगों को जान से मारने वाला है। अंकल कॉन्ग बताते हैं कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट प्याओशी के ग्रैंडपा है, क्योंकि उनको किडनैप करके मैं प्याओशी से मैच हरवा सकता हूँ।
फिर अब हम अंकल कॉन्ग के कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि प्याओशी के ग्रैंडपा को किडनैप करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर इन सभी को पता चला कि ग्रैंडपा तो यहाँ है ही नहीं, बल्कि ये उनकी डमी थी। ग्रैंडपा बाहर आए कि मैं यहाँ हूँ, साथ ही बाकी सभी मेंबर्स भी उनके सपोर्ट के लिए उनके साथ होते हैं और फिर तभी पुलिस भी यहाँ आ गई जो इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। एंड ग्रैंडपा से ये बोलकर गई कि अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें कॉल कर लेना। एक्चुअली वैचू को पहले अंदाजा हो गया था कि प्याओशी के ग्रैंडपा पर अटैक हो सकता है, इसलिए उसने ये सब प्लान बनाया था। अब नेक्स्ट डे हम एक बार फिर कंपटीशन डे देखते हैं जहां आज प्याओशी अकेली थी, यानी टाइची मेंबर्स आए ही नहीं थे। प्याओशी परेशान होने लगी कि आखिर सब कहाँ गायब हैं, स्पेशली शाओ शाओ जो कि मेरे साथ इस कंपटीशन में रहने वाली थी। कि तभी टाइमर स्टार्ट कर दिया गया कि अगर शाओ शाओ टाइम से पहले यहाँ नहीं आई तो तब प्याओशी को अकेले फाइनल राउंड में जाना होगा। जिया एंड जिनरुई दोनों डिस्कस करने लग जाती हैं कि अगर आज टाइची फैकल्टी से कोई नहीं आया तो फिर टाइची फैकल्टी का जीतना मुश्किल है। कि तभी शोर मचने लगा कि वैचू आ चुका है और फिर अब हम इन सभी को साथ में आते हुए देखते हैं। वैचू एकदम हीरो की तरह एंट्री ले रहा था एंड वो शाओ शाओ की जगह इस कंपटीशन में रहने वाला है और फिर प्याओशी से पूछने लगा कि मैंने आने में देरी तो नहीं करी। तो ये सुन प्याओशी खुश होने लगी, लेकिन अंकल कॉन्ग का मुंह बन चुका था कि वैचू यहाँ क्या कर रहा है। राउंड स्टार्ट होता है जहाँ वैचू का सामना उस आदमी से हुआ जो कि ऑलरेडी बाई एंड आर्या को हरा चुका था, लेकिन ये आदमी वैचू के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है क्योंकि ऑब्वियसली वैचू सबसे बड़ा फाइटर है, इसलिए इजीली उस आदमी को हरा देता है। जो सब देखकर सभी लोग क्लैपिंग करने लगे। साथ ही आज प्याओशी के ग्रैंडफादर भी कंपटीशन देखने आए हुए थे। अब बताया गया है कि प्याओशी की फाइट अंकल कॉन्ग के साथ होगी और फिर फाइट स्टार्ट कर दी गई जहां प्याओशी ने स्टार्टिंग में काफी अच्छे से फाइट करी, यानी अंकल कॉन्ग के अटैक्स को ब्लॉक करा। लेकिन अब क्योंकि अंकल कॉन्ग ने पहले के राउंड्स में प्याओशी के मूव्स एंड अटैक्स को नोटिस कर लिया था कि ये कहां पर कैसे कैसे अटैक करती है, इसलिए प्याओशी अंकल कॉन्ग से धीरे धीरे हारने लगी। अंकल कॉन्ग प्याओशी की काफी बुरी हालत करते हैं क्योंकि वो ऐसे ही सभी को मारते हैं एकदम बेरहमी से, जो सब देखकर सभी लोग शॉक थे और प्याओशी के लिए बुरा फील करने लगे। लेकिन प्याओशी तब भी हार नहीं मानती है क्योंकि उसने वैचू से प्रॉमिस कर रखा था कि वो कंपटीशन जीत कर दिखाएगी। इसलिए जब अंकल कॉन्ग प्याओशी पर और ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी वैचू बीच में आता है एंड अंकल कॉन्ग को प्याओशी से दूर कर देता है, ये बोलकर कि प्याओशी अपनी हार एक्सेप्ट कर रही है, आप ये राउंड जीत चुके हो। तो तब अंकल कॉन्ग काफी ज्यादा खुश होने लगे। वैचू ने प्याओशी को डांटा कि तुम इतनी बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद भी हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी। तो तब प्याओशी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि आज उसने जितना भी पेन बर्दाश्त करा है वो सब वैचू के लिए करा था, पर फिलहाल अब वो कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। सो बचे सिर्फ अंकल कॉन्ग एंड वैचू, यानी इन दोनों में से कोई एक बनेगा नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन। फिर फाइनली दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई और अब क्योंकि दोनों ही जबरदस्त फाइटर थे इसलिए दोनों के ही अटैक्स एकदम सबसे अलग होते हैं, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज होने लगे। एक्चुअली माना वैचू पहले इंजर्ड था, लेकिन इस बीच में जो उसने रेस्ट करा था एंड प्याओशी की दी हुई मेडिसिन खाई थी उससे अब वो एकदम ठीक हो चुका है, या कहो पहले से भी ज्यादा बेहतर। इसलिए अंकल कॉन्ग को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे पा रहा होता है। लेकिन जब लास्ट में सभी को लगने लगा कि अब वैचू के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि वो पानी में गिरने वाला था, यहाँ तक कि ग्रैंड मदर भी डरने लगी। लेकिन वैचू हाई जंप मारकर इतना जबरदस्त अटैक अंकल कॉन्ग पर करता है कि अंकल कॉन्ग नीचे गिर जाते हैं और उठने की हिम्मत नहीं कर पाते, यानी कि फाइनली राउंड हार गए। तो तब सभी लोग बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि वैचू इस कंपटीशन को जीत चुका था, इसलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे। मगर तभी पुलिस भी यहाँ आ गई और अंकल कॉन्ग को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि शाओ शाओ ने टैंग को बचा लिया था एंड टैन ने अंकल कॉन्ग के सभी बुरे कामों के बारे में पुलिस को बता दिया था। साथ ही ये भी कि इसी ने मेरे ग्रैंडपा यानी बाकी मैन को जान से मारा था। अंकल कॉन्ग शॉक होने लगे कि एक तो मैं कंपटीशन हार चुका हूँ और ऊपर से मुझे अरेस्ट भी कर लिया गया है। फिर जब वो चले गए तो तब सभी लोग वैचू के पास आते हैं एंड उसको कांग्रेट्स बोलने लगते हैं। वैचू ज्यादा किसी से बात नहीं करता बल्कि प्याओशी को एक नोट देकर यहाँ से चला जाता है कि इस टाइम पर मुझसे घर पर आकर मिलना। तो तब प्याओशी काफी ज्यादा खुश होने लगी। अब बारी आती है स्पीच देने की, जहाँ प्याओशी सभी को बताती है कि उसका वैचू ने कितना ज्यादा साथ दिया, उसके दोस्तों ने उसका कितना ज्यादा साथ दिया, उसके ग्रैंडपा ने भी और यहाँ तक कि वैचू की ग्रैंड मदर ने भी। इसलिए वो खुद को बहुत ही ज्यादा लकी मानती है कि उसकी लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं। स्पीच एंड होती है जिसके बाद वो अपने दोस्तों से बात करने लगी, जहाँ सभी लोग शाओ शाओ से गायब होने का रीजन पूछते हैं एंड टैन से उसकी ऐसी हालत का रीजन पूछते हैं। तो तब शाओ शाओ ने बताया कि मुझे वैचू ने टैन के पास भेज दिया था
पुलिस को लेकर, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि टैन को किडनैप करके कहाँ रखा गया है। और फिर अब हमें दिखाया गया कि जब शाओ शाओ ने टैन को बचा लिया था तो तब टैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ था, यहाँ तक कि उसने शाओ शाओ से माफ़ी भी मांगी थी कि उसने शाओ शाओ के साथ कितना बुरा करा। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों एक फैमिली हैं इसलिए शाओ शाओ टैन को बचाने आई। वेल स्टोरी प्रेजेंट में आती है, यानी अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ प्याओशी वैचू के बताए हुए टाइम पर घर के बाहर आ चुकी है। और फिर जब जैसे ही अंदर आई तो बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि घर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ था। एक्चुअली आज वैचू प्याओशी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। और फिर फाइनली वेडिंग रिंग दिखाते हुए प्याओशी से शादी करने के लिए पूछता है। प्याओशी काफी ज्यादा इमोशनल होती है और फिर यस कर देती है। वैचू ने काफी सारी बातें बताई कि प्याओशी उसके लिए कितनी ज्यादा स्पेशल है और फिर कुछ इस तरह इन दोनों का ये मोमेंट स्पेशल बन गया। साथ ही लास्ट में इन दोनों ने एक दूसरे को किस भी करी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम वैचू और प्याओशी के दोस्तों को देखते हैं। एक्चुअली वैचू के घर की डेकोरेशन इन्हीं सभी ने मिलकर करी थी। और फिर यहाँ एक शॉकिंग बात ये होती है कि टैन जिनरुई को प्रपोज कर देता है, जिसको वो एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिस वजह से सभी लोग और भी ज़्यादा खुश होने लगे। और फिर टैन और चैनबिंग हैंडशेक करते हैं, यानी कि इन्होंने एक दूसरे की फैमिली के बीच की लड़ाई को ख़त्म कर लिया है। वेल अब हमें दिन का सीन दिखाया गया कि कैसे अब टाइची फैकल्टी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अब टाइची फैकल्टी पहले की तरह फेमस बन चुकी है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइन लगने लगी थी। तो वहीं अब ग्रैंडपा एंड ग्रैंड मदर ये दोनों भी वापस से अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, इसलिए प्याओशी और वैचू की शादी के बारे में डिस्कस करने लगे। साथ ही इन्होंने अपने पुराने दिनों को भी याद करा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी को पार्टी करते हुए दिखाया गया कंपटीशन जीतने की खुशी में, लेकिन अचानक शैनियो की कॉल आ गई जो कि जापान में था और प्याओशी को कांग्रेट्स बोल रहा था। फिर शैनियो बारी बारी से बाकी सबको भी कांग्रेट्स करता है, लेकिन जब कैमरा वैचू पर आया तो वैचू कोई बात करता ही नहीं, यानी कि वो अब भी शैनियो से जेलस था। लेकिन फिर बाद में शैनियो को थैंक्स करता है जब शैनियो ने उसे कांग्रेट्स करा। इसका मतलब अब वैचू पहले से ठीक होने लगा है शैनियो के मैटर में, क्योंकि ऑब्वियसली अब प्याओशी सिर्फ उसकी है ना कि शैनियो की। वेल अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी वैचू के साथ अब्रॉड जा रही है इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए, इसलिए सभी लोग इन दोनों को छोड़ने आए थे। और फिर सबको बाय करने के बाद ये दोनों यहाँ से चले गए, जिसके बाद अब हमें एक दूसरी कंट्री दिखाई जाती है जहाँ आज इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, यानी कि पहले ये दोनों जिस ट्रेनिंग के लिए आए थे वो कंप्लीट हो चुकी थी एंड अब कंपटीशन डे है। वेल कंपटीशन स्टार्ट हुआ जहां ये दोनों इतने अच्छे से फाइट करते हैं कि इन्होंने अपने ओपोनेंट्स पर काफ़ी अच्छे अटैक करे थे, यानी कि इन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया अपने ओपोनेंट्स को हार्ड अटैक करने का। और फिर जब जैसी वैचू ने प्याओशी को उठाकर इन दोनों के किक लगवाई तो तब यह अटैक इतना ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ कि फाइनली वैचू एंड प्याओशी इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत जाते हैं, जो कि इन दोनों का ड्रीम था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे। यहाँ आर्या, चैनविंग बाई एंड शाओ शाओ ये सब भी आ जाते हैं जो कि इन्हें सपोर्ट करने आए थे। वैचू ने पहले प्याओशी को प्यार करा एंड उसे थैंक्स बोला हमेशा उसका साथ देने के लिए, तो तब प्याओशी और भी ज़्यादा खुश होने लगी। फिर ये सभी खुशी से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जो आप सभी के सपोर्ट के बिना कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। इसलिए अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। साथ ही अब आप नेक्स्ट किस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling